Okay, so finally we are here. एक तो ये नए वाले सेटअप में बहुत टाइम लग जाता है। पहले एक जगह से मीटिंग क्रिएट करो, फिर उसको दूसरी जगह शेयर करो, फिर उसको ज्वाइन करो, फिर सेटिंग्स करो, फिर यहाँ पर शेयर स्क्रीन करो। Anyways, so we are cool. Good to go ahead. पावर इंजीनियरिंग पढ़ोगे? पावर इंजीनियरिंग पढ़ोगे क्या? मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, पावर इंजीनियरिंग पढ़ो। ब्लिंकिट 12% क्लब। ये सब एप्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना जो कहते हैं कि आप लोन ले लो और ऐसा कर दो वैसा कर दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर का भी कॉलेज वाला लेट आने का हैबिट हो गया है। हाँ 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 हाँ। महाकवि बादशाह ने मेरे लिए ही गाया है कि बेबी बचपन से ही मैं लेट कमर। इसको क्या हुआ आज? जे कई रियासी कि मई कनेक्ट नहीं हो रियासी, हो रियासी। हाँ, पहले 10 एक्चुअली मैं उठ गया था, लेकिन फिर मुझे लगा 10 मिनट और। सर्दियों में ब्लैंकेट कंफर्टर हटाना इज सच अ मैमथ टास्क, नो। शुरू करेंगे हम लोग पावर इंजीनियरिंग, लेकिन पावर इंजीनियरिंग में इससे पहले कि हम किसी वर्किंग फ्लूइड के पास जाएं, पावर इंजीनियरिंग हैंड राइटिंग देख रहा है विनोद। सर्दियों में हाथ नहीं काम कर रहे, लेकिन ये वाले इंटरफेस में हैंड राइटिंग अच्छी आ जाती है। सो पावर इंजीनियरिंग 1.0। एक बार सभी लोग बता दो मुझे, विजिबल हूँ, ऑडिबल हूँ प्रॉपरली? गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। अच्छा, कुछ लोगों को अभी भी वो उठे नहीं होंगे, खासकर नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि इतनी भयानक सर्दी है कि भाई साहब, सारी खुदाई एक तरफ और सर्दी में रजाई एक तरफ। उसका कोई मतलब मैच ही नहीं है। सो पावर इंजीनियरिंग 1.0 में हम लोग सबसे पहली बात तो ये समझने वाले हैं दैट दो तरह की लार्जली पावर साइकिल्स होती हैं। एक पावर साइकिल होती है जिसमें आप कंज्यूम कर रहे होते हैं हीट और वर्क आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दूसरी तरह की साइकिल होती है जिसमें हीट नेट कंजम्पशन होता है वर्क का, और हीट एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे थ्रो की जाती है। लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग। सो एक बॉयलर है हमारे पास, एंड इस बॉयलर में हमने एक वर्किंग फ्लूइड को लिक्विड से वेपर बना दिया, या लिक्विड से वेपर जरूरी नहीं है, उसको बेसिकली हीट कर दिया। सो वी आर गिविंग हीट टू सम वी आर गिविंग हीट टू सम वर्किंग फ्लूइड, एंड देन वो वर्किंग फ्लूइड को हीट देने के बाद हमने वर्किंग फ्लूइड को हीट देने के बाद हमने फाइनली उसे टरबाइन में एक्सपैंड कर दिया। टरबाइन में एक्सपैंड किया तो उसने कुछ वर्क प्रोड्यूस किया। क्या किया? वर्क प्रोड्यूस किया, सो दैट आप जनरेटर में ले जाकर इलेक्ट्रिसिटी बना सकें। सो देयर इज सम टरबाइन वर्क। ये डॉट लगाने का मतलब होगा कि हम जूल पर सेकंड या किलो जूल पर सेकंड की बात कर रहे हैं।
डॉट नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब होगा किलो जूल पर किलोग्राम की बात कर रहे हैं। एंड देन गाइस वी हैव अनदर हीट एक्सचेंजर। देन वी हैव अनदर हीट एक्सचेंजर एंड इस हीट एक्सचेंजर में जाकर हम इसको कंडेंस करेंगे, कुछ हीट रिजेक्ट करेंगे यहाँ पर, certain heat we are going to reject and finally या तो किसी कंप्रेसर की मदद से या किसी पंप की मदद से फिर से इस पे कुछ वर्क करेंगे एंड किसी कंप्रेसर या किसी पंप की मदद से वापस इसे हाई प्रेशर पे पहुंचाएंगे सो दैट इसे बॉयलर में हीट किया जा सके। इसमें हर एक चीज का भी लॉजिक है कि क्यों पंप लगाना जरूरी है, क्यों कंडेंसर लगाना जरूरी है। इस छोटे से सेशन में, एक सेशन में पूरी पावर इंजीनियरिंग खत्म हो तो उन लॉजिक्स में तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं आपको जितना कन्विंसिंग कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दे सकूं इस छोटे से सेशन में। तो आप नोटिस करोगे कि ये पूरा एक साइकिल में ऑपरेट हो रहा वर्किंग फ्लूइड है जो एक साइकिल में ट्रेवल कर रहा है, एक पूरा चक्र कंप्लीट कर रहा है। इट इज कंप्लीटिंग अ साइकिल एंड नॉट ओनली अ साइकिल बट इट इज कंप्लीटिंग अ क्लॉकवाइज साइकिल। सर ये तो डिपेंड करता है कि हम कैसे परसीव करते हैं। अगर हम बॉयलर में राइट साइड से घुसा दें वर्किंग फ्लूइड को और इधर से निकालें और फिर यहाँ टरबाइन लगा दें एंड देन वी अप्लाई द टरबाइन हेयर, huh? We apply the turbine here and then condenser here and then pump like this, then it will become anti-clockwise. Very correct observation, it will become anti-clockwise। लेकिन देर इज सिर्फ ये इसलिए नहीं कि यहाँ हमने क्लॉकवाइज डेकोरेट किया है सब कुछ इसलिए उसे क्लॉकवाइज कहेंगे। देर इज अनदर रीजन एंड दैट अनदर रीजन यू विल नो वेरी सून। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा उस अनदर रीजन के बारे में। ध्यान बहुत 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 ध्यान से समझिए। सो यू सी यू हैव अ साइक्लिक डिवाइस एंड दैट साइक्लिक डिवाइस इज, यू हैव अ साइक्लिक डिवाइस। ध्यान, आज का ये सेशन आपने अटेंड कर लिया, 90% चांसेस होंगे कि आपको गेट में पावर इंजीनियरिंग से जो कुछ भी आएगा वो आप टैकल कर पाओगे। Whatever you are going to be asked from this particular topic, you will be able to answer it. So there is a cyclic device in which a working fluid is circulating, recirculating again and again and again and again, and then it is taking from a high temperature source, it is taking some heat and to a low temperature sink, it is rejecting some heat. Low temperature sink में ये कुछ heat reject कर रहा होगा, it is rejecting some heat. In between वो एक network produce कर रहा है और वो network कितना है? वो network है WT minus WP. Cool. So ऐसी एक साइकिल को हम कहते हैं हीट इंजन। Such a cycle is known by the name heat engine cycle. Cool. ये हो गया हीट इंजन साइकिल। दो चीजें आपने ऑब्जर्व की, एक हीट इंजन साइकिल नेट कंज्यूमर है हीट का और नेट प्रोड्यूसर है वर्क का। नेट कंज्यूमर है हीट का और नेट प्रोड्यूसर है वर्क का। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है और अप्लाइड पढ़ने आ गए हैं, है? पहले मंगनी होती है फिर ब्याह होता है। चट मंगनी पर ब्याह जरूर है बट बिना मंगनी ब्याह नहीं है। तो आप पहले बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए जाकर, उसके बाद ही आप अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने लायक बनेंगे। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का अवेलेबिलिटी रिवर्सिबिलिटी छोड़कर सारा सेशन यहाँ यूट्यूब पर इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। और पावर इंजीनियरिंग में अवेलेबिलिटी रिवर्सिबिलिटी और थर्मोडायनेमिक रिलेशंस की कोई जरूरत भी नहीं है, आरएसी में भी नहीं है। इसलिए पहले बेसिक थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। अब ये प्रोसेसेस कैसे भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, बट फॉर अ मोमेंट वैसे तो ये प्रोसेसेस कैसे भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते जिन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, लेकिन फॉर अ मोमेंट माय डियर फ्रेंड्स, फॉर अ मोमेंट मैं मान लेता हूं कि हीट ट्रांसफर जो आपने अचीव किया है वो आइसोथर्मली किया। इम्पॉसिबल सी बात दिखती है लेकिन हीट ट्रांसफर में मान लेता हूं आपने आइसोथर्मली किया एंड
जो वर्क आपने किया है यहाँ टरबाइन में, टरबाइन इंसुलेटेड है और सिर्फ इंसुलेटेड नहीं है बल्कि उसमें होने वाले फ्रिक्शनल लॉसेस भी नेग्लिजिबल हैं। बल्कि उसमें होने वाले फ्रिक्शनल लॉसेस भी नेग्लिजिबल हैं। सो टरबाइन में आइसेंट्रोपिक मान लिया आपने, रिवर्सिबल और एडियाबेटिक। रिवर्सिबल और एडियाबेटिक, ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। एंड देन कंडेंसर में होने वाला हीट रिजेक्शन आपने फिर से आइसोथर्मल मान लिया, एंड पंप में होने वाला वर्क फिर से आपने आइसेंट्रोपिक मान लिया। अगेन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक मैं आपके सामने एक पॉसिबिलिटी प्रेजेंट कर रहा हूं। सो 1 से लेकर 2 तक जब टरबाइन में 1 से लेकर 2 तक जब टरबाइन में एक्सपेंशन होता है, 1 to 2 the expansion in turbine that is happening, that is isentropic, and then 2 to 3 the condenser में cooling is happening isothermal, and then 3 to 4 the pump में work is happening isentropic, and then 4 to 1 बॉयलर में हीटिंग इज हैपनिंग आइसोथर्मल। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। अभी यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम हियर, एंड 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 सारे एरियाज जो यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं उनको मैंने कुछ नाम दे दिया। लेट्स से दिस नेम इज ए, दिस नेम इज बी, दिस नेम इज सी, दिस नेम इज डी, एंड दिस होल नेम इज ई। दिस होल नेम इज ई। ओके, सो ये मैंने नाम दे दिया। ये 3 वाला लाइन थोड़ा ऐसा लगेगा कि ई एरिया पूरा नहीं है, इसलिए मैं पहले उसको मिटा देता हूं, एंड लेट मी राइट ई हेयर। एंड नाउ we have something like this. Now, नेटवर्क जो हुआ है पूरी साइकिल में, उसे आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? हाउ कैन यू एक्सप्रेस द नेटवर्क इन द साइकिल? द नेटवर्क हैपनिंग इन द साइकिल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, पहले तो आप एक पॉजिटिव वर्क परफॉर्म कर रहे हो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है हीटिंग की वजह से। ड्यू टू हीटिंग वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर you are performing a positive work. You're performing a positive work, and that positive work is nothing but area under 4-1. Area under 4-1 is A plus D plus E. And then you are performing another positive work in turbine. Turbine में भी working fluid expand हो रहा है, and that is nothing but B plus C. And that is nothing but B plus C. But कंडेंसर में आइसोथर्मल कूलिंग के समय वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वर्किंग फ्लूइड श्रिंक कर रहा है, वर्किंग फ्लूइड इज श्रिंकिंग। सो डी प्लस सी एक नेगेटिव वर्क है जो आपने सिस्टम पर किया है, एंड पंप में भी आपने वर्किंग फ्लूइड पर ही वर्क किया है, और पंप का वर्क वेरी क्लियरली ई के इक्वल है। पंप वर्क इज वेरी क्लियरली इक्वल टू ई, ध्यान से समझियो। पंप वर्क इज इक्वल टू ई। ई ने ई को मार दिया, ई ने ई को मार दिया, डी ने डी को मार दिया, और सी ने सी को मार दिया। आप नोटिस करोगे नेटवर्क ए प्लस बी के इक्वल है, और ए प्लस बी जो येलो साइकिल है उसका लूप एरिया है। ए प्लस बी इज नथिंग बट द लूप एरिया ऑफ दैट येलो साइकिल। ए प्लस बी इज nothing but the net area of cycle, area enclosed by cycle कह सकते हो आप। So that is representing area enclosed by cycle. And फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप जानते हो दैट एक साइकिल में नेट हीट इंटरैक्शन एंड नेट वर्क इंटरैक्शन इक्वल होना चाहिए। नेट हीट इंटरैक्शन एंड नेट वर्क इंटरैक्शन इक्वल होना चाहिए। इसलिए पीवी डायग्राम पे एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल ऑन पीवी डायग्राम, एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल ऑन पीवी डायग्राम सिर्फ नेटवर्क को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, नेट हीट को भी रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि पहले तो हमने, आप जानते हो वर्क डन होता है एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। ऑफ कोर्स जो आपके साइड में साइकिल है वहां उससे रिलेटेड ये बातें थोड़ी सी इनवैलिड हैं,
ओवरऑल कंक्लूजन वैलिड है, ओवरऑल कंक्लूजन वैलिड है। थोड़ी सी टेक्निकल, अगर टेक्निकल एक्यूरेसी में जाओगे तो यहाँ पर फ्लो वर्क इन्वॉल्व है, और फ्लो वर्क एक्चुअली इधर से काउंट होना चाहिए। बट as I said that, as I said that, final conclusion यही होगा। Final conclusion is going to be the same. Cool. So net work को हम लिख सकते हैं area enclosed by the cycle on PV diagram. Area enclosed by the cycle on PV diagram. And क्योंकि first law of thermodynamics में साइकिल के लिए नेट हीट और नेट वर्क इक्वल होते हैं, इसलिए यही area enclosed by cycle on PV diagram हीट को भी रिप्रेजेंट करेगा, हीट को भी रिप्रेजेंट करेगा। एरिया enclosed by cycle will be representing the heat as well. My dear friends, one last thing that अगर आप TS डायग्राम पे जाएं, इसमें आपने आइसोथर्मल माना था, बॉयलर में वर्किंग फ्लूइड एक्सपैंड हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट दी आपने। बॉयलर में वर्किंग फ्लूइड एक्सपैंड हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट दी है आपने, रिवर्सिबली ही सही, हीट दी है आपने। 1 to 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा टरबाइन में। कंडेंसर में आइसोथर्मल श्रिंकिंग होगी, हीट रिजेक्ट करवाई है आपने, वर्किंग फ्लूइड से हीट रिमूव करवाई है। यू हैव withdrawn the heat from working fluid, and if you have withdrawn the heat from working fluid, its entropy will reduce, and then, my dear friends, the temperature will rise as you pump it or compress it. जैसे जैसे आप रिवर्सिबली कंप्रेस करोगे, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। एक बार फिर से आप नोटिस करो डायरेक्शन क्या है ट्रैवल की। once again please notice that what is the direction of the travel, what is the direction of the travel। पूरी साइकिल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बहुत क्लियरली देख पाओगे कि हीट इंजन इसलिए नहीं क्लॉकवाइज मॉडलिंग सिंबल डायग्राम बनाया जाता कि सिंबल डायग्राम पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए क्लॉकवाइज बनाया जाता है यहाँ बॉयलर को, और यहाँ टरबाइन को, यहाँ कंडेंसर को, और यहाँ पंप को, क्योंकि डायग्राम, पीवी डायग्राम या टीएस डायग्राम इस तरह से ट्रेवल करते हैं। We draw the symbolic diagram of a power cycle in a clockwise sense, not because this is a compulsion. We can always draw the boiler like this, and we can always draw the turbine like this. We can always draw the condenser like this. We can always draw the pump like this. We can always physically place boiler and turbine and condenser and pump in an anti-clockwise manner. बॉयलर से लेकर, टरबाइन से लेकर, कंडेंसर से लेकर पंप तक हम फिजिकली तो सभी को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रख सकते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज सेंस में रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम पे पूरी साइकिल एक क्लॉकवाइज ट्रैवल को फॉलो करती है। द होल साइकिल follows a clockwise travel. My dear friends, Q net will become area under TS diagram. Area under TS diagram. Area under TS diagram will become heat supplied is 4-1, and then 1 to 2 में कोई heat supply नहीं हुई, and then 2 to 3 में heat reject हुई, वो नीचे वाला area हो जाएगा, and then 3 to 4 में कोई heat interaction नहीं हुआ। 4 to 1 you are supplying a lot of heat, and that heat is given as area capital A plus capital B. That heat is given to the system capital A plus capital B. And then 1 to 2, there is no heat interaction. 2 to 3, heat is rejected, and that is capital B. And 3 to 4, there is no heat interaction again. So once again, I get area enclosed by cycle on TS diagram. I get area enclosed by cycle on TS diagram.
एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल ऑन टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम पर जो भी साइकिल का एरिया होगा, लेकिन क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लेकिन क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ध्यान से समझियो, लेकिन क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक साइकिल के लिए नेट वर्क और नेट हीट इंटरैक्शंस इक्वल होते हैं, इसलिए W नेट भी लिख सकते हैं हम Q नेट के इक्वल, मतलब एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल ऑन TS डायग्राम। एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल ऑन TS डायग्राम। एरिया enclosed by cycle on TS diagram। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, पावर साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो हमेशा नेट हीट को कंज्यूम करेगी और वर्क प्रोड्यूस करेगी, मतलब हीट इनपुट इज ग्रेटर देन हीट आउटपुट। बाकी डिफरेंस कहाँ गया? डिफरेंस वर्क के फॉर्म में आपको मिलेगा। Heat input is going to be greater than heat output and difference will be available to you in the form of work। Wait a moment, इसको मैं visible करा देता हूं पूरा। हाँ, अब ठीक है। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, दैट चाहे वो पीवी डायग्राम हो या टीएस डायग्राम हो, नेट एरिया ऑफ द साइकिल आपको नेट वर्क भी देगा और नेट हीट भी देगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन, एक पावर साइकिल हमेशा क्लॉकवाइज ट्रेवल को फॉलो करेगी। अगर एक पावर साइकिल है तो वो हमेशा क्लॉकवाइज ट्रेवल को फॉलो करेगी। चौथा ऑब्जर्वेशन, एक पावर साइकिल है तो क्लॉकवाइज ट्रेवल को फॉलो करेगी, लेकिन एक क्लॉकवाइज साइकिल हो पीवी या टीएस डायग्राम पे रिप्रेजेंटेड, तो जरूरी नहीं है कि वो हीट इंजन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ऐसी क्लॉकवाइज साइकिल्स बनाई जा सकती हैं जो जो जरूरी नहीं है कि हीट इंजन को रिप्रेजेंट कर रही हो। ये एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, इसको नोट कर लो, क्योंकि कोई भी रिसोर्स आपको ये बताएगा नहीं। जनरली क्लॉकवाइज तक तो बताएगा, लेकिन हर क्लॉकवाइज साइकिल हीट इंजन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपने नोट डाउन कर लिया पूरा दोस्त? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देन वी विल गो अहेड। हाँ, वन लास्ट थिंग, एफिशिएंसी फार्मूला। एफिशिएंसी इज वन लास्ट थिंग, थर्मल एफिशिएंसी फार्मूला। थर्मल एफिशिएंसी इज दैट कितना आपने नेट वर्क प्रोड्यूस किया बाय इन्वेस्टिंग हाउ मच हीट। कितनी हीट आपने इन्वेस्ट की और उसके बेसिस पर आपको कितना वर्क प्रोड्यूस होके मिला। हाउ मच हीट यू आर utilizing, and on behalf of that heat how much work you can produce। but network को मैं लिख सकता हूँ, नेटवर्क को मैं लिख सकता हूँ नेट हीट के इक्वल। आई कैन राइट दिस नेटवर्क इक्वल टू नेट हीट इंटरैक्शन। सो नेट हीट इंटरैक्शन कैन बी रिटन एज QI minus QO divided by QI। QI and QI कैंसिल हो जाएंगे and I'm going to get 1 minus QO by QI। ये लास्ट वाला पर्टिकुलरली आप याद रख लो, ये बहुत काम आने वाला है हमें। This last one, please do remember, this is going to help us a lot। Cool। This was Power Engineering 1.0 का सबसे पहला सेक्शन, जहां पर हमने एक पावर साइकिल को इंट्रोड्यूस किया, where we have introduced a power cycle। This is the very first thing where we introduced a power cycle। Once you are done, मॉनिटर साहब बताओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, तो ये नोट डाउन हो गया है, सभी ने नोट डाउन कर लिया। कूल। लाइक क्यों नहीं किया? हाँ, इसको सेव कर दिया है मैंने। हाँ जी, सेव कर दिया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ पावर इंजीनियरिंग 1.0 के दूसरे, पावर इंजीनियरिंग 1.0 के
पावर इंजीनियरिंग 1.0 के दूसरे डिस्कशन पर। पहला डिस्कशन आपने देखा पावर साइकिल्स को लेकर, पावर साइकिल्स में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन दैट दे आर नेट कंज्यूमर ऑफ हीट, मतलब हीट हमेशा नेट इनफ्लो होगा हीट का। दूसरा ऑब्जर्वेशन थर्मल एफिशिएंसी आप लिख सकते हो नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, जिससे आप फर्दर लिख सकते हो 1 माइनस क्यू ओ डिवाइडेड बाई क्यू आई। तीसरा ऑब्जर्वेशन नेट वर्क आप कैलकुलेट कर रहे हो या फिर नेट हीट इंटरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों ही इक्वल होंगे एरिया ऑफ द साइकिल अंडर पीवी डायग्राम, एरिया ऑफ द साइकिल अंडर पीवी डायग्राम and area of the cycle under TS diagram. Area of the cycle PV diagram and area of the cycle on TS diagram. Okay. चौथा and final observation that एक power cycle हमेशा clockwise execute होगी। power cycle है तो हमेशा वो clockwise execute होगी on PV diagram and on TS diagram. It will always be executed clockwise on PV diagram and clockwise on TS diagram. But last thing that her power cycle clockwise होगी, but her clockwise cycle power cycle नहीं होगी। Not every clockwise cycle would be power cycle. Keep this in mind. Now we are going to understand each and every observation with respect to a reversed device. एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इसी डिवाइस के रिवर्स में देखेंगे। ओके, ये अगर कॉम्प्लेक्स है तो ये कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स होगा। This one is going to be conjugate of that complex number. Okay. पढ़ाते तो सभी हैं पर अनमैचेबल तरीके से। धन्यवाद 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 धन्यवाद। I just want to ask something that I'm preparing for GATE XC this year and completed thermo and ATD. I decided to do some with you. Is it required to do first mechanics? And your advice to me. Hosking. So much less time is left. And by the way I teach SOM, mechanics is not really required. To answer your question in very short, you will not only understand, you will enjoy and become a master at SOM. Don't worry. So second thing is that we are going to reverse the entire scene. And how we are going to reverse the entire scene? नीचे वाली डिवाइस में हम कहीं से हीट रिमूव करेंगे। We are going to remove heat from some low temperature body, and then we are going to compress it. And mind it, मैंने इसका लॉजिक भी बताया है आपको कि ये सब करने की जरूरत क्यों होती है, बट अगेन यहाँ पर सिर्फ हम समराइज कर रहे हैं। सो एक लो टेम्परेचर बॉडी, इनफैक्ट यही यूट्यूब पर जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के सेशंस हैं उसमें भी मैंने बताया है। सो इन बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आई टोल्ड यू व्हाई रेफ्रिजरेटर इज द वे इट इज। रेफ्रिजरेटर जिस तरह से होता है वो क्यों होता है, क्यों कंप्रेसर की जरूरत है, क्यों कंडेंसर की जरूरत है, क्यों एक थ्रॉटल वाल्व की जरूरत है, क्यों एक एक्सपैंडर की जरूरत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू गेट compressor here, and in that compressor we are going to raise the pressure, and once we are going to raise the pressure, interviews के लिए ये सब बहुत जरूरी है कि compressor लगाना क्यों जरूरी था। सीधे सीधे लाकर इसको कंडेंसर में डाला होता और हीट जो आपने कूलिंग स्पेस से जो हीट गेन की थी वो वर्किंग फ्लूइड्स रिजेक्ट कर देता जाकर। Working fluids must have rejected that heat. What is the need of
installing a compressor in between, because my dear friends, working fluid is taking heat from -5 degrees Celsius, and therefore it must be at -6, let's say. Now, a working fluid which is at -6 or which is at -10, how can it reject the heat to atmosphere which is at 30 degrees Celsius? So we first compress it to raise its temperature to become greater than ambience. And कब तक? तो सर टेम्परेचर ही बढ़ा देते। प्रेशर क्यों बढ़ाया? प्रेशर इसलिए बढ़ाया क्योंकि -5 या -6 डिग्री सेल्सियस उसका सैचुरेशन टेम्परेचर लो प्रेशर के करस्पॉन्डिंग रहा होगा। 30 डिग्री सेल्सियस उसका सैचुरेशन टेम्परेचर तब होगा, और वो कंडेंस तब होगा 30 डिग्री सेल्सियस पर जब वो किसी हायर प्रेशर पे एग्जिस्ट किया करेगा। At -5 degrees Celsius, it converted itself from liquid to vapor at a low pressure. At the same pressure, it cannot change the phase at 30 degrees Celsius also. You know that -5 degrees Celsius पर phase change के लिए अगर 10 किलो पास्कल प्रेशर मेंटेन करना है, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर phase change के लिए आपको 50 किलो पास्कल प्रेशर या 100 किलो पास्कल प्रेशर मेंटेन करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। Anyways, let's not go into that detail. So coming back, you need to compress it. Compress करने के बाद आप उसको कंडेंसर में लेकर जाएंगे एंड हीट रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद किसी तरह की एक एक्सपैंडिंग डिवाइस यहाँ पर आपके पास होगी। वो एक्सपैंडिंग डिवाइस अभी के लिए आप टरबाइन मान सकते हैं। अभी के लिए यू कैन टेक एन एक्सपैंडर, लेकिन आप देखोगे प्रैक्टिकली देयर आर रीजंस कि हम टरबाइन नहीं यूज करते हैं। प्रैक्टिकली रीजंस हैं कि टरबाइन नहीं यूज किया जाता है। ध्यान से समझियो। तो आप नोटिस करोगे कि हमने एक डेलिबरेटली एक एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल को चुना है। वी हैव चोजन एन एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल इन दिस साइकिल, जहां पर एक लो टेम्परेचर बॉडी से हीट उठाई आपने, एंड उसके बाद कंप्रेसर में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। After that, in compressor, you will have to do some work, and then you are rejecting the heat into ambience, which is high temperature. You are rejecting the heat into ambience, which is a high temperature body. And then, my dear friends, expander mein there is certain work output available. वर्क आउटपुट अवेलेबल। ध्यान से समझियो। सबसे पहली बात तो ये कि आया बराबर गया, आया बराबर गया। एक्सपैंडर से मिलने वाला वर्क काफी कम होता है, इसलिए उसे आप अभी के लिए नेग्लिजिबल मान सकते हो। एक्सपैंडर से मिलने वाला वर्क लगभग ना के बराबर होता है। क्यों ना के बराबर होता है? दैट यू विल नो, डोंट वरी, दैट यू विल नो वेरी सून। उसका लॉजिक भी आप समझ जाओगे कि व्हाई इट इज very 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 small. That means one thing is very clear, that QO dot is greater than QI dot. मतलब this whole device is a net rejector of heat. This whole device is a net rejector of heat. ये पूरी की पूरी डिवाइस जो है ये हीट का रिजेक्टर है, एंड नेट हीट रिजेक्ट होने की वजह से हम लिख सकते हैं कि पूरी साइकिल में net heat interaction negative है। In the whole cycle, net heat interaction is negative. Now, here we don't define thermal efficiency. Here we define coefficient of performance, that कितना cooling effect आप produce कर पाए और उसके लिए आपको कितना net work देना पड़ गया। As I said, expander का work negligible होगा, लेकिन हाँ, अगर present है तो लेना तो पड़ेगा। Expander work is going to be negligible, but yes, if it is present, you will have to count it. So this is the coefficient of performance. This is how you define coefficient of performance. But मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझियो। मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैं लिख सकता हूं नेट आया इज इक्वल टू नेट गया।
So net आया is equal to net गया से I'm going to have QI coming, WC coming, QI coming, WC coming, QO going, and WT is also out of the system. So I can write WC minus WT. WC minus WT can be written as QO dot minus QI dot. इसको मैं अगर यहाँ पर COP में रख दूं, if I put this into the coefficient of performance, I'm gonna get QI dot divided by QO dot minus QI dot. अब ये QI dot को नीचे ले जाकर आप चाहो तो डिवाइड कर दो, otherwise keep it like this. Keep it like this, that coefficient of performance is always going to be Q in upon QO minus Q in. Cool. अगर इसी डिवाइस को एज अ हीट पंप यूज किया जाए, इफ वी आर गोइंग टू यूज दिस डिवाइस एज अ हीट पंप, अभी तक तो हम उसे रेफ्रिजरेटर के तौर पर यूज कर रहे थे, बट अगर हम इसी डिवाइस को एक हीट पंप के तौर पर यूज करें, तो हमारे लिए सर्दियों में जैसे हम चाहते हैं कि हॉट स्पेस जो हॉट हम मेंटेन करना चाहते हैं, बेसिकली वहां पे कोई हीट पंप करता रहे ढेर सारी। बाहर कूल एम्बियंस है, लेकिन हमने एक रूम को हॉट कर रखा है, एक रूम को वार्म टेम्परेचर्स पर मेंटेन कर रखा है, एंड वी वांट समवन टू पंप सम हीट फ्रॉम दैट कोल्डर स्पेस आउटसाइड to this warmer space that I have maintained in the room. So my dear friends, our objective becomes heating, how much heat someone is pumping into this space that has been maintained warm. जिस स्पेस को थोड़ा गर्म मेंटेन किया गया है, उसमें कोई कितना हीट पंप कर रहा है। ओके, एंड बाय द वे नेटवर्क आपको जो देना पड़ रहा है वो पहले जैसा ही आप लिखोगे, उसको फिर से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू गेट द फॉर्मूला QO dot divided by QO dot minus QI dot. आप देख सकते हो बड़े आराम से कि अगर सेम डिवाइस को एज अ हीट पंप रिप्रेजेंट किया जाए एंड सेम डिवाइस को एज अ रेफ्रिजरेटर रिप्रेजेंट किया जाए, सेम डिवाइस को एज अ हीट पंप रिप्रेजेंट किया जाए और सेम डिवाइस को एज अ रेफ्रिजरेटर रिप्रेजेंट किया जाए, तो ये डिफरेंस डिनोमिनेटर सेम होने के कारण न्यूमरेटर्स सीधे algebraically numerators straight away algebraically are going to be differed, and then we are going to get 1. Notice my words. I said if the same device would have been represented as a heat pump. Same device. If same device would have been represented as a heat pump, my dear friends, my words here don't say that if the same device is used as a heat pump. क्यों? क्योंकि एक ही डिवाइस दोनों तरह से यूज कर पाना, उसके लिए डिजाइन वाइज बड़े चैलेंजेस होंगे. Design wise, there are going to be so many challenges to use the same device as a heat pump also, and to use the same device as a refrigerator also. But अगर हम theoretically represent करें same device को as a heat pump, तो उसका जब as a refrigerator वो represent हो रहा होता, उससे coefficient of performance एक ज्यादा होगा. बाकी net work और net heat in the cycle is going to be equal to area, just like before. Net work and net heat in the cycle is going to be equal to the area as before. जैसे पहले आपने देखा है वैसे ही, तो वो ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल सेम है, that net work in the cycle and net heat interaction in the cycle is going to be area enclosed by the cycle, either on PV diagram or on TS diagram. Area enclosed by the cycle
either on PV diagram or on the TS diagram. लास्ट ऑब्जर्वेशन, जब आप पीवी डायग्राम या टीएस डायग्राम पे इस साइकिल को रिप्रेजेंट करोगे, इस साइकिल को सिंबॉलिक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देना एंटी क्लॉकवाइज जरूरी नहीं था। आप चाहते तो इन सारे डिवाइसेस को क्लॉकवाइज भी अरेंज कर सकते थे। इफ यू वांटेड यू कुड हैव you could have if you wanted you could have arranged all these devices in a clockwise sense always. Yes, you can actually arrange them clockwise. Believe me, you can arrange them clockwise. All you need to do is you need to reverse the motion and compressor को इधर लगा दो. So evaporator में आया fluid clockwise and then compressor में गया, compress हुआ, then expander में गया, sorry condenser में गया, and then expander में गया, then it goes to expander. आप इन सारी डिवाइसेस को क्लॉकवाइज अरेंज कर सकते हो, इसमें कोई चैलेंज या कोई रॉकेट साइंस नहीं है. देयर इज नो रॉकेट साइंस, देयर इज नो चैलेंज. बट माय डियर फ्रेंड्स, when you are going to represent these processes on PV diagram and TS diagram, then you notice something very interesting. Let's say the heat interaction with low temperature reservoir is happening at constant temperature. At constant temperature, that means at low temperature, you're heating it. If you're heating it naturally, if you are heating it isothermally, naturally, entropy will increase. So, my dear friends, in this process 1 to 2, जब आप कूलिंग स्पेस से हीट ले रहे हो, वर्किंग फ्लूइड की एंट्रोपी बढ़ेगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे. उसके बाद आइसेंट्रोपिकली रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक कंप्रेसर को इंसुलेट किया गया है, प्लस कंप्रेसर में होने वाले फ्रिक्शनल लॉसेस को नेग्लेक्ट करेंगे. एंड इसमें आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी. उसके बाद आप हीट रिजेक्ट करते हो तो अगेन यहां राइट से लेफ्ट का ट्रेवल जो दिखाया गया है साइकिल के फिजिकल रिप्रेजेंटेशन पर, दैट इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम टीएस डायग्राम एंड पीवी डायग्राम. वो टीएस डायग्राम पे और पीवी डायग्राम पे फ्लूइड के प्रॉपर्टीज में होने वाले चेंजेस से इंस्पायर्ड है. सो मेरे प्यारे दोस्तों, 3 to 4 क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप हीट रिजेक्ट कर रहे हो, तो एंट्रोपी रिड्यूस होने वाला है. At constant temperature, you are rejecting the heat, entropy of the system will reduce. And finally, वो अगर isentropically expand कर रहे हो आप, तो वो ऐसे एक constant entropy पे उसका temperature reduce हो जाएगा. At a constant entropy, its temperature is going to get reduced. So my dear friends, ध्यान से समझियो. Just like power cycle was clockwise on PV and TS diagrams, similarly a refrigeration cycle will always be anti-clockwise on PV and TS diagram. Anti-clockwise on PV and TS diagram. लेकिन हर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल रेफ्रिजरेशन साइकिल नहीं होगी, ये ध्यान रखना. Not every anti-clockwise cycle is going to be a refrigeration cycle. Cool? So this was the whole discussion of refrigeration cycle. ये नोट हो गया बेटा? तो फिर मैं आपको ले चलता हूं अगली बात पर. Then I will be taking you to the next thing. आज तो पहली क्लास होगी बैच ए की. हाँ जी,
6 से 8 और 8:30 से 10:30. You're clearing fundamentals like Khan Academy does. That's a big institution. Comparing me and Adna, chota sa sipahi. I'm just a small soldier in this field with a big institution like Khan Academy. Really encourages me. Thank you. बचा हुआ मैथ्स कब होगा? हाँ रुको 1 सेकेंड. हाँ चलो भैया सुनो, पावर इंजीनियरिंग बाद में करेंगे. पहले कैलकुलस करना पसंद करोगे या फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस करना पसंद करोगे, या प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स? ये बचपन में वही है ना, जो अपनी चॉकलेट जो इसको मिल गई उससे खुश नहीं है, दूसरे को जो चॉकलेट मिला वही चाहिए इसको. इसको अगर एक दिन किटकैट और दूसरे को 5 स्टार दे दिया तो इसको 5 स्टार चाहिए, और इसको अगर दूसरे दिन 5 स्टार दिया गया, दूसरे को किटकैट दे दिया गया, तो उस दिन इसको किटकैट खानी है कि ना हम किटकैट खाएंगे. अभी जो 5 स्टार मिल रहा है आपको उसको खा लो, ठीक है? उसमें कुछ मिला के खाना हो तो मिला के खा लो. नो प्रॉब्लम. चॉकलेट को ऐसे चाकू से थोड़ा फाड़ो और अंदर जो भी स्टफिंग करनी हो कर लो, और उसके बाद खा लो चॉकलेट. बट अभी जो मिल रहा है मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज इट. चलो 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 दोस्त, मिटा दूं क्या? मिटा दूं क्या? अच्छा, ये मेरे लिए आसान हो जाता है अगर मैं 1 सेकेंड रुकना, अगर मैं इसे सेव करूं बाय हाइडिंग माय वीडियो. फॉर अ मोमेंट लेट मी hide video panel and then let me save it. अरे ये क्या है भाई? लो गया. चलो कोई नहीं, मैंने सेव तो कर ही दिया था ना. Yes, I saved already. No problem. Okay, cool. So we're done with 2 observations. Here we go with the third observation. Third observation is reversible flow work. ध्यान से समझियो. Third is reversible flow work in adiabatic process. Reversible flow work in adiabatic process. Reversible flow work in adiabatic process. क्या होगा वो? फिलहाल फ्लो वर्क की बात हो रही है, तो पहले तो आप फ्लो इक्वेशन लिख लें. फ्लो इक्वेशन क्या होता है दोस्त? फ्लो इक्वेशन होता है हीट इनपुट प्लस वर्क इनपुट प्लस मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय आने वाले फ्लूइड के साथ आने वाली एनर्जी. काइनेटिक और पोटेंशियल को नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग. काइनेटिक एंड पोटेंशियल वी आर नेग्लेक्टिंग, इज इक्वल टू स्टेडी मान रहे हैं, इसलिए विद इन द सिस्टम, विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे. एंड जाने वाली एनर्जी 3 तरह से जा सकती है, वर्क के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, और मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय जाने वाले फ्लूइड के साथ. आया, रुका, गया. स्टेडी होने की वजह से रुका पार्ट 0 हो जाएगा. आया, रुका, गया. आया, रुका, गया. आया, रुका, गया. Okay? Now, I'm interested in calculating the flow work in an adiabatic process. Therefore, QO and QI will become 0. QO and QI will become 0. And let's say I'm interested in calculating some turbine kind of thing. आप तो पंप का भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है. आप टरबाइन के लिए देख लो. तो टरबाइन के लिए देखोगे तो नेट
आउटपुट ज्यादा हो जाएगा इनपुट से। इनफैक्ट टरबाइन के लिए देख रहे हो आप, यहां से 2 स्टोरीज बना सकते हो एक्चुअली। From here, you can change your course into 2 stories. One story is going to be the story of turbine. Another story is going to be the story of pump. So story number 1 is the story of turbine. And if you are taking turbine, then turbine में कोई work done तो input तो नहीं लेता है turbine. So I can write m dot hi is equal to W turbine output and m dot ho. And m dot ho, ध्यान से समझियो, and m dot ho. And I'm going to get W turbine is equal to m dot hi minus ho. hi minus ho. अगर पंप है तो इनपुट वर्क, पंप या कंप्रेसर है तो इनपुट वर्क लगेगा उसमें, वो कोई आउटपुट नहीं देगा। इफ इट इज अ पंप और अ compressor, then it is going to take some power input, and then there is m dot hi, and then there is m dot ho, but it will not give you any power output. कोई पावर आउटपुट देगा नहीं बेटा, पंप या compressor कोई पावर आउटपुट नहीं देगा। ये बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसका हमें काम पड़ने वाला है आज। We are going to need it, and we are going to need it a lot. बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है इस पूरे। इनफैक्ट इस पेज पर मैं आपको जो 2 बातें बताने वाला हूं, वो 2 बातों के बिना आप कम से कम 70% लॉजिक ऐसे हैं जो समझ ही नहीं पाओगे। At least 70% logics you will not be able to understand unless you understand these 2 things. Okay? हाँ, इसको थोड़ा ऐसे सेट करो कि कम जगह में। सो पंप या कंप्रेसर में होने वाला वर्क इनपुट जो है, उसे आप लिख सकते हैं m डॉट ho माइनस hi। कुल मिलाकर अब हमें एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज जानना होगा। We will have to know enthalpy change in a reversible adiabatic process. In a reversible adiabatic process, we will have to know in a reversible adiabatic process, we will have to know enthalpy change, because we are doing it for a flow work. We started with first law. Now is the time for second law to be used. आप जानते हो कि सेकेंड लॉ की इक्वेशंस कई सारी हैं, और उनमें से एक पसंदीदा इक्वेशन है गिब्स रिलेशन। TDS is equal to DH minus VDP. TDS is equal to DH minus VDP। क्योंकि रिवर्सिबल प्लस एडियाबैटिक के बारे में सोच रहे हो आप, because you are thinking about reversible plus adiabatic, DS is 0. There is no change in entropy. And if there is no change in entropy, DH can be replaced as VDP. My dear friends, if you are interested in delta H, that means H final minus H initial. That delta H can be written as integral VDP. Okay? That delta H can be written as integral VDP. So TDS is equal to DH minus VDP. यहाँ से DS 0 हो गया तो डेल्टा H हो जाएगा इंटीग्रल VDP। यहाँ भी डेल्टा H और यहाँ भी डेल्टा H को आप रिप्लेस कर सकते हो इंटीग्रल VDP। सेकेंड लॉ की मदद से आप एक फ्लो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में फ्लो वर्क लिख सकते हो VDP। Flow work in a reversible adiabatic process would be written as integral VDP. ध्यान से समझियो, this is the final conclusion. And let me write this conclusion along with this
कि ये है क्या एग्जैक्टली ये है फ्लो ये है रिवर्सिबल वर्क इन a an adiabatic flow process. अब इस पेज की दूसरी बात and we are done with the fundamentals. Once we are done with the fundamentals, we will start applications. So fundamentals done है जो कि हमारे लिए था सबसे पहला चैप्टर पावर इंजीनियरिंग 1.0 अनअकैडमी पर आपको बहुत मिस करते हैं मिस क्यों करना है आप हर हर दिन या हर दूसरे दिन मैं यहां पर उपलब्ध होता हूं प्लस अनमैचेबल पर आ जाओ वहां से फीस भी आधी से कम है और डेली क्विजेस आपको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मिलनी है सो मिस क्यों करना है व्हाई टू मिस मैं तो प्रेजेंट हूं ना आई एम प्रेजेंट आई एम वेरी मच हियर नहीं अनमैचेबल ज्वाइन करना है यूट्यूब पर मिलते रहो है ना चलो so reversible flow work in an adiabatic process is done now I take you to one final observation and that one final observation is ध्यान से समझियो बहुत ध्यान से समझियो हालांकि this I have covered in basic thermodynamics still I'm just recapitulating on PV diagram my dear friends on PV diagram मुझे क्यों नहीं दिख रहा मुझे दिख रहा है क्या मुझे दिख रहा है जे दिख रहा है यस जे दिख रहा है नो जे दिख रहा है हाँ जे दिख रहा है हाँ एक सेकेंड मैं ना इसमें एक परमानेंट मार्क ही बना लेता हूं सो दैट ये बार 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 का लफड़ा खत्म हो जाए परफेक्ट सो पीवी डायग्राम पे आप जानते हो कांस्टेंट प्रेशर लाइंस अगर आप पीवी डायग्राम की बात करते हो कांस्टेंट प्रेशर लाइंस तो हॉरिजॉन्टल ही होंगी कांस्टेंट वॉल्यूम लाइंस वर्टिकल होंगी constant volume lines vertical hongi if you talk about PV diagram and if you talk about constant pressure lines you are going to get those constant pressure lines horizontal 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 and if you talk about PV diagram and you talk about constant volume lines those constant volume lines are going to be vertical 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 those constant volume lines are going to be vertical, 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 vertical. What about constant temperature lines? अगर हम एक आइडियल गैस से इंस्पिरेशन लें तो आइडियल गैस की इंस्पिरेशन कहती है PV is equal to RT PV is equal to RT and we can very clearly see that constant temperature lines के लिए right hand side constant हो जाएगा and V is inversely proportional to P V is inversely proportional to P इसका मतलब समझे दया इसका मतलब जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर डिक्रीज होगा जैसे जैसे आप वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर बढ़ेगा so this is going to be the isothermal line constant entropy line PV diagram पे कैसे represent करेंगे how we are going to represent constant entropy line on PV diagram ध्यान से समझियो बहुत ध्यान से समझियो constant entropy line के लिए you know that reversible adiabatic process follows this once again you have volume inversely proportional to pressure. Once again, you have volume inversely proportional to pressure. But how does it
How do you represent this? Do you represent it like exactly like isothermal, or more steep than isothermal, or more flatter than isothermal? Isothermal may be volume inversely proportional to pressure है, और adiabatic plus reversible यानी कि constant entropy may be volume inversely proportional to pressure है. Constant entropy also volume inversely proportional to pressure, and isothermal also volume inversely proportional to pressure. How do you compare them? My dear friends, if I differentiate this, I'm gonna get, if I differentiate this with respect to volume, I'm going to get dp by dv is equal to minus c and gamma बाहर आता है, v power minus gamma को differentiate कर रहा हूं मैं, so gamma will come outside and v power gamma minus 1. So dp by dv एक तरह से मुझे slope मिल गया, and isothermal के लिए क्या हो जाएगा slope? If I differentiate this, PV is equal to constant. If I differentiate this, PV is equal to constant, I'm going to get dp by dv is equal to dv by dv is equal to c by v का derivative, and c by v का derivative हो जाएगा minus c by v का derivative is going to become minus c, and I'm just differentiating P with respect to volume by taking volume to the right hand side. So minus C and V power minus 1 means V power minus 2. V power minus 2. Now, V power minus 1 को हाँ ठीक है, and V power minus gamma को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस गामा माइनस 1 आएगा ना. हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि कुछ तो गड़बड़ है दया. अब आप जरा कांस्टेंट एंट्रोपी लाइंस का स्लोप और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस के स्लोप का रेशियो देखो क्या है. नाउ यू टेक द रेशियो, एंड व्हाट इज दैट रेशियो? दैट रेशियो इज माइनस सी. वैसे इक्वल नहीं होगा, बट let's cancel it and let's focus only at gamma, and v power minus gamma separate and v power minus 1 separate, and then we are going to get v power minus 2 co separated as v power minus 1 and v power minus 1. V power minus 1 will get cancelled, and I'm going to get gamma v divided by v power gamma, and this is going to be it would have been much better if we rather did not involve C into the picture, क्योंकि C दोनों जगह सेम नहीं है, इसलिए it must have been much better if we eliminated C while differentiating. So yes, this can be differentiated as P को ऐसे ही रखा, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, एंड देन P को डिफरेंशिएट किया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 0, and then I'm going to get dp by dv is equal to dp by dv is equal to minus P upon V. And if I differentiate this one, I'm going to get keep P as it is and differentiate V with respect to V, and then keep V as it is and differentiate pressure with respect to volume is equal to 0. V power gamma ने V power gamma को मार दिया, and we are left with dp by dv is equal to minus gamma and P upon V. Now, one final conclusion, and that final conclusion is that slope of isentropic lines and slope of isothermal lines at a given pressure volume coordinate, slope of isentropic line is going to be gamma times slope of isothermal lines. So slope of isentropic lines at one given pressure volume coordinate will be more than slope of
isothermal line, because gamma is always greater than 1. Gamma is a quantity greater than 1, therefore more steep, exactly, more steep. Unmatchable में wise doubt ask करने का सिस्टम है क्या, like previous one? शाश्वत wise doubt के लिए raise hand भी नहीं करना पड़ता. wise doubt आप सीधे पूछो. आप चाहो तो अपना वीडियो भी ऑन करके दिखा सकते हो कि सर ये मैंने सॉल्व किया है, ये देखो आप सही है क्या. And that will be permitted, absolutely no problem. So PV diagram पर आपको चारों processes, चारों fundamental processes draw करने आ गए. On PV diagram now you know how to draw all these 4 fundamental processes. ध्यान से समझियो, बहुत 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 ध्यान से समझियो. So एक तो ये याद रखना है आपको, this one you must remember, flow work formula. रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो प्रोसेस में वर्क डन पीडीवी नहीं हुआ करेगा, वर्क डन वीडीपी हुआ करेगा. रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो प्रोसेस में वर्क डन पीडीवी नहीं हुआ करेगा, वर्क डन वीडीपी हुआ करेगा. आपको मैं ले चलता हूं फाइनल कहानी पर. पूरी कहानी है क्या, किसे है पता. सबसे पहले हमने पावर साइकिल के बारे में सीखा, फिर हमने रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में सीखा, फिर हमने रिवर्सिबल वर्क इन एडियाबैटिक फ्लो प्रोसेस के बारे में सीखा. एंड फाइनली हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं पीवी एंड टीएस डायग्राम्स. वी आर एक्सप्लोरिंग पीवी एंड टीएस diagrams, pressure volume and TS diagrams. PV diagram पे we have explored largely each and everything, that constant pressure line, 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 constant pressure line. And then we have constant volume line, 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 constant volume line. And then we have isothermal, 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 isothermal. And then we have, finally, we have isentropic. Isentropic lines will be little vertical. Isentropic, 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 isentropic. ध्यान से समझियो. So this is PV diagram, and we have noted that the slope of isentropic lines on PV diagram is going to be greater than slope of isentropic lines on PV diagram is going to be greater than the slope of isothermal lines on PV diagram. Isothermal lines के slope का gamma times होगा PV diagram पे isentropic lines का slope. Slope of isentropic lines is going to be gamma times more than the slope of isothermal lines. बस TS diagram अब समझते हैं. Now let us understand TS diagram. TS diagram पे on TS diagram, constant temperature lines are naturally going to be very easy. On TS diagram, constant temperature lines are naturally going to be super easy. And not only constant temperature lines are going to be super easy, constant entropy lines are also going to be super easy. Constant entropy line vertical, 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 vertical. So constant entropy line भी आसान है. What about
What about isobaric lines here? यहाँ पर isobaric lines का क्या क्या बिहेवियर होगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैसे होंगी isobaric lines? How exactly isobaric lines are going to be? My dear friends, we write dH is equal to TDS is equal to DH minus VDP. TDS is equal to DH minus VDP. ध्यान से समझियो, एंड क्योंकि आप आइसोबारिक लाइंस की बात कर रहे हो तो TDS is equal to DH माइनस VDP में आइसोबारिक में DP 0 हो जाएगा। एंड अगर मैं एक आइडियल गैस की इंस्पिरेशन लेकर DH को रिप्लेस कर दूं CPDT में तो मुझे मिलता है एक पॉजिटिव स्लोप आइसोबारिक लाइंस का, और मुझे सिर्फ पॉजिटिव स्लोप नहीं मिलता, मुझे एक ऐसा स्लोप मिलता है जो टेम्परेचर के साथ लगातार इंक्रीज हो रहा है। dt by ds of constant pressure lines is dt by ds of constant pressure lines is T divided by Cp, which is a positive slope, first of all. And second thing, it's not only a positive slope, it's a continuously increasing slope. It's not only a positive slope, it's a continuously increasing slope. ये एक ऐसा स्लोप है जो t के साथ बढ़ रहा है। ध्यान से समझियो, जैसे जैसे आप ज्यादा टेम्परेचर पर जाओगे वैसे वैसे आपको लाइन को और वर्टिकल बनाना होगा। जैसे जैसे आप ज्यादा टेम्परेचर पर जाओगे वैसे वैसे आपको लाइन को और वर्टिकल बनाना होगा। You'll have to keep making the pressure line more and 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 more vertical as you go temperatures. As you go at higher temperatures, the line will have a tendency to become more vertical, and this is why pressure lines are on TS diagram are always going to divert away from each other. Pressure lines on TS diagram are always going to divert away from each other. जिन्हें लग रहा हो कि इसका पावर इंजीनियरिंग से क्या रिलेशन है, मैं आपको बता दूं कि रैंकाइन से लेकर कार्नोट से लेकर रैंकाइन से लेकर ब्रेटॉन से लेकर जूल साइकिल से लेकर ऑटो से लेकर डीजल से लेकर डुअल से लेकर एटकिंसन से लेकर स्टर्लिंग से लेकर एरिक्सन साइकिल तक, every single logic we are going to understand on the basis of these observations. इन्हीं observations की basis पर सारे ऑब्जर्वेशंस आगे के डेवलप होने वाले हैं। सो क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर स्लोप बढ़ता जाता है एट हायर टेम्परेचर slope is going to become more and more and more and more and more. At higher temperature slope becomes more, at even higher temperature slope becomes more. My dear friends, every single pressure line is going to divert away from each other. क्यों? क्योंकि ध्यान से समझियो, ये सेम एस पर अगर आप देखोगे तो दूसरी वाली प्रेशर लाइन का स्लोप आपको ज्यादा दिखेगा। सेम एस पर अगर आप ऑब्जर्व करो, इफ यू ऑब्जर्व एट सेम एस, देन नीचे वाली प्रेशर लाइन का स्लोप, क्योंकि टेम्परेचर कम है इसलिए कम होगा और यहां स्लोप ज्यादा होगा। अब जिसका स्लोप ज्यादा है वो ज्यादा वर्टिकल चलेगा और ये भी थोड़ा हॉरिजॉन्टल ही चल रहा होगा। तो नेचुरली अगले किसी पॉइंट पर जाकर देखोगे तो क्योंकि ये वाली लाइंस ज्यादा वर्टिकल चली और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल चली, इनके बीच का गैप और बढ़ता जाएगा। upper line moved more vertical and lower line moved more vertical, but not as much vertical as the upper line moved, and therefore they will divert away from each other. TS diagram पर pressure lines एक दूसरे से दूर जा रही होंगी। Pressure lines divert away from each other on pressure lines divert away from each other on
TS डायग्राम पे प्रेशर लाइंस एक दूसरे से दूर डाइवर्ट होते हुए नजर आएंगे. One final. What about isochoric lines? What about isochoric lines? What about isochoric lines? Isochoric lines. वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं दूसरा टीडीएस रिलेशन. दूसरा टीडीएस रिलेशन हो जाएगा टीडीएस इज इक्वल टू डीयू प्लस पीडीवी. हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो. पूरा एटीडी प्रेशर लाइन डाइवर्जेंस पे डिपेंड करता है. एग्जैक्टली जो भी सॉल्यूशंस, जो भी इनोवेशंस होंगे वो सारे के सारे इस एक ऑब्जर्वेशन, ये खतरनाक ऑब्जर्वेशन है. पीपल प्लीज नोट इट डाउन, मेक अ नोट ऑफ इट. We are going to need it, and we are going to need it a lot. That pressure lines diverge away from each other on TS diagram. आपको अभी लग रहा होगा कि छोटी सी बात है. पूरे पूरे पावर प्लांट को चेंज कर देगा ये. पूरे गैस टरबाइन सिनेरियो को चेंज कर देगा ये. So it's going to change the whole scenario. Now I'm going to use TDS is equal to DU plus PdV. TDS is equal to DU plus PdV, and since you are talking about volume is equal to constant, let's put volume change is equal to 0. Taking inspiration of an ideal gas, I can replace DU as CVDT, and therefore I'm going to get the slope of constant volume lines on TS diagram is equal to T divided by CV. T divided by CV. My dear friends, ये भी एक पॉजिटिव स्लोप है. पहली बात. दूसरी बात, first thing, it's a positive slope. Second thing, first thing, it's a positive slope. Second thing, it's a slope depending upon temperature value. Third thing, if I divide the slope of isochoric lines by the slope of isobaric lines, I'm going to get T divided by CV and T divided by CP. T को एक given temperature coordinate पे मार दिया, and very interestingly, my dear friends, I get isochoric lines का slope gamma times isobaric lines का slope. इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब isochoric lines थोड़ी और ज्यादा vertical होंगी. Isochoric lines are going to be even more vertical than isobaric lines. Isochoric lines are always going to be even more vertical than isobaric lines. तो अगर हम बात करते हैं एक TS diagram की, if we talk about the TS diagram, my dear friends, constant temperature lines will be horizontal. Constant entropy lines will be vertical. Constant pressure lines will be upward going. Constant volume lines will be more upward going. Cool. And ये भी याद रखना, constant volume lines right की तरफ बढ़ती हुई रहेंगी, लेकिन constant pressure lines left की तरफ बढ़ती हुई रहेंगी. Constant volume lines are going to be in ascending order towards the right side, and constant pressure lines are going to be in ascending order towards the left side. Cool.
क्योंकि आप एक एक्सपेंशन प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट करने चलोगे, लॉजिक आप समझ सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लॉजिक इसका क्या है कि सर आपने ऐसे कैसे बता दिया? ऐसे इसलिए बता दिया मैंने, क्योंकि जब आपने एक चीज तो देख ली है कि कांस्टेंट प्रेशर लाइंस थोड़ी हॉरिजॉन्टल हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम लाइंस थोड़ी वर्टिकल हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम लाइंस आर अ लिटिल वर्टिकल। नाउ ये कैसे कंक्लूड कर लिया कि वॉल्यूम वॉल्यूम हमेशा राइट की तरफ जाने पर ज्यादा रिप्रेजेंट हो रहा होगा और प्रेशर हमेशा लेफ्ट की तरफ जाने पर ज्यादा रिप्रेजेंट हो रहा होगा। आप एक एक्सपेंशन प्रोसेस के बारे में सोचो। एक्सपेंशन हमेशा एक्सपेंशन हमेशा ज्यादा प्रेशर कम वॉल्यूम से कम प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम की तरफ होता है। जिस एक्सपेंशन को आप रिप्रेजेंट करते हो जिस एक्सपेंशन को आप रिप्रेजेंट करते हो एक वर्टिकल लाइन पे इस तरह से, द एक्सपेंशन दैट यू रिप्रेजेंट ऑन अ वर्टिकल लाइन लाइक दिस, it goes from a high pressure low volume point to a low pressure high volume point. Keep that in mind. ये पूरा का पूरा prerequisite खत्म हुआ। The whole prerequisite has now the whole prerequisite has now been concluded. आपने नोट कर लिया सर? बात है। नहीं नोट किया? आपने नोट कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं नोट किया, और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको अब टाइम नहीं देने वाला हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर दिस एंड देन वी विल एंटर इन। एक तो भाई ये I'm very sorry, but I'm going to remove you, whosoever you are. Please join YouTube session. So, Nitis, was it you? Nitis, tell me, was it you? Can you please rejoin? I'm sending the link to you. For making PDF. Yes, 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 yes. I totally understand. Okay, please rejoin, huh? I did not see the comments, and I was like, some infiltrator came in my meeting room. So try rejoining, and if it doesn't work, I'll send link to you. Meeting room hacked. उसको मैं छिपाऊंगा, नीतीश को पर्सनली शेयर किया करूंगा। दैट्स इट। चलो दोस्त, आंखें बंद करोगे क्या?
Acha, you are not able to join. Wait, I'm sending link to you. Please join, and if you are not able to join, tell me. ये मीटिंग पर ही चल रही है रिहान। मैं सॉफ्ट रिकॉर्डेड किया, कंप्लीट किया, बट सोम का 1 क्लास एंड थर्मो का 1 क्लास बाकी था, उसका क्या हुआ सर? नीलाद्री मिस्त्री, वो भी होगा। एक बार एटीडी हो जाए, इंडस्ट्रियल हो जाए, वो होगा। अभी मॉक टेस्ट होते रहेंगे, बाकी जो पूरा होना है वो होता रहेगा धीरे धीरे। दैट विल कीप हैपनिंग। शेयर टू मी आल्सो सर जी। नो, you guys stay here, please stay here, हाँ, try understanding। व्यूअरशिप का सवाल है यार, ऐसे मत करो। Of late, I have started liking yellow very much. It looks so vibrant, energetic, positive color, no? Okay, so let's go ahead, people, and start real power engineering. लिंक के लिए ही मैं भी पूछ रहा हूं। नहीं, इधर ही रहो, इधर ही रहो सभी लोग। Nitish, are you not able to join? Because can't see you. You can join with some other mail ID. I always wear black. No problem. Chalo. So close your eyes and revise with me everything that we have done so far. आंखें बंद करें। पावर इंजीनियरिंग 1.0 में सबसे पहली बात, सेक्शन 1, दैट एक हीट इंजन साइकिल नेट कंज्यूमर है हीट का। दैट मीन्स हीट इनपुट हमेशा हीट रिजेक्शन से ज्यादा होगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, दैट थर्मल एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। नेट हीट इनपुट नहीं है डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना, सिर्फ हीट इनपुट है। ओनली हीट इनपुट इज देयर। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 3, पीवी और टीएस डायग्राम के जो साइकिल के एरिया होंगे, चाहे फ्लो प्रोसेसेस से साइकिल बनी हो या नॉन फ्लो प्रोसेसेस से, चाहे प्रोसेसेस की इंडिविजुअल डिटेल्स कुछ भी हो, as long as all the processes are quasi-static, the net area enclosed by the cycle will represent not only the net work done in the cycle, but also the net heat interaction in the cycle. Not only PV diagram, but also the TS diagram. पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम दोनों पे साइकिल से इनक्लोज्ड जो एरियाज होंगे वो एरियाज नेटवर्क भी रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों पे नेट हीट भी रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे हीट होता है सिर्फ टीएस डायग्राम का एरिया, वर्क होता है सिर्फ पीवी डायग्राम का एरिया, लेकिन जब एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल देखोगे तो फिर वो नेट हीट नेटवर्क दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 4, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम पर एक पावर साइकिल हमेशा क्लॉकवाइज हुआ करेगी, लेकिन हर क्लॉकवाइज साइकिल पावर साइकिल हो ये जरूरी नहीं है। ऑन पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम, every single power cycle will always be clockwise, but every single clockwise cycle is going to be a power producing cycle, not a necessary thing. Section 2,
Refrigeration cycles. Refrigeration cycles are net consumer, net rejector of heat. That means heat rejected is always more than the heat consumed. Heat rejected जो होगा वो हमेशा heat consumed से ज्यादा होगा. Observation number 2, coefficient of performance को आप लिख सकते हो cooling effect divided by net work that you will have to provide to do this unnatural phenomenon of taking the heat from low temperature body and giving that heat to high temperature body. Low temperature body से heat लेकर high temperature body में heat डालना, ये अपने आप में nature के against एक phenomenon है, nature के reverse एक phenomenon है, और इसके लिए आपको बाहर से कुछ work करना पड़ेगा, ये naturally execute नहीं हो सकता. कितना वर्क आपको करना पड़ा एंड कूलिंग इफेक्ट कितना आपने प्रोड्यूस किया. कूलिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन, ये आपको देगा आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस कितनी बेटर है. If you are using that same device as a heat pump, it will perform better than the refrigerator by unity. COP heat pump is equal to COP refrigerator plus 1. Observation number 3, that on PV diagram, on TS diagram, area enclosed by cycle will represent net work and net heat on both the diagrams. Observation number 4, that a refrigeration cycle will always be executed anti-clockwise on PV diagram and on TS diagram. PV diagram हो या TS diagram हो, दोनों पर एक refrigeration cycle को anti-clockwise execute किया जाएगा. Section 3. एक adiabatic flow process में reversible work integral VDP हुआ करेगा. In an adiabatic flow process, reversible work will be integral VDP. Section 4. On PV and TS diagrams, we plotted all the lines. On PV diagram, P lines will be horizontal, volume lines will be vertical, isothermal and adiabatic lines will be negative slope lines going continuously down, but adiabatic lines will be a little more vertical than isothermal lines. Adiabatic lines थोड़ी सी ज्यादा वर्टिकल होंगी, दोनों का स्लोप नेगेटिव होगा, लेकिन गामा टाइम्स ज्यादा वर्टिकल होंगी एडियाबैटिक लाइंस. टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस हॉरिजॉन्टल, कांस्टेंट एंट्रोपी लाइंस वर्टिकल. चाहे आइसोबारिक हो या आइसोकोरिक हो, दोनों पॉजिटिव स्लोप वाली लाइंस होंगी, सीधे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाहर पॉजिटिव की तरफ जा रही होंगी, लेकिन वॉल्यूम लाइंस थोड़ी ज्यादा वर्टिकल होगी और प्रेशर लाइंस एक दूसरे से दूर डाइवर्ट हो रहे होंगे. प्रेशर लाइंस वुड बी डाइवर्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर. प्रेशर लाइंस वुड बी डाइवर्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर. ध्यान से समझियो. as I take you to power engineering, as I take you to power engineering 2.0, power engineering 2.0. Power engineering 2.0 is going to be vapor power या steam power cycles. Now we are going to talk about vapor power cycles or steam power cycles. My dear friends, you know that the best possible cycle, जब हमने ये चीज हमने डिस्कस की है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में भी, आप जानते हो कि बेस्ट अवेलेबल साइकिल कार्नोट साइकिल है, जिसमें हीट ट्रांसफर को रिवर्सिबली एग्जीक्यूट किया जाए और उसके बाद रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैनर में एक्सपेंशन किया जाए. उसके बाद फिर से हीट ट्रांसफर को रिवर्सिबल एडियाबैटिक एग्जीक्यूशन किया जाए. सॉरी, एडियाबैटिक नहीं, हीट ट्रांसफर रिवर्सिबल तब होता है जब
कांस्टेंट टेम्परेचर पे एग्जीक्यूट किया जाए। एंड फाइनली वर्क ट्रांसफर वाले प्रोसेसेस में मेक श्योर कि हीट इंटरैक्शन होने ही ना पाए और फ्रिक्शनल लॉसेस नेग्लिजिबल हों। इरिवर्सिबिलिटी के दो मेन कॉजेज होते हैं, हीट ट्रांसफर एंड फ्रिक्शन। Two main causes of irreversibility, ध्यान से समझियो। Two main causes of, वैसे तो hysteresis, plastic deformation, blah blah blah, but थर्मल सिस्टम्स में वो सब वैलिड नहीं है ज्यादा। That is not so much present in this kind of thermal system. So two main causes of irreversibility are, number one, heat transfer, number two, friction। और इसलिए आपने 1 to 2 में दोनों को एलिमिनेट किया। 1 to 2 में आपने दोनों को एलिमिनेट किया। नो हीट ट्रांसफर, नो फ्रिक्शन। एडियाबैटिक प्लस रिवर्सिबल, नो हीट ट्रांसफर, नो फ्रिक्शन। आप इसे एडियाबैटिक प्लस फ्रिक्शनलेस भी कह सकते हो। एडियाबैटिक प्लस फ्रिक्शनलेस, बट सर फ्रिक्शन तो होगा टरबाइन में। ओ भाई, अस्यूम कर रहे, we are simply assuming it. So adiabatic and frictionless. Okay, this becomes adiabatic and frictionless, and this is a reversible adiabatic process, which becomes constant entropy. अच्छा, इसलिए constant entropy execute करते हैं process. Yes, so that you have all possibilities of irreversibility eliminated. प्रोसेस के irreversible होने की सारी संभावनाएं आप खत्म कर दें। So reversible adiabatic, ध्यान से समझियो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और ये हो जाता है कांस्टेंट एंट्रोपी। अब 2 to 3 में हीट रिजेक्ट करनी है, तो क्या आप हीट ट्रांसफर, चलो फ्रिक्शन आप हटा दोगे, हीट ट्रांसफर कहां से हटाओगे? हीट ट्रांसफर अगर बिना किसी टेम्परेचर डिफरेंस के एग्जीक्यूट किया जा सके तो ही रिवर्सिबल हो सकता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप नहीं बता सकते कि हीट ट्रांसफर A to B है या B to A है। Now you can't say that whether the heat transfer is A to B or B to A. Carnot Saab is so clever. He said without heat transfer कुछ कोई काम नहीं चलेगा, heat transfer तो करवाना पड़ेगा, but heat transfer अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो तो हम उसे परफेक्टली रिवर्सिबल मान सकते हैं। सो हीट ट्रांसफर प्रोसेस कैन बी परफेक्टली रिवर्सिबल। हीट ट्रांसफर कैन बी परफेक्टली रिवर्सिबल। Heat transfer can be perfectly reversible only if it is isothermal. Only if it is isothermal. इसलिए isothermal मान लिया। 3 to 4, फिर से वही एडियाबैटिक, जहां हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है उसे रिवर्सिबल बनाने के लिए सिर्फ उसमें फ्रिक्शनलेस ऐड करना पड़ेगा। You will have to add only frictionless into it. जहां हीट ट्रांसफर है प्रेजेंट वो बहुत चैलेंजिंग है, उसे आप रिवर्सिबल नहीं बना सकते। सो एडियाबैटिक प्लस frictionless, and this becomes once again this becomes a constant entropy process। 4 to 1 में हीट ट्रांसफर करवाना आपकी मजबूरी है, एंड हीट ट्रांसफर करवाना अगर आपकी मजबूरी है तो उसे आइसोथर्मली एग्जीक्यूट करें। इफ इट इज योर कंपल्सन टू execute heat transfer process, then execute it isothermally.
अगर ये आपका कंपल्सन है कि नहीं, बिना हीट ट्रांसफर के तो काम नहीं चल सकता, तो हीट ट्रांसफर वाले प्रोसेस को आइसोथर्मली एग्जीक्यूट करें। देन एग्जीक्यूट दैट हीट ट्रांसफर वाला प्रोसेस आइसोथर्मली। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से एक आइडियल साइकिल पैदा होती है जिसे हम कहते हैं कार्नोट साइकिल। दिस इज हाउ एन आइडियल साइकिल कम्स इनटू द पिक्चर, दैट्स नोन बाय द नेम कार्नोट साइकिल। यहाँ पर लकीली, और यही एक केस है जहां पर लकीली ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल है क्योंकि फेज चेंज होते समय एक्चुअली टेम्परेचर नहीं चेंज होता। पॉसिबल इन वेट रीजन बिकॉज टेम्परेचर एक्चुअली डजंट चेंज during phase change. Temperature actually doesn't change during phase change. फेज चेंज हो रहा हो तो जो आप हीट देते हैं वो लेटेंट हीट में जाता है और टेम्परेचर एक्चुअली चेंज नहीं होता। सो कार्नोट पहली बार संभव होता हुआ दिखता है। कार्नोट को पहली बार प्रैक्टिकली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम देयर इज अ प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन एज फार एज कार्नोट इज कंसर्न्ड। जहां तक कार्नोट का सवाल है, पहली बार उसको एग्जीक्यूट करने की एक प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नजर आती है, बट कर सकते हैं, करेंगे नहीं। कर सकते हैं, करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? ध्यान से समझियो। कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। कर सकते हैं, थर्मल एफिशिएंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्मल एफिशिएंसी इज 1 माइनस क्यू 1 माइनस क्यू आउट डिवाइडेड बाई क्यू इन 1 माइनस क्यू आउट डिवाइडेड बाई क्यू इन। क्यू आउट को मैं लिख सकता हूं, क्यू आउट आई कैन राइट एज टी लो multiplied by S2 minus S1, T low multiplied by S2 minus S3. So Q out को मैं लिख सकता हूँ T low multiplied by S2 minus S3 and Q in को मैं लिख सकता हूँ T high. Q in can be written as T high multiplied by S1 minus S4, T high multiplied by S1 minus S4, but please realize that S2 minus S3 और S1 minus S4 दोनों बराबर हैं। एक गिवन टेम्परेचर लिमिट्स में इससे ज्यादा थर्मल एफिशिएंसी कभी किसी को नहीं मिल सकती। गिवन टेम्परेचर लिमिट्स में दिस इज द मैक्सिमम अचीवेबल थर्मल एफिशिएंसी दैट एनी गिवन हीट इंजन कैन अटेन। कोई भी हीट इंजन किसी मैक्सिमम पॉसिबल थर्मल एफिशिएंसी को गिवन टेम्परेचर लिमिट्स में अटेन कर सकता है, तो वो ये है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल थर्मल एफिशिएंसी दैट कैन बी अटेन्ड। बट द गुड न्यूज इज कि कार्नोट एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। द गुड न्यूज इज दैट इट्स वेरी मच पॉसिबल टू एग्जीक्यूट कार्नोट साइकिल। वाओ, फर्स्ट टाइम कार्नोट साइकिल इज एग्जीक्यूटेबल। कार्नोट पावर साइकिल इज एग्जीक्यूटेबल। ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। बी वेरी 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 very attentive and try understanding as we go ahead to the next thing. Carnot, isothermal, isentropic, isothermal, isentropic. दो isothermal, दो isentropic. Efficiency value 1 minus TL upon TH.
पॉसिबल है वेट रीजन में। क्यों? क्योंकि फेज चेंज के समय टेम्परेचर एक्चुअली चेंज नहीं होता। हीट ट्रांसफर को आइसोथर्मली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अ हीट ट्रांसफर प्रोसेस कैन एक्चुअली बी एग्जीक्यूटेड इन एन आइसोथर्मल मैनर। नोट इट डाउन। बट ये जो कारनात साहब थे, इनमें मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहूंगा। कारनाट में इम्प्रूवमेंट? मजाक कर रहे हो सर आप? कारनाट में इम्प्रूवमेंट? देखो तो सही पीएस डायग्राम। एंड बड़ी अच्छी बात है कि आप आइसेंट्रोपिकली एक्सपैंड कर रहे हो। यू आर आइसेंट्रोपिकली एक्सपैंडिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैनर में टरबाइन में। एंड उसके बाद जब कंडेंसर में आप आ रहे थे, तो कंडेंसर में ना पूरा सैचुरेटेड लिक्विड बना दो प्लीज। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको कारनॉट एग्जीक्यूट करना होता तो आपको यहां स्टॉप करना पड़ता। इफ यू वेर एग्जीक्यूटिंग कारनॉट, यू विल हैव टू स्टॉप हेयर। यू विल हैव टू स्टॉप हेयर। ध्यान से समझियो। यू विल हैव टू स्टॉप हेयर इफ यू वेर एग्जीक्यूटिंग कारनॉट। अगर आप कारनॉट एग्जीक्यूट कर रहे होते तो 3 और 4 पॉइंट्स यहां होते। 3 एंड 4 पॉइंट्स मस्ट हैव बीन हेयर। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इसको कंडेंस करते 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 कंडेंसर में सैचुरेटेड लिक्विड बना दो। Make it a saturated liquid in condenser while condensing it more and more and more and more and more and more and more. Okay, and then you know that pressure lines divert away from each other. And then you know that pressure lines divert away from each other. अब आपने जब इसे पूरी तरह से लिक्विड बना दिया तो आपको इसे हाई प्रेशर पर पहुंचाने के लिए आपको एक कंप्रेसर नहीं यूज करना होगा। आपको एक लिक्विड पंप से काम चल जाएगा। You will make it with the help of a liquid pump. You don't need a वेपर कॉम्प्रेसर और गैस कॉम्प्रेसर एनीमोर। आपको किसी वेपर कॉम्प्रेसर या गैस कॉम्प्रेसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स अब आपको हीट इनपुट वाला प्रोसेस यहां से शुरू करना होगा और 1 तक जाना होगा। Now you will have to start the heat input process right from that point 4. Observation number 1 that आपने हीट इनपुट बढ़ा दिया। पहले जो हीट इनपुट सिर्फ एरिया अंडर 4C to 1 से गिवन था, वो हीट इनपुट अब एरिया अंडर 4 to 1 से गिवन है। पहले जो हीट इनपुट एरिया अंडर 4C to 1 से गिवन था, एरिया अंडर 4C to 1 से गिवन था, ये एरिया से हीट इनपुट आप कैलकुलेट कर सकते थे। वो हीट इनपुट में अब आपने इतना हीट इनपुट और ऐड कर दिया है। आप नोटिस करो हीट इनपुट जिस प्रोपोर्शन में आपने ऐड किया उस प्रोपोर्शन में वर्क नहीं बढ़ा। हाँ, नेट वर्क अगर इतना बढ़ा होता तो आप कहते कि जिस प्रोपोर्शन में आपने हीट इनपुट ऐड किया उसी प्रोपोर्शन में वर्क बढ़ा। साइकिल का एरिया जरूर बढ़ गया और इसलिए वर्क तो बढ़ा, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा। द वर्क हैज नॉट इंक्रीज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच यू आर इंक्रीजिंग द हीट इनपुट। जिस प्रोपोर्शन में हीट इनपुट आपने इंक्रीज कर दिया, हीट इनपुट आपने जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज किया है उस प्रोपोर्शन में वर्क नहीं बढ़ा। वर्क जो पहले इस रेक्टेंगुलर साइकिल के एरिया से गिवन था, वो अगर ऐसे बढ़ता तो आप कहते कि हाँ देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर लाइंस
सब कूल्ड जोन में ऑलमोस्ट वर्टिकल होती हैं, एंड यकीन करो मेरा कि ये जो एरिया होगा ये नेग्लिजिबल होगा. इंक्रीजिंग वर्क, नेट वर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. ध्यान से समझियो. सो माय डियर फ्रेंड्स, as a result of this modification that we have executed, as a result of this modification that we have executed, input in this new cycle, I have to give more. Input in this new cycle, I have to give more than the input given in Carnot cycle. And अब मुझे ज्यादा इनपुट देना पड़ रहा है और एक्चुअली नेटवर्क भी बढ़ा. इवन द नेटवर्क हैज इंक्रीज्ड. कार्नोट के कंपैरिजन में नेटवर्क भी बढ़ा, बट उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा, और इसलिए थर्मल एफिशिएंसी इस न्यू साइकिल की एक्चुअली कार्नोट से कम होगी. दूसरा तरीका ये है इस बात को समझने का कि थर्मल एफिशिएंसी कोई भी ऐसा कारण जिससे टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन कम हो और टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ज्यादा हो, उससे बढ़ेगा. यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन लेस है. पहले अगर आप 200 डिग्री सेल्सियस पर पूरी हीट ऐड कर रहे थे, तो अब आप 200 से कम पर ऐड कर रहे हो. सो द लॉजिक इज दैट mean temperature, average temperature at which the heat has been added dropped down. Average temperature at which the heat has been added comes down. Average temperature of heat addition. पहले आप पूरी की पूरी हीट 200 डिग्री सेल्सियस पर ऐड कर रहे थे, अब आप 200 के नीचे भी थोड़ी हीट ऐड कर रहे हो. सम हीट यू आर एडिंग एट टेम्परेचर्स बिलो 200 डिग्री सेल्सियस. सो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन हैज गॉन डाउन. मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन हैज गॉन डाउन. एंड जिस कुछ भी करो आप जिंदगी में, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन अगर नीचे जाएगा, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए, तो थर्मल एफिशिएंसी कम होगा. मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन अगर ज्यादा हो जाए, तो थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगा. देन द थर्मल एफिशिएंसी इज गोइंग टू इंक्रीज. ध्यान से समझियो. थर्मल एफिशिएंसी भले ही कम हो गया हो, बट सेम टरबाइन प्रोसेस के लिए लॉट ऑफ कंप्रेशन वर्क कार्नोट साइकिल वाज ईटिंग. और अब आपको वो नेग्लिजिबल वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि 3C to 4 में जो आपको कंप्रेशन वर्क करना पड़ता, 3C से लेकर 4 प्रोसेस में वो एक सिग्निफिकेंट वर्क होगा, गिवन दैट आप वेपर को कंप्रेस कर रहे हो. वेपर और लिक्विड के मिक्सचर का स्पेसिफिक वॉल्यूम सिग्निफिकेंट होगा, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम सिग्निफिकेंट होने के कारण, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम, this work done must have been more and more. लेकिन इस नए सेटअप में आप पूरी तरह से 3 to 4, in this new setup, my dear friends, this 3 to 4 is involving a liquid. पूरी तरह से एक लिक्विड, एंड लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम वेपर के स्पेसिफिक वॉल्यूम के 1000 गुना 2000 गुना कम होता है. Most of the times the specific volume of liquid is 1000 times less than the specific volume of the saturated vapor at the same pressure and same temperature. So V is so small that in this process 3 to 4 you will have to do a lot of lesser work to achieve the same amount of turbine work. आपको बहुत कम वर्क करना पड़ेगा सेम अमाउंट ऑफ टरबाइन वर्क अचीव करने के लिए. कंक्लूजन्स, कार्नोट थर्मली ज्यादा एफिशिएंट साइकिल है हमारे नए प्रपोजल के कंपैरिजन में, लेकिन कार्नोट का बैक वर्क रेशियो बहुत ज्यादा है. टरबाइन से मिलने वाले वर्क का एक सिग्निफिकेंट चंक कंप्रेशन में वो खा जाता है.
और अब हमने जो नई साइकिल प्रपोज की है उसमें टरबाइन से मिलने वाले वर्क को एक्चुअली हम जनरेटर में ढेर सारा यूज कर पाएंगे. वी विल बी एबल टू यूज दैट टरबाइन वर्क इन जनरेटर बिकॉज पंप पंप को चलाने के लिए लिक्विड को के प्रेशर को रेज करने के लिए हमें नेग्लिजिबल वर्क देना पड़ेगा. फॉर रेजिंग द pressure of a liquid we will have to feed negligible amount of work. Believe me guys, liquid का specific volume is 1000 2000 3000 हजारों गुना कम होता है specific volume of वेपर के कंपैरिजन में. सैचुरेटेड वेपर के स्पेसिफिक वॉल्यूम के कंपैरिजन में लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम हजारों गुना कम होता है. अगर मैं और ज्यादा रियलिटी प्लॉट करूं तो let me tell you, it's going to actually look something like this. क्या कहा था मैंने? प्रेशर लाइंस डाइवर्ट अवे फ्रॉम ईच अदर ही पूरी पावर इंजीनियरिंग का सार है. आपने कहा अगर प्रेशर लाइंस डाइवर्ट होती हैं तो क्यों ना मैं अपने वर्क इनपुट वाले प्रोसेस को जितना लेफ्ट में शिफ्ट कर सकूं उतना लेफ्ट में शिफ्ट करूं. कार्नोट थर्मली एफिशिएंट है. कार्नोट थर्मली एफिशिएंट है. 800 हीट लेता है और 600 वर्क देता है. 800 हीट लेता है. It takes 800 heat and it gives you net work of 600. My dear friends, Carnot is more thermally efficient and our new proposal is not as thermally efficient. It's taking more heat. It's taking more heat and it's giving you work not as efficiently as Carnot must have given. Carnot जितने efficiently आपको work देता उतने efficiently वो आपको work नहीं दे रहा है. Let's say 1200 input लेता है and we have we have net work obtained somewhere around 700. But मजे की बात ये है कि ये ज्यादा वर्क देता है. ऑफ कोर्स उसके लिए ज्यादा हीट भी लेता है. इट्स लाइक मैंने क्लास में भी बताया था. इट्स लाइक कि आपको कोई बोले कि मैं आपका पैसा डबल करके दूंगा या मैं आपको 10% या 70% रिटर्न दूंगा लेकिन आपको इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है. क्यों? क्योंकि आप इस डोम के बाहर नहीं जा सकते. यू कांट गो आउट ऑफ दिस डोम सो यू कांट सप्लाई मोर हीट. I will give you a lot of return, but 10 रुपए इन्वेस्ट करो बस. So Carnot has a problem that invest only 10 rupees. I'm going to give you a lot of return, but invest only and only and only and only and only 10 rupees. दूसरी प्रॉब्लम, Carnot का बैकवर्क रेशियो बहुत ज्यादा है. Carnot has a great बैकवर्क रेशियो. ये क्या होता है सर? बैकवर्क रेशियो. बैकवर्क रेशियो होता है कि जितना आपने प्रोड्यूस किया उसका कितना पार्ट साइकिल ने खुद कंज्यूम कर लिया. एंड यहाँ पर बैकवर्क रेशियो होगा W पंप डिवाइडेड बाय W टरबाइन. Carnot के साथ तीसरी प्रॉब्लम. Carnot के साथ पहली प्रॉब्लम उसका बैकवर्क रेशियो बहुत ज्यादा है. दूसरी प्रॉब्लम उसे आप वेपर डोम के बाहर नहीं ले जा सकते. आप चाहो भी ज्यादा हीट इनपुट देना तो नहीं दे सकते. वो कहेगा कि रिटर्न तो बड़े अच्छे हैं लेकिन इन्वेस्ट आप 10 रुपए करो बस. I'm going to give you huge returns, but investing only 10 rupees is allowed. Investing only 10 rupees is allowed. 10 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है. दूसरा, Carnot has a poor वर्क रेशियो. Carnot का बैकवर्क रेशियो हमेशा ज्यादा होगा. बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करके एक सिग्निफिकेंट अमाउंट उसको कंप्रेशन में यूज करना पड़ जाएगा. तीसरा, थर्ड प्रॉब्लम विद Carnot दैट एक कंप्रेसर को आप लिक्विड वेपर मिक्सचर दे रहे हो. कंप्रेसर को आप लिक्विड वेपर मिक्सचर दे रहे हो. या तो पंप्स डिजाइंड हैं प्योरली लिक्विड्स के लिए या गैस कंप्रेसर्स डिजाइंड हैं प्योरली वेपर को डील करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली designing a compressing machine, designing a pressure raising machine for liquid vapor mixture is impossible.
ऐसे कैसे? साइंस इतनी इतनी आगे बढ़ चुकी है, आप बता रहे हो कि लिक्विड वेपर मिक्सचर को कंप्रेस करने के लिए कुछ डिजाइन ही नहीं किया जा सकता। पंप्स डिजाइन किए गए हैं प्योरली लिक्विड्स को हैंडल करने के लिए, कंप्रेसर्स डिजाइन किए गए हैं प्योरली गैसियस फेज को हैंडल करने के लिए। एक लिक्विड और वेपर मिक्सचर को प्रेशर रेज करने के लिए कोई डिवाइस डिजाइन नहीं की जा सकती। Pumps have been designed purely to handle liquids, and compressors has been designed purely to handle gaseous phase, to handle liquid plus vapor. No efficient device has been designed so far. आज तक ऐसी कोई efficient device डिजाइन नहीं की गई है। ध्यान से समझियो क्यों? क्योंकि अगर आप वेपर की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ब्लेड्स को डिजाइन करोगे तो उनमें लिक्विड्स की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक फिट नहीं हो पाएगी, और लिक्विड की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ब्लेड्स को डिजाइन करोगे तो वेपर की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक फिट नहीं हो पाएगी। वेपर एंड लिक्विड दे हैव different flow characteristics, and if you design the blades according to the flow characteristic of vapor, liquid will not fit into it. If you design the blades according to flow characteristic of liquid, vapor will not fit into it. So my dear friends, it becomes a very inefficient compression process, और इसलिए पूरे के पूरे कंप्रेशन प्रोसेस को सिर्फ लिक्विड फेज में एग्जीक्यूट करना बेटर है। कार्नोट का चौथा और प्रैक्टिकली बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, कार्नोट कहता है मैं पूरी हीट सिर्फ 200 डिग्री सेल्सियस पर लूंगा। आई एम गोइंग टू टेक द होल हीट ओनली एट 200 degree Celsius, whereas the flue gases have been produced at 600 degrees Celsius. And my dear friends, whereas the flue gases have been produced at 600 degrees Celsius, flue gases को combustion से जनरेट किया गया है 600 डिग्री सेल्सियस पे बॉयलर में, एंड आप 600 डिग्री सेल्सियस पर बैठे हुए एक फ्लू गैसेस से, कंबस्शन गैसेस से आप जिद पकड़ते हो कि मैं सिर्फ 200 डिग्री सेल्सियस पर ही हीट लूंगा, मेरा वर्किंग फ्लूइड 200 पर है एंड मैं 200 पर हीट होता रहूंगा, तुम 600 पर कूल होती रहना। जब तक आप वेपर बनोगे वो सिर्फ शायद 400 आए होंगे, बाकी 400 या मान लो आप वो 200 भी आ गए होंगे। Assume that they came down to 200 as your working fluid gets heated to become saturated vapor. The combustion gases came down to 600 from 600 to 200. क्या 200 के बाद उनमें कुछ हीटिंग पोटेंशियल नहीं बचा है? Are they not left with any heating potential anymore? They are left with heating potential, and therefore our new proposal says that अगर 200 से नीचे कोई वर्किंग फ्लूइड्स को हीट करना होता तो उन फ्लू गैसेस में, उन कंबशन गैसेस में अभी भी थोड़ा पोटेंशियल बाकी था। In those flue gases from which I'm taking the heat only at 200 degrees Celsius, there was some more potential available in those flue gases. They could have given some more heat to me if my working fluid was available, if my working fluid was ready to take heat at temperatures below 200 degrees Celsius. अगर मेरा working fluid 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर्स पर हीट लेने के लिए राजी होता तो फ्लू गैसेस में 200 डिग्री सेल्सियस पर भी कुछ पोटेंशियल बाकी था मेरे दोस्त, और इसलिए कार्नोट एक बेटर रिटर्न देने वाला फंड है, बट कैप लगाकर कि आप 10 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फ्लू गैसेस बोलेंगे कि अब मेरे पास जो बाकी एनर्जी है, बाकी हीट है, उसका करूं क्या? What do I do?
that remaining energy, remaining heat, what do I do of that? I don't know. Carnot is not going to allow you. So Carnot, my dear friends, has one more problem. And one last problem of Carnot, one big problem of Carnot is that there is unutilized energy of flue gases. One big drawback of Carnot is कि अगर आप one big drawback of Carnot is that there is unutilized there is unutilized heat. और इसलिए हमारी नई साइकिल बेटर है. इस नई साइकिल को कहते हैं रैंकाइन साइकिल. And therefore, the new cycle is better one, and this new cycle is known by the name Rankine cycle. मैं फिर से एक बार आपको बता दूं that Carnot better thermal efficiency produce करेगा रैंकाइन के कंपैरिजन में, but Carnot को लेकर तीन मेन प्रॉब्लम्स हैं. पहला, कंप्रेशन प्रोसेस में वर्क बहुत सारा, टरबाइन से मिलने वाले वर्क का एक सिग्निफिकेंट चंक आपको कंप्रेशन में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. फर्स्ट. सेकंड थिंग, दैट its compressor must be designed to handle liquid vapor mixture, क्योंकि आप वेपर डोम के बाहर जा नहीं सकते. वेपर डोम के बाहर गए तो हीट ट्रांसफर प्रोसेस आइसोथर्मल एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकेगा. आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली विद इन द वेपर डोम बिकॉज ऑफ फेज चेंज. फेज चेंज की वजह से आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर प्रोसेस सिर्फ वेपर डोम के अंदर ही एग्जीक्यूट किया जा सकता है. बाहर गए तो कार्नोट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा. इफ यू गो आउटसाइड द वेपर डोम, यू कैन नॉट इंप्लीमेंट कार्नोट practically, you cannot execute Carnot practically. My dear friends, three main problems of Carnot. First problem, three main problems of Carnot. First problem, it has a huge back work ratio. Second problem, it has its compressor must handle liquid vapor mixture, and either compressing devices are designed according to handling liquid pure or vapor pure. You can't design a device for handling both liquid and vapor since they have a different flow characteristic. दोनों के फ्लो बिहेवियर अलग अलग हैं. तो आप लिक्विड के लिए डिजाइन करोगे ब्लेड्स को, वेपर उनमें फिट नहीं होगा. आप वेपर के लिए डिजाइन करोगे कंप्रेसर ब्लेड्स को, लिक्विड उनमें फिट नहीं होगा. They have different flow characteristics, therefore inefficient compression process. तीसरा बड़ा ड्रॉबैक that flue gases के 200 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस जिस भी टेम्परेचर पर आप हीट ले रहे हो, उसके बाद उनकी बची हुई हीट का क्या होगा? ऐसे ही एनवायरनमेंट में फेंक दोगे. एक्सर्जी वेस्ट कर रहे हो आप. You are wasting a lot of exergy, my dear friends, lot of potential, lot of thermal potential, and therefore we adopt this new cycle. और इसलिए हम ये नई साइकिल अडॉप्ट करने वाले हैं. And therefore we adopt, I hope Nitish must have saved it, but still just to be on safe side, let me save it. इस नई, चलो ये सभी मिटा दो. इस नई साइकिल को अडॉप्ट करने वाले हैं. इस नई साइकिल की एफिशिएंसी लिखनी हो आपको कभी तो आप प्रोसेस समझ लो. एक दो प्रॉब्लम्स फाइनली करवाऊंगा, बट पहले सारी थ्योरी रैंकाइन साइकिल की खत्म कर दूंगा. आई विल फिनिश द होल थ्योरी फर्स्ट एंड देन वी विल गो अहेड फॉर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स. So on TS diagram, how do you represent Rankine cycle? On TS diagram, you represent Rankine cycle something like this, that you go to 1 and then you follow. एक टरबाइन में एक आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन फॉलो करोगे आप. In a turbine, you are going to follow isentropic expansion. ध्यान से समझियो, isentropic expansion, and उसके बाद फाइनली आप सबकूल्ड बना दोगे उसे. एंड ये ध्यान रखना, प्रेशर लाइंस लिक्विड रीजन में काफी कुछ वर्टिकल होती हैं. So this is going to be the pumping process. Now you come to this pressure
एंड देन आप फ्लू गैसेस के लो टेम्परेचर रेजिड्यू से हीट लोगे और फिर फ्लू गैसेस के हाई टेम्परेचर पार्ट से हीट लोगे। फ्लू गैसेस बोलेंगी कि मैंने फ्लू गैसेस बोलेंगी फ्लू गैसेस एक कांस्टेंट प्रेशर पे अपने हीट को लूज कर रही होंगी। They must be losing heat at constant pressure. So you are going to take heat from them. ये ध्यान रखना, दोनों को एक टीएस डायग्राम पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों अलग अलग नेचर हैं। तो ये वर्किंग फ्लूइड हो गया टीएस डायग्राम का, ये टीएस डायग्राम ऑफ वर्किंग फ्लूइड है और वो टीएस डायग्राम ऑफ कंबस्शन गैसेस है। The first one is representing the TS diagram of working fluid, that is steam inside the boiler. And second is representing combustion gases or flue gases. Combustion gases or flue gases. So, guys, try understanding that this part, you are taking the heat of combustion gases by staying at 200 डिग्री सेल्सियस। बाई स्टेइंग एट 200 डिग्री सेल्सियस तो फ्लू गैसेस कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें हीट दूंगा, मैं तुम्हें हीट दूंगा, मैं तुम्हें हीट दूंगा, मैं तुम्हें हीट दूंगा, और इस तरह से तुम 200 पर हो और मैं 600 पर हूं। यू आर एट 200 एंड आई एम एट 600, सो आई कैन गिव हीट टू यू, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। I can give heat to you, absolutely no problem. I can keep giving heat to you. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें हीट देता रहूंगा, कब तक? जब तक मैं भी 200 ना हो जाऊं। अब मैं 200 हो गया, कोई है जिसे 200 से नीचे हो और हीट चाहिए हो? Anybody out there who needs heat below 200? Then this part will come into the picture. Then this part will come into the picture कि आओ भाई, हम 200 से कम हैं और हीट चाहिए हमें। Then this part will come into the picture that yes, I do need heat from you guys. आपको लॉजिक समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। लॉजिक नहीं समझ में आया और भी अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी रैंकाइन साइकिल के बारे में इस तरह की डिटेल्स आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अनमैचेबल पर जानने को मिलेंगी। I hope you must have understood the logic, because these exclusive details you will know only on Unmatchable. Now, my dear friends, just in case if you are interested in calculating the back work ratio, and if you are interested in calculating the thermal efficiency, you can do so very simply. Thermal efficiency is going to become 1 minus heat rejected divided by heat added, 1 minus heat rejected divided by heat added. एक तरह से और लिख सकेंगे, वो भी बता दूंगा। Heat rejected is going to be H2 minus H3. Heat rejected is going to be H2 minus H3, and heat added is going to be H1 minus H4. H1 minus H4. H1 आपको मिल जाएगा Hg से बॉयलर प्रेशर पर Hg की मदद से आपको H1 मिल जाएगा, एंड H3 आपको मिल जाएगा HF से। H3 you will be getting by HF reading condenser pressure पे HF रीड करके आपको H3 मिल जाएगा। H4 और H2 कैसे कैलकुलेट करोगे? How you are going to calculate H4 and how you are going to calculate H2? ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा ऊपर और मैं कर सकता हूं, as I can see that there is a little space available. So yes, I can take it up to this point. Yes. बहुत ध्यान से समझिए। So people, we have H3 बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा और H1 बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। H2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? H2 कैलकुलेट करेंगे HF plus X multiplied by HFG
से किस प्रेशर पर? किस प्रेशर पर? कंडेंसर प्रेशर पर। एट व्हाट प्रेशर? एट द कंडेंसर प्रेशर। At the condenser pressure. And how do you calculate H4? How do you calculate H4? H4 you are going to calculate as H3 plus pump work. H4 you are going to calculate as H3 plus, H3 पहले ही मैं बता चुका हूं आपको, H3 plus pump work, unit pump work, specific pump work. यूनिट पंप वर्क, स्पेसिफिक पंप वर्क। दो चैलेंजेस आपके सामने आ गए अभी। देर आर टू चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। आपके सामने अब दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज है एक्स कैलकुलेट करना स्टेट 2 पर, एक चैलेंज है एक्स कैलकुलेट करना स्टेट 2 पर, एक चैलेंज है, ध्यान से समझियो, एक चैलेंज है एक्स कैलकुलेट करना स्टेट 2 पर और एक चैलेंज है पंप वर्क कैलकुलेट करना। There are two challenges that you now face. One challenge is to calculate x at state number 2 and another challenge is to calculate pump work. How do we face this challenge? By equating entropy at state 2 and state 1. State 2 पे entropy हो जाएगा SF plus x multiplied by SF plus x multiplied by SFG at condenser pressure and at condenser pressure and state 1 पर entropy हो जाएगा, state 1 पर entropy is going to be SG at boiler pressure. SG at boiler pressure. And pump work is another challenge. So how do you calculate pump work? Pump work you calculate, it's a adiabatic flow process. It's an adiabatic flow process. So adiabatic flow process में आप जानते हो वर्क डन होता है VDP, और क्योंकि पंप इज डीलिंग विद लिक्विड प्योरली, लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑलमोस्ट, लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को ऑलमोस्ट आप कांस्टेंट मान सकते हो। स्पेसिफिक वॉल्यूम कैन बी assumed almost at a constant value, and if I assume a specific volume at a constant value, आज के बाद से याद रख लो पंप वर्क कैलकुलेट करते समय आप सीधे सीधे इंटीग्रल VDP नहीं लिखोगे बल्कि सीधे सीधे V delta P लिख दोगे। Straight away you are going to write V delta P. This is how you can calculate thermal efficiency of Rankine cycle. अगर आपको सारी एंथैल्पीज दे दी जाए तब तो वो 1 मार्क प्रॉब्लम होगा, और अगर आपको ये HF और HG वैल्यूज दी जाएं और SF और SG वैल्यूज दी जाएं तो आप X कैलकुलेट करके आप H2 कैलकुलेट कर सकते हो, और पंप वर्क अगर बॉयलर प्रेशर कंडेंसर प्रेशर गिवन है तो पंप वर्क कैलकुलेट करके आप H4 कैलकुलेट कर सकते हो। सर ये V क्या लेंगे? पंप वर्क में जो V है वो क्या लेंगे? V3 या V4 में से कोई भी ले सकते हो, बट V3 लेना आसान है एज यू कैन सी, क्योंकि V3 आपको स्टीम टेबल से मिल जाएगा कंडेंसर प्रेशर पर। V3 या V4 में से कोई भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने माना है लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होने के कारण वॉल्यूम लगभग कांस्टेंट है। ये ध्यान रखना, एक्चुअली इट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नॉट आइसोकोरिक प्रोसेस। इट्स एन assumption here, ओके? एक्चुअली वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट मानना सिर्फ एक assumption है, एक अप्रोक्सीमेशन है, एक अप्रोक्सीमेशन है। सो V3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा P, क्या ही तो बात है। बहुत दिन से साइन नहीं किया मैंने। चलो, क्या हम सेटिस्फाइड हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेशर लाइंस डाइवर्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि प्रेशर लाइंस डाइवर्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, और क्योंकि जब आप पावर साइकिल्स की बात करते हो तो आप कहते हो गली में आज चांद निकला। जितना टेम्परेचर ऊपर 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 ऐड कर सको, as heat addition can be taken at higher temperature and heat rejection can be taken at lower temperature, उतना बेटर होगा।
इसलिए सैटिस्फाइड तो हम बिल्कुल नहीं हैं। रैंकाइन साइकिल के इम्प्रोवाइजेशंस देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी द इम्प्रोवाइजेशंस ऑफ रैंकाइन साइकिल। बी वेरी अटेंटिव प्लीज। हाँ, प्रॉब्लम्स सब एक साथ में देखेंगे। प्रॉब्लम्स वी विल सी इन वन स्ट्रोक। कूल। जो कार्नोट को अच्छे से समझ लिया उसके लिए आसान है। एग्जैक्टली। ओके 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 ओके। थर्मल सब्जेक्ट इज लव। एग्जैक्टली। Just the keyword, note it down and waited for 2 seconds, then move on. Simple. Okay, okay, okay. So I hope आपने रैंकाइन साइकिल को अच्छे से समझ लिया है. Now moving on to improvisations. Power Engineering 2.0 का तीसरा पार्ट. रैंकाइन साइकिल में फर्दर improvisations या modifications possible हैं. Improvisations or modifications are possible. And we'll see number of modifications one by one. सबसे पहला modification अगर कंडेंसर प्रेशर को रिड्यूस किया जाए क्या होगा? If I decide to reduce condenser pressure, what will happen? If I decide to reduce condenser pressure, what will happen? Numerical problems बहुत आसान होंगी, believe me, and we will solve one or two problems in one stroke. If I decide to reduce the condenser pressure, what will happen? Right now, this is the Rankine cycle. Right now, this is the Rankine cycle. This is 0.4, and this is 0.1, and this is 0.2, and this is 0.3, and this is 0.4. Right now, ये है Rankine cycle. Suppose मैंने condenser का pressure reduce कर दिया. I'm reducing the condenser pressure. I'm expanding the turbine में expansion थोड़ा और ज्यादा कर रहा हूं मैं. टर्बाइन में एक्सपेंशन थोड़ा और ज्यादा कर रहा हूं तो एक लो कंडेंसर प्रेशर तक जा रहा हूं मैं. नेचुरली फिर मुझे हीट रिजेक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा. देन आई विल हैव टू execute heat rejection here, and my dear friends, then pump work वाला process ऐसा जाएगा. Then the pump work process will go like this. So let's say this is 3 dash and let's say this is 4 dash. And extra heat addition आपको देना पड़ेगा. You'll have to give extra heat addition. Heat input बढ़ गया है. हीट इनपुट बढ़ गया है. कैसे बढ़ गया है वो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि पहले जो हीट ट्रांसफर प्रोसेस हीट इनपुट प्रोसेस के अंडर का एरिया था, पहले जो हीट ट्रांसफर प्रोसेस के हीट इनपुट प्रोसेस के अंडर का एरिया था, उसके कंपैरिजन में अब ये एक्स्ट्रा एरिया मिल गया है हमें. दिस एक्स्ट्रा एरिया वी हैव गॉट. सो हीट इनपुट बढ़ गया है. Heat output significantly कम हो गया है. Heat input has increased little bit, but heat rejection has significantly reduced. Heat rejection has significantly reduced. Heat rejection significantly reduce हुआ है. Heat rejection significantly reduced. Now heat rejection is this one. आप देख सकते हो कि हीट रिजेक्शन एरिया टॉप पर बहुत कम हुआ, लेफ्ट में थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि सैचुरेटेड लिक्विड लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है. टर्बाइन वर्क बढ़ा है. एग्जैक्टली. So my dear friends, heat rejection has reduced significantly. Heat addition तो थोड़ा सा बढ़ा है. Heat rejection has reduced significantly. Turbine work
has increased a little bit. क्योंकि ध्यान से समझियो, क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी होता है 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन, और क्यू इन बढ़ा तो थर्मल एफिशिएंसी, क्यू इन बढ़ा तो थर्मल एफिशिएंसी तो कम होना चाहिए था, बट क्यू आउट कम हो गया. Q out has reduced significantly, and if Q out has reduced significantly, that will have more dominating asar on thermal efficiency. Since Q out has reduced significantly, that will have more dominating effect on thermal efficiency. Thermal efficiency is going to increase. Thermal efficiency increase होने वाला है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है मॉइस्चर एट टरबाइन एग्जिट. एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है मॉइस्चर एट टरबाइन एग्जिट. मॉइस्चर एट टरबाइन एग्जिट. ध्यान से समझियो. मॉइस्चर एट टरबाइन एग्जिट. टरबाइन एग्जिट पे मॉइस्चर बढ़ता जाएगा अगर आपने टरबाइन एग्जिट पे मॉइस्चर बढ़ता जाएगा अगर आपने कंडेंसर प्रेशर को रिड्यूस कर दिया. इफ यू आर रिड्यूसिंग द कंडेंसर प्रेशर, देन पहले अगर क्वालिटी लाइन 0.9 पे आप फॉलो एग्जिट कर रहे थे टरबाइन में, देन अब आप जिस क्वालिटी लाइन पे एग्जिट कर रहे होगे, दैट क्वालिटी लाइन इज गोइंग टू बी 0.8. So now there is 20% moisture. Moisture at turbine exit will keep becoming more. या फिर आप कह सकते हो कि quality of vapor at exit of turbine will keep becoming less. Quality, और ये एक प्रॉब्लम है. This is a problem of इस थर्मल एफिशिएंसी को इस माध्यम से बढ़ाना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि टरबाइन में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता जाएगा. मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता जाएगा तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि इन वर्क इंटरैक्टिंग डिवाइसेस को या तो आप वेपर के हिसाब से डिजाइन करते हो या फिर आप लिक्विड के हिसाब से डिजाइन करते हो, और जब आप लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्सचर हैंडल करते हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है. These work producing or work consuming devices like compressor, like pump, like turbine, these devices are either designed according to vapor or they are designed according to liquid. And when you try handling both together, it becomes really problematic. Therefore, a lot of moisture present in turbine is not a very cool thing. Okay, condenser pressure reduce करने का ये होगा, कंडेंसर प्रेशर रिड्यूस करने का ये होगा इफेक्ट. दिस माय डियर फ्रेंड्स इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग कंडेंसर प्रेशर. ध्यान से समझियो. रिड्यूसिंग कंडेंसर प्रेशर हैज दीज इफेक्ट्स. अभी समझते हैं अगर बॉयलर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा. Now let us try understanding the second effect. And the second effect is, अगर boiler pressure बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा. Second effect is that if I decide increasing boiler pressure, what exactly will happen? चलो जी, तो boiler pressure बढ़ाएंगे. We are going to हाँ ठीक है. So we have this cycle available. Right now, we have this cycle available right now. Constant pressure heating in boiler, then isentropic expansion in turbine, then constant pressure, constant temperature cooling in condenser, and then isentropic compression in pump. आपने डिसाइड किया कि आप बॉयलर
प्रेशर बढ़ाने वाले हो। बॉयलर प्रेशर अगर आप बढ़ाने वाले हो तो पंप में आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर तक हीट करना होगा। इन द पंप यू विल हैव टू कंप्रेस अप टू मोर प्रेशर एंड देन इस बॉयलर के प्रेशर पर आपको आपको जाना होगा एंड देन आपको यहीं से रिटर्न मारना होगा। फ्रॉम हियर यू विल हैव टू रिटर्न। इट्स सो वेरी क्लियर दैट हीट इनपुट जो है वो उसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। डिपेंड करेगा कि बॉयलर प्रेशर में कितना कितना आपने इंक्रीज या डिक्रीज किया है। इट विल डिपेंड अपॉन, यू कांट कमेंट एनीथिंग अबाउट द हीट इनपुट। हीट इनपुट के बारे में आप कुछ खास कमेंट नहीं कर सकते हो। हीट इनपुट के बारे में आप कुछ खास कमेंट नहीं कर सकते हो। इट माइट इंक्रीज, माइट डिक्रीज, anything can happen. And what about it might increase, might decrease? क्यों? क्योंकि आप देखो ऑरेंज वाला पहले जो ऑरेंज वाला प्रोसेस है, फर्स्ट यू हैव दैट ऑरेंज वाला प्रोसेस, इन दैट एरिया इज मोर ऑन द राइट साइड एंड फाइनली दिस ब्लू वाला प्रोसेस, उसमें एरिया ये राइट साइड वाला तो कम हो गया ना। वो ब्लू वाले प्रोसेस में एरिया राइट साइड वाले में कम हो गया, राइट साइड वाले में कम हो गया तो ये ऊपर एरिया बढ़ गया है, ये इतना एरिया, this much area has increased. So you can't comment really. Again, boiler pressure increase करने में आपको एक ये भी रखना होगा, नहीं तो आप कोई कमेंट नहीं कर सकते unless you have some more conditions given. जब तक और भी कुछ कंडीशन ना दे दी जाए आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। So heat input, God knows. What about heat rejection? My dear friends, heat rejection has reduced. Heat rejection has reduced. एंड जब तक आपको हीट इनपुट बढ़ा या कम हुआ ये ना पता हो तब तक आप सिर्फ हीट रिजेक्शन के बेसिस पर ये नहीं पता कर सकते कि थर्मल एफिशिएंसी में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। यू कांट कमेंट ऑन इंक्रीज इन थर्मल एफिशिएंसी अनलेस यू along with हीट आउटपुट, हीट रिजेक्शन, आपको जानना होगा कि हीट एडिशन में क्या चेंजेस हुए। अदरवाइज यू कांट कमेंट। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। It can increase, it can decrease. One big drawback of increasing boiler pressure is turbine exit पे मॉइस्चर का कम हो जाना, सॉरी मॉइस्चर का बढ़ जाना, क्वालिटी का कम हो जाना। Moisture at turbine exit will be more, or you can say टरबाइन के एग्जिट पर क्वालिटी कम होती जाएगी, वेपर, ड्राई वेपर कम होती जाएगी और टरबाइंस को जब आप लिक्विड और वेपर का मिक्सचर हैंडल करने को कहोगे बहुत इनएफिशिएंट प्रोसेस हो जाएगा। इट विल बिकम अ वेरी इनएफिशिएंट प्रोसेस। कूल, it will become a very inefficient process. My dear friends, we move on. We move on to the third improvisation. Third improvisation is what? I'm so sorry. I'm not sure. Nitish. Piyush Lavania, currently at your machine design lectures, just came here to say thank you for such amazing conceptual lectures. I'm in third year, but gonna write 2023 gate. Helps a lot. पीयूष, मचाना जारी रहे और मचाना जारी रहेगा भी। क्या ही तो बात है।
हाँ, ओके, चलो 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 चलो, नेक्स्ट पे चलते हैं. Let's move on to the next improvisation, and the next improvisation, my dear friends, is that आप नोटिस करो अभी तक जितनी भी साइकिल्स बनाई मैंने, no matter how many cycles we have made, हम कभी सैचुरेटेड वेपर के आगे बॉयलर में नहीं गए. इन द बॉयलर वी हैव नेवर gone beyond saturated vapor. In the boiler we have never gone beyond saturated vapor. We return from here, and then we cry कि टरबाइन में लिक्विड वेपर मिक्सचर एक्सपैंड करने में प्रॉब्लम होगी. भाई तू क्यों एक्सपैंड कर रहा? फर्स्ट वी expand liquid vapor mixture, and then we say keep as much vapor as possible, liquid minimize please, because turbine blades cannot be designed to handle, can be designed efficiently only either to handle liquid phase or to handle vapor phase. टर्बाइन ब्लेड्स को या तो हम एक लिक्विड फेज को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए डिजाइन कर सकते हैं, या फिर वेपर फेज को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए डिजाइन कर सकते हैं. तो अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम बॉयलर में सुपरहीट करा दें, क्यों ना हम बॉयलर में सुपरहीट करा दें. Why should we not heat in the boiler a little more and then start expanding in turbine, then start expanding in turbine, okay, and then we come back. वर्क आउटपुट बहुत क्लियरली बढ़ गया है. हीट इनपुट के साथ साथ हीट आउटपुट भी बढ़ा है. हीट इनपुट के साथ साथ हीट आउटपुट भी बढ़ा है. 4 to 1 डैश तक अगर आप एरिया देखोगे टीएस डायग्राम का, तो हीट इनपुट पहले के कंपैरिजन में इतना ज्यादा हो गया है. हीट आउटपुट, हीट रिजेक्शन पहले के कंपैरिजन में इतना ज्यादा हो गया है. Heat rejection has increased by this lower rectangle. Heat addition has increased by this lower rectangle plus this upper trapezium. Heat addition has increased by this lower rectangle and that upper trapezium. That upper trapezium, this is called, this extra part of rectangle is called, this extra part of rectangle is, this extra part of rectangle, my dear friends, looks like the seeing of something. Therefore, people started calling it as superheat horn. ये किसी जानवर की सींग की तरह से दिखता है, इसलिए लोगों ने इसे superheat horn कहना शुरू किया. People started calling it superheat horn. So ध्यान से समझियो, there is some extra work of course available, and extra heat input भी, extra heat output भी, तीनों ही बढ़े हैं. नेटवर्क भी बढ़ा है, नेटवर्क भी बढ़ा है, and network has also increased, net heat input has also increased, and net heat output has also increased. All three have gone up. What about efficiency? What about efficiency? Heat inputs have gone up, heat output have gone up, net work have gone up. What about thermal efficiency? Have gone up. क्यों? क्योंकि जिस टेम्परेचर पर आपने हीट रिजेक्ट की है वो तो अनअफेक्टेड है, लेकिन जिस टेम्परेचर पर आपने हीट ऐड की है वो ज्यादा टेम्परेचर्स पर ऐड की है. तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ा दिया आपने, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ा दिया आपने. यू हैव रेज्ड मीन टेम्परेचर ऑफ
heat addition. But superheating has one even better advantage. ये सब तो एडवांटेजेस हैं ही, दैट मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ा दिया आपने, और आपने एफिशिएंसी बढ़ा दी, और आपने नेटवर्क आउटपुट बढ़ा दिया, आपने ज्यादा हीट दे डाली, बहुत अच्छी बात है. ऑल दीज थिंग्स आर कूल, ऑल दीज थिंग्स आर परफेक्ट. आइडियल रैंकाइन मतलब अभी तक जो कर रहे थे, अब ये इम्प्रोवाइज्ड रैंकाइन है. आइडियल रैंकाइन मतलब सैचुरेटेड पे खत्म करो, जो बार 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 हम बनाते आए हैं. 4-2 जो ऑरेंज से बार बार हमने बनाया है, रिपीटेडली आई हैव बीन मेकिंग इट बाय ऑरेंज कलर, दैट वाज आइडियल रैंकाइन, बेसिक रैंकाइन. बेसिकली आइडियल का मतलब यहां पर बेसिक से है, कि पहले आप एक बेसिक स्टैंडर्ड रैंकाइन कह लो उसे, आइडियल रैंकाइन कहने के बजाय. कॉल इट स्टैंडर्ड रैंकाइन साइकिल. हाँ, आइडियल वर्ड को यूज कर लेगा तो अपन क्या कर सकते हैं, but it's basically the standard. One main advantage of this superheating effect is that exit per moisture content कम होता जाएगा. एग्जिट पर मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाएगा. अगर पहले साइकिल में टरबाइन पे एग्जिट हो रही थी 0.8 क्वालिटी के साथ, तो अब टरबाइन पे एग्जिट हो रही होगी 0.9 क्वालिटी के साथ. इफ द एग्जिट वाज हैपनिंग विद 0.8 क्वालिटी, then now the exit must be happening with 0.9 quality. Now the exit will be happening with 0.9 quality, and this is one big advantage of superheating. Superheat करने का ये एक बड़ा एडवांटेज है, that टरबाइन एग्जिट पर क्वालिटी इंप्रूव होगी, या फिर आप कह सकते हो मॉइस्चर एट टरबाइन एग्जिट रिड्यूस होगा. मॉइस्चर एट टरबाइन एग्जिट रिड्यूस होगा. Cool. So you have everything that was needed. सुपर हीटिंग के सारे इफेक्ट के बारे में आपने समझ लिया. बस एक लास्ट बात, सुपर हीटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन कर ही नहीं सकते एक लिमिट से ज्यादा. क्यों कर ही नहीं सकते एक लिमिट से ज्यादा? क्योंकि मेटलर्जिकल कंडीशंस कहती हैं कि एक लिमिट के ऊपर अगर आप सुपर हीट करोगे तो टरबाइन की ब्लेड भी स्टीम के साथ एक्सपैंड होगी. बॉयलर के पाइप्स भी स्टीम के साथ एक्सपैंड होंगे. कि तुम लिक्विड या वेपर बनकर बहते रहते हो, मुझे जलन होती है, आज तो मैं भी पानी बन के मुझको बहने दे. तो एक लिमिट के ऊपर आप टेम्परेचर नहीं ले जा सकते. सो सुपर हीटिंग का जो एडवांटेज है वो आप एक लिमिट तक ही ले सकते हो. यू कैन टेक दैट एडवांटेज ओनली अप टू अ लिमिट. ध्यान से समझियो. सुपर हीट हॉर्न को यहां ले जाओ पहले. हाँ. इस बिल्ले को यहां ले जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं इसी पेज पर आपको दूसरा इफेक्ट भी दिखा दूं. I would show the second effect to you on this page itself. बढ़िया. So superheating is actually not having any if and but. Superheating is actually a good tool. It's going to just give you a lot of good things. आपको ये बहुत अच्छी चीजें देने वाला है, क्योंकि प्रेशर लाइंस एक दूसरे से दूर डाइवर्ट होते रहते हैं. इसलिए सुपर हीटिंग ने आपको हेल्प की कि एक्सपेंशन प्रोसेस को जितना दूर ले जा सकते हो उतना दूर ले जाओ. एक्सपेंशन प्रोसेस को जितना दूर ले जा सकते हो उतना दूर ले जाओ.
एक्सपेंशन प्रोसेस को जितना दूर ले जा सकते हो उतना दूर ले जाओ। प्रेशर लाइंस डाइवर्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, सो एक्सपेंशन प्रोसेस को जितना दूर ले जा सकते हो उतना दूर ले जाओ। Since pressure lines divert away from each other, keep taking expansion process as much to the right side as possible. Keep taking expansion process as much to the right side as possible. जितना ज्यादा से ज्यादा आप राइट साइड में ले जा सकते हो एक्सपेंशन प्रोसेस को, उतना ज्यादा से ज्यादा आप राइट साइड में लेके जाओ एक्सपेंशन प्रोसेस को। बट एक लिमिट के बियॉन्ड आप ये काम नहीं कर सकते, और वो है मैक्सिमम टेम्परेचर अलाउड। एक लिमिट के बियॉन्ड आप ये काम नहीं कर सकते, आप जानते हो। और इसलिए लोगों ने डिसाइड किया कि एक्सपेंशन प्रोसेस को मुझे राइट में ले जाना है, और तुम्हारा ये टी मैक्स मुझे ऐसा करने से मना कर रहा है। तुम्हारा ये टी मैक्स मुझे ऐसा करने से मना कर रहा है कि अब इसके बियॉन्ड तुम नहीं जा सकते। लोगों ने कहा जाएंगे तो साहब, जाएंगे तो कैसे जाएंगे? एक टरबाइन में एक्सपैंड करेंगे और फिर सेम अलाउड मैक्सिमम टेम्परेचर तक फिर से बॉयलर में ले जाकर हीट करेंगे सेम अलाउड मैक्सिमम टेम्परेचर तक। और उसके बाद दूसरी टरबाइन में और राइट साइड में जाकर एक्सपैंड करेंगे। इन अनदर टरबाइन वी आर गोइंग टू एक्सपैंड by moving more to the right sides, by moving more to the right side. By the way, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा है साइकिल को, ये सब देख रहे हैं। पंप बैठा देख रहा है कि अच्छा उधर तो खेला हो गया। पंप बैठा देख रहा है। And then 4, 2, 1, and then my dear friends, 1 to 2 आप सीधे जाते, बट अब आपने डिसाइड किया कि ना, पहले मैं इसको एक टरबाइन में एक्सपैंड करवाऊंगा, फिर मैं सिर्फ क्योंकि मैं एक्सपेंशन को राइट साइड में शिफ्ट करना चाहता हूं, आई प्रेशर लाइंस डाइवर्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड इसलिए मैं एक्सपेंशन प्रोसेस को राइट साइड में शिफ्ट करना चाहता हूं। आई वांट टू शिफ्ट एक्सपेंशन प्रोसेस टू द राइट साइड एज मच एज पॉसिबल, एंड देयरफॉर मैं इसको फिर से बॉयलर में ले जाकर फिर से हीट प्रदान करूंगा। आई एम गोइंग टू गिव इट heat once again into the boiler, and then एक दूसरी टरबाइन में expand करूंगा। My dear friends, it's so very clear that अगर आपने सीधे एग्जीक्यूट किया होता तो वर्क डन होता H1 माइनस HA एंड HA माइनस H2, लेकिन अब जो टरबाइन में वर्क आपको मिल रहा है दोनों टरबाइन्स में मिला के, वो पहली टरबाइन में है H1 माइनस HA और दूसरी टरबाइन में है HB माइनस H2 डैश। HB माइनस H2 डैश इज मोर देन HA माइनस H2। H1 माइनस HA तो बराबर है, H1 माइनस HA is actually equal, but HB minus H2 dash is actually more than the HA minus H2 thing. HA माइनस H2 से ज्यादा होगा HB माइनस H2 डैश, क्योंकि प्रेशर लाइंस डाइवर्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, और इसलिए इस इफेक्ट के, इस पूरी इंजीनियरिंग के फलस्वरूप the result of this whole engineering is going to be to increase the network. टरबाइन वर्क बढ़ेगा, और इसलिए क्योंकि पंप वर्क अनअफेक्टेड है इसलिए नेटवर्क बढ़ेगा, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ एडिंग मोर हीट। एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ एडिंग मोर हीट। एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ एडिंग मोर हीट। एट द कॉस्ट ऑफ एडिंग a lot of more heat at some intermediate pressure in superheated region. Superheated region में किसी इंटरमीडिएट प्रेशर पर a lot of heat has been added, तो ये तो जरूरी नहीं है कि थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगी,
क्यों? क्योंकि इनपुट बढ़ाकर आउटपुट बढ़ाना, इसमें कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। अगर इंटरमीडिएट अगर इंटरमीडिएट प्रेशर जिस पर आप रीहीटिंग कर रहे, वो इंटरमीडिएट प्रेशर बॉयलर प्रेशर के बहुत क्लोज रखा जाए, if it is kept very close to boiler pressure, then mean temperature of heat addition बढ़ेगा और थर्मल एफिशिएंसी रीहीटिंग की वजह से बढ़ेगी। बट अगर आपने इंटरमीडिएट प्रेशर बॉयलर प्रेशर से बहुत नीचे चुना है, तो जो आप दूसरे स्टेज में हीटिंग कर रहे हो, दैट सेकंड स्टेज हीटिंग इज नॉट हैपनिंग एट हाई टेम्परेचर्स, दैट सेकंड स्टेज heating is not happening at high temperatures, that second stage heating is happening at lower temperatures, and the efficiency might even decrease, क्योंकि आपने हीट ऐड करके वर्क बढ़ाया है, तो डिपेंड करेगा कि क्वालिटेटिव हीट ऐड की है या फिर डिग्रेडेड हीट ऐड की है। माय डियर फ्रेंड्स, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ भी सकती है, थर्मल एफिशिएंसी कम भी हो सकती है, थर्मल एफिशिएंसी अनचेंज्ड भी हो सकती है। थर्मल एफिशिएंसी may remain unchanged, may increase, may decrease। कूल? थर्मल एफिशिएंसी जरूरी नहीं है कि बढ़ेगा। हाँ, रीहीटिंग का एक एडवांटेज जरूर है, रीहीटिंग का एक एडवांटेज जरूर है, और वो एडवांटेज है क्वालिटी एट टरबाइन एग्जिट will certainly improve always। Of course, जब सुपर हीटेड में चले गए तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन इफ यू कंक्लूड ओवरऑल, लंच करके आएंगे और कंप्लीट करेंगे इस जर्नी का दूसरा पार्ट। We go for lunch break। I just need to click on stop streaming, that's it। पहले मैं लिख दूं, है ना? अभी हुआ है 1:35, 1:50 पे। क्लास resumes at 1:50। परफेक्ट। अपना ये आसियां, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सब टुकड़ा चांद का। हेलो पीपल, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम 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 बैक। तो अभी तक आपने देखा कि सुपर हीट एक बढ़िया सॉल्यूशन है, रीहीटिंग एक बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कि रीहीट प्रेशर आप कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आप रीहीट प्रेशर यूज कर रहे हो बॉयलर प्रेशर के बहुत क्लोज, तो आप जो एक्स्ट्रा हीट ऐड कर रहे हैं, ये हाई टेम्परेचर्स पर ऐड कर रहे हैं, और इस हाई टेम्परेचर पर ऐड की हुई हीट के कारण आपको इस हाई टेम्परेचर पर ऐड की हुई हीट के कारण आपको एडवांटेज मिलेगा। बट अगर आप इंटरमीडिएट प्रेशर जिस पर आप रीहीटिंग कर रहे हो, उस रीहीटिंग वाले प्रेशर को बहुत नीचे रखते हो, तो आप जो एक्स्ट्रा हीट ऐड कर रहे हो वो
रिलेटिवली लो टेम्परेचर्स पर ऐड कर रहे होगे और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन उतना नहीं बढ़ेगा और इसलिए यू आर नॉट गोइंग टू गेट एफिशिएंसी इंक्रीजिंग। रीहीटिंग स्टैंड अलोन उतना बड़ा एडवांटेज नहीं है, लेकिन रीहीटिंग को एक एक दूसरे एडवांटेज के साथ अगर क्लब कर दिया जाए और वो लास्ट एक दूसरे इम्प्रोवाइजेशन के साथ अगर क्लब कर दिया जाए तो रीहीटिंग बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा improvisation है। Reheating is a big improvisation if it is clubbed with another improvisation. And what is that another improvisation? Let's understand. समझने की कोशिश करते हैं वो अगला लास्ट इम्प्रोवाइजेशन क्या है। अभी तक आपने देखा बॉयलर प्रेशर को, कंडेंसर प्रेशर को रिड्यूस करने का इफेक्ट। अभी तक आपने देखा बॉयलर प्रेशर को बढ़ाने का इफेक्ट। अभी तक आपने देखा बॉयलर प्रेशर को बढ़ाने का इफेक्ट। अभी तक आपने देखा सुपर हीटिंग इन बॉयलर का इफेक्ट। सो फार वी हैव सीन द इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग इन बॉयलर। सो सुपर हीट कर सकते हो आप। सुपर हीट इज super cool thing. And then we have seen the effect of reheating. Reheating भी देख चुके हैं हम लोग। रीहीटिंग भी देख चुके हैं हम लोग। अब चलते हैं दोस्त एक लास्ट सेटअप पर। एंड ये लास्ट सेटअप मस्त है। दिस लास्ट सेटअप इज एक्चुअली मस्त। What is this last setup? This last setup is that बॉयलर में आपने हीटिंग की एंड बॉयलर में हीटिंग करने के बाद बॉयलर में आपने हीटिंग की एंड बॉयलर में आपने एम डॉट मास फ्लो रेट को हीट किया। एम डॉट मास फ्लो रेट को आप टरबाइन में एक्सपैंड होने दें। एम डॉट मास फ्लो रेट को आप टरबाइन में एक्सपैंड होने दें एंड बीच में टरबाइन को दो स्टेजेस में सपोज आपने डिजाइन किया है। बीच में आप एक सर्टेन इसका परसेंटेज लेट्स से लैम्डा एम डॉट आप बाहर निकाल लें एंड यहां पर 1 माइनस लैम्डा एम डॉट को आगे टरबाइन में एक्सपैंड होने दें। 4 दिनों का प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। यहां से दोनों सेपरेट हो गए, यहां से दोनों जुदा हो गए। लैम्डा एम डॉट को आपने स्टेज 1 तक पूरे एम डॉट को एक्सपैंड कराया और उसके बाद आपने लैम्डा एम डॉट को अलग कर लिया और बाकी 1 माइनस लैम्डा एम डॉट को फर्दर एक्सपैंड होने दिया। एंड दैट 1 माइनस लैम्डा एम डॉट गोज टू कंडेंसर। दैट 1 माइनस lambda m dot goes to condenser, rejects the heat। ये ध्यान रखना। अब कंडेंसर में कौन जा रहा? कंडेंसर में जा रहा 1 minus lambda m dot। Who is going to condenser? 1 minus lambda m dot is going to the condenser। 1 minus lambda m dot is going to the condenser। And then my dear friends, we install a pump। We install a pump and by installing a pump इसको हम सैचुरेटेड लिक्विड बना देंगे। यहाँ पर वी आर गोइंग टू मेक दिस, कन्वर्ट दिस इनटू द सैचुरेटेड लिक्विड और उसके बाद एक पंप के थ्रू बॉयलर प्रेशर तक नहीं कॉम्प्रेस करेंगे, किसी इंटरमीडिएट प्रेशर वैल्यू तक कॉम्प्रेस करेंगे। Using a pump, we are not going to compress it up to certain boiler pressure level. Boiler is operating at one pressure. Boiler is operating at one pressure value, at high pressure value. Boiler is operating at high. अरे बन जा यार। Boiler is operating at high pressure value and condenser is operating at low pressure value. And ये जो बीच में आपने certain mass you have taken out,
ये एक इंटरमीडिएट प्रेशर पर लिया गया था. This has been taken out at some intermediate pressure. This has been taken out at some intermediate pressure. इस पंप से भी आप उसी intermediate pressure तक पहुंचाएंगे. Using this pump also, you are going to compress the subcooled liquid up to that intermediate pressure. And उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आप उसी इंटरमीडिएट प्रेशर पर, जिस इंटरमीडिएट प्रेशर पर आपने टरबाइन से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टीम को विथड्रॉ किया था, उसी प्रेशर तक पंप से सबकूल लिक्विड को आप रेज करेंगे और उसके बाद एक इंसुलेटेड चैम्बर में ले जाकर दोनों को एक कॉमन प्रेशर पर एक इंसुलेटेड चैम्बर में दोनों को मिक्स करेंगे और बैकग्राउंड में बजेगा कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले, कब के बिछड़े हुए हम. इसी इंटरमीडिएट प्रेशर पर इधर से आता हुआ 1 माइनस लैम्डा एम डॉट और इधर से आता हुआ लैम्डा एम डॉट, इधर से आता हुआ 1 माइनस लैम्डा एम डॉट और दूसरी तरफ से आता हुआ लैम्डा एम डॉट, दोनों वापस एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, दोनों फिर से मिलकर एम डॉट बन जाएंगे. फिर इस इंटरमीडिएट प्रेशर से बॉयलर तक के प्रेशर को रेज करने के लिए, फ्रॉम दिस इंटरमीडिएट प्रेशर टू बॉयलर प्रेशर, रेजिंग दिस विल बी अचीव्ड बाय अनदर पंप. इस एक इम्प्रूवमेंट को कहते हैं रीजनरेटिव साइकिल. दिस इज कॉल्ड बाय द नेम रीजनरेटिव साइकिल. ओके, सो ये है रीजनरेशन. तो लंच के बाद 6-7 विकेट गिर गए. हाँ, 6 to 7 wickets are down after lunch. सही है. आज 6 PM से 2 क्लास होगा. हाँ, 6 to 8, फिर 8:30 to great connection between superheat and reheat. Things have been evolved like that only. ध्यान से समझिए, इसे कहते हैं रीजनरेशन. How does this look like on TS diagram? On TS diagram, it looks something like this. On TS diagram, it looks something like this. That you start from, अब आप सुपरहीट कर ही सकते हो. सुपरहीट करते किसी इंटरमीडिएट प्रेशर पर, ये तो बॉयलर प्रेशर है. दिस इज बॉयलर प्रेशर. अच्छा, दिस इज नॉट विजिबल, आई एम सो सॉरी. पहले तो आप इसको ऐसे कीजिए, उसके बाद तिवारी जी आप थोड़े छोटे होइए तो. हाँ, बढ़िया. कूल. तो आपने एक इंटरमीडिएट प्रेशर तक एक्सपैंड किया. यू एक्सपैंडेड अप टू सम इंटरमीडिएट प्रेशर. ध्यान से समझिए. सो दिस इज द बॉयलर प्रेशर and then there is some intermediate pressure, then there is some intermediate pressure, and then there is some condenser pressure. Here we have this condenser pressure. This is intermediate pressure. Intermediate pressure तक आपने m dot को ही expand किया टरबाइन के एक स्टेज में, बट यहां से आपने इंटरमीडिएट प्रेशर पर आपने लैम्डा m dot विड्रॉ कर लिया और 1 माइनस लैम्डा एम डॉट को आगे जाने दिया. You allow 1 minus lambda m dot to go further,
and that 1 minus lambda m dot is flowing through condenser. That 1 minus lambda m dot is flowing through condenser. सर वो lambda m dot जो निकाला था वो क्या कर रहा है? वेट भाई, वेट अपने साथी से वो बिछड़ गया है और इसलिए वो वेट कर रहा है. That lambda m dot which we have withdrawn from turbine, that's essentially waiting at A. A पर वो वेट कर रहा है. गाते हुए ओके. उसके बाद ये 1 माइनस लैम्डा एम डॉट को हमने कंडेंसर प्रेशर से इंटरमीडिएट प्रेशर पर पंप किया. इंटरमीडिएट प्रेशर पर पंप किया एंड दैट्स माय डियर फ्रेंड्स, that's going to be the point C. That's going to be the point C. So at A, some steam has been withdrawn at A, and at C, pump also makes remaining steam available at the same pressure. अब एक सबकूल्ड लिक्विड का एक सुपरहीटेड वेपर से मिलन कराएंगे हम लोग. एक सबकूल्ड लिक्विड का एक सुपरहीटेड वेपर से मिलन कराएंगे एंड सबकूल्ड लिक्विड धीरे 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 टेम्परेचर्स गेन करेगा. सुपरहीटेड वेपर धीरे 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 टेम्परेचर रिड्यूस करते हुए उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट होगा. अगर लैम्डा की वैल्यू सुटेबली चूज की जाए तो दोनों का रिजल्टेंट, अगर लैम्डा की वैल्यू सुटेबली चूज की जाए तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, which is point B, my dear friends, that point B is going to be saturated liquid state. If we select the lambda value in an appropriate manner, then the state B, which is obtained by mixing subcooled liquid after pump process after condenser, कंडेंसर के बाद जो पंपिंग होकर आया है 1 माइनस लैम्डा एम डॉट और जो लैम्डा एम डॉट हमने टरबाइन से निकाला था, दोनों मिलकर एक सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट होकर निकलेंगे. नेचुरली उसके बाद हमें एक और पंपिंग प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी. नेचुरली वी नीड वन मोर पंपिंग प्रोसेस टू रेज द प्रेशर अप टू बॉयलर प्रेशर, टू रेज द प्रेशर अप टू बॉयलर प्रेशर. फाइनली हम पहुंच चुके हैं 4 पर. And my dear friends, the cycle repeats 4 to 1 boiler process, 1 to A full expansion, A to 2 only 90% steam expanding, 10% has been withdrawn. 10% मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10-90 जरूरी नहीं है. फिर रिमेनिंग वो 90% कंडेंसर में कूल होगा एंड फिर रिमेनिंग 90% कंडेंसर में कूल होगा एंड वो 90% पंप होगा. वो 90% ही फिर मिक्स किया जाएगा इस 10% में जो यहाँ से आपने निकाला था. मैं इसको एक अलग कलर दे देता हूँ सो दैट ये पता रहे कि ये पूरा ये यहाँ से जो आपने विड्रॉ किया है, इसको यहाँ पंप से जो भी 1 माइनस लैम्डा एम डॉट अवेलेबल है, दोनों मिक्स हुए हैं और दोनों मिक्स होने के बाद रिजल्ट बना है सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट. सुपरहीटेड वेपर एंड सबकूल्ड लिक्विड दोनों मिले और रिजल्ट इज सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट एट B. This whole thing is happening in a device called open feed water heater. This whole thing is happening in a device called open feed water heater. My dear friends, real practical power plants might use more than 5, 6, 7, 8 open feed water heaters. Real practical power plants might use more than 7, 8 open feed water heaters. You just expand in turbine and then take 5% steam out and then take another 5% steam out and then take another 5% steam out and then expand remaining 85%. इस remaining 85% को
इस रिमेनिंग 85% को 5% यहाँ ज्वाइन करेगा, उसके बाद इस 90% को फर्दर 5% यहाँ ज्वाइन करेगा, उसके बाद इस 95% को फर्दर 5% यहाँ ज्वाइन करेगा, और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों फाइनली एक पंप लगाकर, एक छोटा सा पंप लगाकर हम उसको बॉयलर प्रेशर पर पहुंचा देंगे। मोटा आदमी डांस करते हुए कितनी कलाकारियां दिखा रहा है। मोटा आदमी वेपर डोम में जब कांस्टेंट प्रेशर लाइंस ड्रॉ करते हो आप, तो एक्चुअली एक मोटा आदमी डांस कर रहा होता है। A fat person is dancing, and there are so much innovation that can be done. My dear friends, इसको करने का फायदा क्या हुआ? इसको करने का फायदा ये हुआ कि आपने बिना एक्सटर्नल हीट बढ़ाए, बिना एक्सटर्नल हीट बढ़ाए, ध्यान से समझियो, वेरी इनोवेटिव, वेरी स्मार्ट। अगर आप ये अगर आप ये इनोवेशन ना करते, तो आप एक सर्टेन पार्ट ऑफ हीट बॉयलर में ऐड कर रहे होते लो टेम्परेचर्स पर। If this regenerative process was not brought into the picture, then you must have been adding that extra heat. Extra heat add करना problem नहीं है, low temperatures पर add करना problem है। Initial heat in the boiler is added at a very low temperature. My dear friends, with regeneration, you very clearly eliminate this part, and you are adding heat only at higher temperatures. More and more and more and more regenerative stages, and you add heat almost at constant temperature, like Carnot. Of course, superheating अलग है। कम से कम वेपर डोम के नीचे जो वेरिएबल टेम्परेचर पर हीट ऐड की जा रही थी, उसे आपने एलिमिनेट कर दिया। The heat that was added at variable temperature at below saturation temperature, यानी early stage of boiler, that part of heat addition has been eliminated. Heat addition का वो part eliminate किया जा चुका है, heat addition का वो part delete किया जा चुका है। Mean temperature of heat addition बढ़ जाता है, और heat addition itself कम हो जाता है। लेकिन heat addition कम होना उतना प्रॉब्लम की बात नहीं है। हीट एडिशन कम देना पड़ रहा है आपको लगभग सिमिलर वर्क के लिए, हालांकि वर्क थोड़ा बहुत कम हुआ है एक्चुअली। Frankly speaking, the work has reduced a little bit, but there is still win-win situation. Still हमारे लिए ये win-win situation है। इसको बना ही रहने देते हैं, so that you will know। यहां पर लिख देता हूं मैं, इसको भी हटा दो। ध्यान से समझियो guys, be attentive, हाँ। that heat addition कम हुआ है। क्यों? क्योंकि साइकिल का ही एक पार्ट साइकिल के दूसरे पार्ट को हीट सप्लाई कर रहा है। बाहर से थोड़ी ना आपने फ्यूल जला के दिया। आप कह सकते हो कि सर C2B हीटिंग प्रोसेस है। यस, C2B इज हीटिंग प्रोसेस, बट दैट C2B इज म्यूचुअल। उसमें आपको बाहर से कोई हीट नहीं देनी पड़ी। सो एक्सटर्नल हीट इनपुट कम हुआ है, हीट आउटपुट भी कम हुआ है। क्यों? एरिया तो नहीं कम हुआ, बट पहले m डॉट मास फ्लो रेट कंडेंसर के थ्रू फ्लो कर रहा होता, अब 1 माइनस लैम्डा m डॉट फ्लो कर रहा है। नाउ थ्रू कंडेंसर
1 minus lambda m dot is flowing, and therefore heat output also has reduced. My dear friends, net work output has gone down a little bit. क्यों? क्योंकि पहले पूरा एम डॉट टरबाइन में एक्सपैंड हो रहा होता, अब आप 90% टरबाइन में एक्सपैंड करते हो, रिमेनिंग पार्ट में बाकी 10% विड्रॉ कर लेते हो. सो यू एक्सपैंड 100% and then you withdraw 5% and then you expand 95% and then further withdraw 5% and then you expand only 0.9 kilogram per second, further 5%, and then you expand only 0.85 kilogram per second. So टरबाइन में वर्क लगातार कम किया है आपने, बट ये सब करने के बावजूद थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगा. Thermal efficiency is still going to be more. Why? Because mean temperature of heat addition has been increased. Mean temperature of heat addition has been increased. जो आप heat पहले ऐड करते वो आपने लो टेम्परेचर्स पर ऐड की होती, वो लो टेम्परेचर वाली हीट को आपने कर्टेल कर दिया है. यू हैव कर्टेल्ड दैट लो टेम्परेचर वाला हीट. What about X at turbine exit? It remains unaffected. अगर आपको कभी कोई पूछ ले कि रीजनरेशन के कारण एफिशिएंसी क्यों बढ़ती है, आप बोलोगे दो मेन कारण हैं. एक हीट रिजेक्शन का रिड्यूस होना और दूसरा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन का बढ़ जाना. Efficiency certainly increases, definitely increases, absolutely increases. And two main reasons are, number one, heat rejection reducing. Number two, mean temperature of heat addition rising. मीन टेम्परेचर हीट एडिशन का राइज होता है. मेरे प्यारे दोस्तों, इस सेटअप को, इस इम्प्रोवाइजेशन को, इस मॉडिफिकेशन को कहते हैं रैंकाइन साइकिल विद रीजनरेशन. आपने एक चीज देखी, कोई एनालिसिस, कोई फॉर्मूला, कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि साहब स्टीम टेबल की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा. आपने एक चीज देखी, पूरी रैंकाइन साइकिल का एक एक चप्पा हमने खत्म किया, एक एक पार्ट हमने खत्म किया, और इन द होल रैंकाइन साइकिल वी डोंट रियली हैव एनी फॉर्मूला, एनालिसिस, ब्ला 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 ब्ला, नथिंग. हाँ, ये ध्यान रखना दैट स्टीम टेबल देखनी आनी चाहिए. थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत की थी मैंने आपको स्टीम टेबल और प्योर सब्सटेंसेस पे मास्टरी हासिल करवा के. आई मेड यू अ मास्टर substances and a master at pure substances and steam tables when I started thermodynamics, the very first day of basic thermodynamics. If you have noted things down, we'll try solving one or two problems. If you have noted things down, exactly. If we have so many stages present, then it approaches Carnot. बाकी सब जिससे अंत करते हैं हमने वहां से शुरुआत की है. एग्जैक्टली. मेरे हिसाब से अगर मैं इसको ड्रैग करूं यहां, ना 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 ना, मे बी वो पिछले प्लेटफॉर्म पर खुद को फर्स्ट क्वाड्रेंट के टॉप पर देखते देखते इट हैज बिकम अ साइकोलॉजिकल थिंग. प्रॉब्लम नंबर 1.
Boiler pressure is given. Condenser pressure is given. One, two, 3C, 4C, 1. ये है कार नॉट। दुनिया की कोई कार का इंजन जिस साइकिल की एफिशिएंसी को नॉट अचीव कर सके, वो कार नॉट। 1 to 2 to 3C to 4C to 1. And then there is Rankine. 1 to 2 to 3 to 4. Boiler pressure is given. Condenser pressure is given. आपने कैलकुलेट करना है कारनॉट की एफिशिएंसी और आपने कैलकुलेट करना है रैंकाइन की एफिशिएंसी। आपने कैलकुलेट करना है कारनॉट का बैकवर्क रेशियो। You have to calculate Carnot backwork ratio, and you have to calculate Rankine backwork ratio. You have to calculate Rankine backwork ratio. Of course, I'm just going to tell you that readable values तक कैसे पहुंचोगे। उसके बाद वैल्यूज रीड करना आपका काम है। एक्चुअली एग्जाम में आपको वैल्यूज गिवन होंगी। इन द एग्जाम दे आर गोइंग टू गिव यू द वैल्यूज। ओके, सो एग्जाम में वैल्यूज गिवन होंगी, इसलिए मैं सीधे आपको वैल्यूज के टर्म्स में लेकर आ जाऊंगा। तो कारनॉट एफिशिएंसी इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू 1 माइनस saturation temperature corresponding to condenser pressure and saturation temperature corresponding to condenser pressure and saturation temperature corresponding to boiler pressure. आ गए हम स्टीम टेबल की रीडेबल वैल्यूज पे? यस। So this value can be read from steam table. This value can be read from steam table. जैसे ही हम उन वैल्यूज पर पहुंच जाएंगे जो स्टीम टेबल से रीड की जा सके, हम बोलेंगे कि ये अचीवेबल है। Rankine efficiency, how you are going to find out? Rankine efficiency, people. Rankine efficiency is going to become 1 minus Qo dot divided by Qi dot. 1 minus Qo dot divided by Qi dot. ध्यान से समझियो। 1 minus Qo dot divided by Qi dot. Now Qo dot can be written as H2 minus H3. Qo dot can be written as H2 minus H3, and Qi dot can be written as H1 minus H4. H1 minus H4. जहां तक H1 का सवाल है, H1 आसान है। H2 को हम लिखने वाले हैं, कंडेंसर प्रेशर को नाम दे दूं मैं P2 एंड बॉयलर प्रेशर को नाम दे दूं P1, सो दैट मुझे बार बार वो BOI और COND ना लिखना पड़े। So H2 can be written as HF plus X HFG, HF plus X HFG at condenser pressure. H3 can be written as HF at condenser pressure. HF at condenser pressure. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। And H1 can be written as Hg at boiler pressure. H1 can be written as Hg
at boiler pressure. H4 can be written as H3 plus pump work. H3 plus pump work. ये नोटिस करना कि जब तक रीजनरेशन नहीं आएगा तब तक आपको मास फ्लो रेट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम मास फ्लो रेट पूरी साइकिल में प्रेजेंट है, इसलिए वो हमेशा कैंसिल होता रहेगा रेशियोज में. Whenever you are calculating a ratio, mass flow rate will keep cancelling out. Unless you are going to deal with regenerative cycle, mass flow rate is not really going to disturb your calculations. Now, there are two villains here. There are two villains here. One villain is X, another villain is pump work. One villain is X, another villain is pump work. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. People, HF at P2 and HF at P2 is going to get cancelled, and बहुत ध्यान से समझियो please, हाँ. Be very attentive. And efficiency Rankine के लिए मिल जाएगा मुझे. For Rankine, I'm going to get the efficiency value. For Rankine, I'm going to get the efficiency value simply 1 minus X at 2 multiplied by HFG at 2. State 2 पे dryness fraction. State 2 पे dryness fraction multiplied by HFG. HFG कौन से pressure का? P2 pressure का. HFG of P2 pressure divided by what is there in denominator? What is there in denominator? In the denominator I have HG at boiler pressure minus H3 is nothing but HF at condenser pressure, and minus again pump work can be written as VF at condenser pressure, VF at condenser pressure, and boiler pressure or condenser pressure का difference. Boiler pressure and condenser pressure का difference. Just one more villain and we are done with this, and that is X2. How do I eliminate X2 from here? कैसे X2 eliminate करेंगे बेटा यहाँ से? X2 को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से समझियो. X2 को मैं लिख सकता हूँ S2 minus SF upon SFG. Yes. So I can write this S2 minus SF upon SFG, all values taken at condenser pressure. Denominator is not going to be changed anymore, so I'm writing denominator as denominator. So denominator pressure is not changing anymore, and therefore denominator को मैं denominator लिखने वाला हूँ. Denominator entire term is not changing anymore. S2 can be replaced as S1, or S1 can be replaced as SG value at P1. So 1 minus SG value at boiler pressure and SF value at condenser pressure divided by SFG value at condenser pressure multiplied by HFG value at condenser pressure divided by the whole denominator thing, which is again readable from the steam tables. HG value at boiler pressure minus HF value at condenser pressure minus VF value at condenser pressure into boiler condenser pressure का difference, into boiler pressure और condenser pressure का difference. ध्यान से समझियो. Cool. सब कुछ अब रीडेबल है बॉयलर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर पर. जो बिना स्टीम टेबल ओपन किए आपको रैंकाइन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी निकलवा दे, वो अनमैचेबल. We did not open the steam table, we did not read any value, nothing, and we are here solved this problem. Now we will focus at back work ratio.
अब फोकस करेंगे बैक वर्क रेशियो पर। मैं फिर से बता दूं, ये सारी वैल्यूज अब रीड की जा सकती हैं टेबल से। एवरी सिंगल वैल्यू कैन बी रीड फ्रॉम टेबल। SG value at boiler pressure, readable. SF value at condenser pressure, readable. SFG value at condenser pressure, readable. HFG value at condenser pressure, readable. Saturated vapor enthalpy boiler pressure पर readable है। Saturated liquid enthalpy condenser pressure पर readable है। Saturated liquid volume condenser pressure पर readable है। और boiler pressure condenser pressure anyways given होंगे। हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, आई मीन थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। We'll now try solving third and the fourth part. ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मेरा, मैं रिवीजन नहीं करवा सकता, इसलिए नेक्स्ट ईयर से मैं रिकॉर्डेड रिवीजन देने वाला हूं। मैं रिवीजन नहीं करवा सकता। रिवीजन में पूरा पढ़ाओ, पूरा डिराइव एंड एवरीथिंग, सो बट यू वुड एप्रिसिएट द फैक्ट। कल शिखा मुझसे बोल रही थी कि तुमने तो बोला था 45 दिन में ये प्रोग्राम ओवर हो जाएगा। तो आई सेड कि लोग पूरी पूरी टीम लेकर 45-50 दिन में वो फीट अचीव नहीं कर सकते जो हमने रफली 50 डेज में अचीव किया है। सीरियसली, ये अनप्रेसिडेंटेड है। बिलीव मी, समथिंग दैट वी हैव अचीव्ड टुगेदर इज नॉट छोटा टारगेट। 45-50 दिन में कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी मैकेनिकल को खत्म करना, हालत खराब हो जाएगी। चलो जी, सो नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड। लेकिन छोटे टारगेट्स खुद को देना और छोटे टारगेट्स से कंफर्ट जोन में रहकर रिलैक्सिंग टारगेट्स खुद को देना, वो आदत भी नहीं है मेरी। बैकवर्क रेशियो क्या होगा? व्हाट्स गोइंग टू बी द बैकवर्क रेशियो? What's going to be the back work ratio of Carnot? Back work ratio of Carnot is going to be W compression divided by W turbine. compression में होगा H4C minus H3C, H4C minus H3C, and turbine में होगा H1 minus H2. In the turbine, we are going to have H1 minus H2. चलो जी, so H4C, such an easy thing. H1, such an easy thing. H4C is nothing but HF value at boiler pressure, and H3C पे आएंगे अभी हम लोग। H3C को हम लिख सकते हैं, अभी ही लिख लेते हैं। This is HF at boiler pressure, and H3C is what? H3C is HF plus X3C, HF plus X3C multiplied by HFG value at condenser pressure divided by H1, and H1 is nothing but
Hg value at boiler pressure, and H2 is nothing but HF plus X2 multiplied by HFG at condenser pressure. चलो जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब x की वैल्यूज लिखेंगे, बाकी सब तो ठीक है। दिस इज HF value at P1 and this is HF value at P2. Now x multiplied by HFG value at P2. HFG value at P2. And then we have HG value at P1 and we have HF value at P2 and we have minus X2 multiplied by HFG value at P2. X कैसे लिखेंगे? X लिखेंगे, how are we going to write X? X will become equal to SF minus SFG minus F. SFG नहीं, X SFG S3C can be written as SF plus X3C multiplied by SFG. So yes, I can write S3C minus SF divided by SFG, all these values S3C value minus SF divided by SFG, all these values at condenser pressure. Similarly, X2 I can write as S2 minus SF divided by SFG value, all the values at condenser pressure. बस अब S2 को रिप्लेस कर दो S1 से, S3C को रिप्लेस कर दो S4C से, and you are done. S3C can be replaced by S4C and S4C can be written as SF at P1 and S2 can be replaced by S1. S2 can be replaced by S1, which is nothing but SG value at boiler pressure. Sari values readable हैं. All the values now can be read from steam table. Sir, steam table नहीं दी जाएगी गेट में. Values आपको हमेशा tabulate करके दी गई हैं. गेट का इतिहास रहा है ये. This is the history of gate that in such problems they have always given relevant part of steam table in tabulated form. Tabulated form में आपको एक इस तरह का relevant values list करके दे दी जाती हैं. They list the relevant values and they give those values to you. Chalo, let's move ahead and try solving the last part. And the last part is back work ratio of Rankine. I'm 27. Should I give? Actually, it depends. What is your target? If your target is IIT or ISC Bangalore, then you can give at any age, irrespective of what age you are. मैं एमटेक करने गया तो I was somewhere around 24, 23, 24. And in my class, there were people as old as 40 years. And let me tell you, some of them got placed at very good companies. क्या कर क्या रहे थे सर वो 10 साल से? एक किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा था. 10 साल बाद उसको रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ किसी और
पाथ पर जानी है। सो इट डजंट रियली मैटर। अगर आपको सिर्फ पीएसयूज ही टारगेट है तो फिर आप स्टॉप करना होगा आपको। बट अगर आपका टारगेट है लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, चाहे जैसे ट्रांसफॉर्म हो, सो व्हाट विल बी द बैक वर्क रेशियो ऑफ rankine? Actually, calculating back work ratio of rankine is easier. Why? Because you can calculate pump work by another formula. You can calculate pump work by another formula. ये ध्यान रखना, कंप्रेसर और टरबाइन में हमने कभी वीडीपी नहीं अप्लाई किया। क्यों नहीं अप्लाई किया? क्योंकि हमें वॉल्यूम का वेरिएशन प्रेशर के तौर पर मालूम नहीं है, इसलिए हम हमेशा डेल्टा एच से लिखते रहे। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग ऑलवेज एज डेल्टा एच, डेल्टा एच, डेल्टा एच, डेल्टा एच। बट पंप वर्क, पंप में लिक्विड के स्पेसिफिक वॉल्यूम में चेंजेस को नेग्लेजिबल माना जा सकता है। लिक्विड के स्पेसिफिक वॉल्यूम में चेंजेस को नेग्लेजिबल माना जा सकता है। एंड बाय द वे, टरबाइन वर्क तो वही होगा जैसे अभी अभी तक आप लिखते आए। Turbine work is going to be exactly the same as you have been writing so far, which is H1 minus H2. So, my dear friends, pump work can be written as VDP. Pump work can be written as VDP, and then I have H1 minus H2. Now H1 minus H2 को आप पहले जैसे ही replace कर सकते हो, and VDP anyways you can get. So V value is nothing but V3 multiplied by delta P divided by H1 minus H2. H1 can be written as Hg at boiler pressure. H2 can be written as HF plus X2 multiplied by HFG. X2 by HFG at condenser pressure. And then, my dear friends, V3 is nothing but VF. V3 is nothing but VF at condenser pressure, and this is condensed boiler and condenser pressure ka difference divided by just one last step and we are done. HF plus X2 can be written as S2 minus SF upon SFG at condenser pressure multiplied by HFG at condenser pressure. S2 को replace कर सकेंगे हम लोग, S2 को replace कर सकेंगे हम लोग S1 से, और S1 को replace कर सकेंगे SG at P1 से. That we can replace by SG at P1. That's it, you are done. All the values are readable now. All the values are readable now. I always get confused here that if in the question pump work is not mentioned, should I consider it or neglect? No, you don't have to neglect it. As long as values are available to calculate it, you should not neglect it. अगर आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम दे दिया है, वीएफ की वैल्यू दे दी है कंडेंसर प्रेशर पर, तो आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे उसे। उसको कैलकुलेट करने का तरीका अगर अवेलेबल है तो आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, मान लो एच ही एच गिवन हो और इधर वीएफ ना गिवन हो, ये कंडेंसर लोअर प्रेशर पर सैचुरेटेड लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम ना गिवन हो, मैं बात कर रहा हूं इस स्टेट की, इस पर वी गिवन होना चाहिए, तो आप वी डेल्टा पी से कैलकुलेट कर सकते हो पंप वर्क। पंप वर्क यू कैन कैलकुलेट बाय वी डेल्टा पी। I repeat once again, you should not neglect it ever, as long as there is something available to calculate it. अगर कुछ अवेलेबल है कैलकुलेट करने के लिए तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। एक प्रॉब्लम करेंगे रीजनरेटिव साइकिल की। We'll now solve one problem based on regenerative cycle. मिटाओ।
So the cycle is this much. You start with 1. At some intermediate pressure, some amount of steam is taken out from the turbine, and that happens to be saturated state. And then you go to 2 to 3, that is steam loses heat in condenser and becomes saturated liquid. 3 to C, you pump it, and after pumping to intermediate pressure, it is ultimately mixed with this saturated vapor. Subcooled liquid mixed with saturated vapor finally becomes saturated liquid. You pump it further to boiler pressure at state 4, and from there total mass flow rate is heated in boiler and expands in turbine again. So बॉयलर में पूरा एम डॉट चलता रहेगा एंड टरबाइन में भी एम डॉट चलता रहेगा, लेकिन यहां से लैम्डा एम डॉट आप विड्रॉ कर लोगे तो आगे बढ़ेगा सिर्फ 1 माइनस लैम्डा एम डॉट. Only 1 minus lambda m dot will get recirculated through condenser. And यहाँ भी 1 minus lambda m dot पहले वाले पंप से कंप्रेस किया जाएगा. ये यहाँ पर आके बोलेंगे कि कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले, और यहाँ से ये सैचुरेटेड लिक्विड फाइनली दूसरे पंप में जाएगा और बॉयलर में उसकी हीटिंग होगी. बॉयलर प्रेशर गिवन है, कंडेंसर प्रेशर गिवन है, इंटरमीडिएट प्रेशर गिवन है. बॉयलर प्रेशर इज गिवन and I'm going to call it P1. Boiler pressure is given and I'm going to call it P1. Condenser pressure is given and I'm going to call it condenser pressure is given and I'm going to call it P2. And regenerator feed water heater pressure is also given to you, and let's call it PI. Not only that, inlet state का temperature given है. T1 is given to you. T1 is given to you. हाँ, this much should be enough. इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. अब कुछ भी आपको कैलकुलेट करना हो. I want to calculate 2 things. One, I want to calculate mean temperature of addition, and another I want to calculate. Let's calculate thermal efficiency first. तो पहले thermal efficiency calculate करते हैं. Thermal efficiency is going to become equal to 1 minus. Thermal efficiency is 1 O dot upon Q I dot 1 minus Q O dot. अब ध्यान से समझियो. 1 minus Q O dot upon Q I dot. Q O dot लिखते समय आपको लिखना पड़ेगा कि 1 minus lambda m dot is the mass flow rate in condenser multiplied by unit heat, and unit heat rejection is H2 minus H3. यूनिट हीट रिजेक्शन इज H2 माइनस H3. का क्या मतलब होता है? किलोजूल पर किलोग्राम यूनिट मास से रिजेक्ट होने वाला हीट. अरे बाबा, यूनिट मास से रिजेक्ट होने वाला हीट, एंड देन यू हैव something like this. Cool. Now Qi dot can be written as H1 minus H4 multiplied by m dot. M dot multiplied by H1 minus H4. H1 minus H4. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. Cool. M dot ने m dot को मार दिया. अब कुल मिलाकर H2 कैलकुलेट करना मैं आपको पहले बता चुका हूं. H3 HF है कंडेंसर प्रेशर पर. H1
गिवन बॉयलर प्रेशर और गिवन सुपरहीटेड टेम्परेचर से आप सुपरहीटेड टेबल्स से रीड कर सकते हो. H4 can be written as HB plus pump work, second pump work. So the only challenge here is lambda. 1 minus lambda. H2 can be written as HF plus X2 multiplied by HFG, and this is evaluated at condenser pressure, and minus H3 is an easy thing. HF at condenser pressure, HF at condenser pressure, and H1 तो सुपरहीटेड टेबल से मिलेगा एक गिवन बॉयलर प्रेशर और गिवन T1 के लिए. गिवन बॉयलर प्रेशर और गिवन T1 के लिए आप H1 रीड कर सकते हो सुपरहीटेड टेबल से. H1 can be read from superheated table corresponding to state number 1, and H4 can be written as HB plus VB multiplied by boiler pressure minus intermediate pressure. Boiler pressure minus intermediate pressure. बॉयलर प्रेशर माइनस इंटरमीडिएट प्रेशर. ध्यान से समझियो, बहुत 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 ध्यान से समझियो. ओके. एक सेकेंड. ओके 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 ओके. नो ओके. अरे बाबा. चलो. अब एच बी और इजी है. X2 को पहले के जैसे कैलकुलेट करेंगे. So 1 minus lambda and HF at P2 से कैंसिल हो गया. X2 को मैं लिख सकता हूं S2 minus SF upon SFG all at condenser pressure multiplied by HFG at condenser pressure and total divided by the same denominator. बस अब denominator में मैं now in the denominator I'm going to replace HB and VB by HF and VF. So this one is H1, that is actually read from superheated. HB can be written as HF at intermediate pressure. HF at intermediate pressure. Again, जो बिना मेरे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के सेशंस पे कमांड किए इसे अटेंड कर रहा हो, सेहत के लिए तू तो हानिकारक है. VF at intermediate pressure multiplied by P1 minus PI. S2 को हम लिख सकते हैं S1, जिसे सुपरहीटेड टेबल से रीड किया जा सकता है. S2 can be replaced by S1 that can be read from superheated table. S2 can be read
written as S1 and it can be read from superheated table. The only villain is lambda. अगर आपको efficiency find out करना है, ultimate villain है lambda. Lambda कैसे मिलेगा? How do you get lambda value? Lambda value, how do you get? To get the lambda value, you go to open feed water heater. Lambda value के लिए आप open feed water heater में जाएंगे. Open feed water heater में एक तरफ सैचुरेटेड वेपर एंटर करता है स्टेट ए पर लैम्डा एम डॉट मास फ्लो रेट के साथ। दूसरी तरफ ध्यान से समझियो, क्योंकि वैसे तो आपको एंथैल्पीज दे दी जाए तो लैम्डा कैलकुलेट करना एक लाइन का काम है। कैलकुलेटिंग लैम्डा इज वन लाइन थिंग इफ एंथैल्पीज आर गिवन टू यू, बट इफ एंथैल्पीज आर not directly given to you but only steam table की एक certain snip given है, तो फिर lambda calculate कैसे करोगे? दूसरी तरफ 1 minus lambda m dot in the subcooled state C enters. In the subcooled state C enters and 1 and saturated vapor at state A enters, and resulting thing is m dot mass flow rate at saturated liquid state B. M dot mass flow rate at saturated liquid state B. So A plus C is equal to B. Apply first law of thermodynamics to an insulated chamber. एक insulated chamber पर first law of thermodynamics apply करें. Apply first law of thermodynamics to an insulated chamber. And if I apply first law of thermodynamics to an insulated chamber, जिसमें कोई work भी नहीं हो रहा है, so I'm going to get Q I dot not present, W I dot not present, Q I dot not present, W I dot not present, and lambda m dot is entering. Lambda m dot is entering with specific enthalpy HA, and 1 minus lambda m dot is entering with a specific enthalpy HC. 1 minus lambda m dot is entering with specific enthalpy HC, and m dot is exiting. M dot is exiting. ध्यान से समझियो, m dot is exiting at specific enthalpy HB. m dot एग्जिट कर रहा है स्पेसिफिक एंथैल्पी SG के साथ, ध्यान से समझियो। QI डॉट 0 है क्योंकि इंसुलेटेड है, QO डॉट 0 है क्योंकि इंसुलेटेड है, WI डॉट 0 है क्योंकि ना तो ये टरबाइन है ना कंप्रेसर, WO डॉट भी 0 है, WO dot is also 0. My dear friends, I'm getting lambda m dot HA plus 1 minus lambda m dot HC is equal to m dot HB. Lambda common ले लूं मैं अगर, lambda m dot cancel होंगे by the way, m dot get cancelled. Lambda if I take common, I'm going to get HA minus HC. HA minus HC is equal to HB minus HC is equal to HB minus HC. HB में तो कोई चैलेंज नहीं है, HA में भी कोई चैलेंज नहीं है, HB में कोई चैलेंज नहीं है, HA में भी कोई चैलेंज नहीं है. What about HC? HA and HB are actually easy things. HB है इंटरमीडिएट प्रेशर पे सैचुरेटेड लिक्विड का स्पेसिफिक एंथैल्पी, और HA है इंटरमीडिएट प्रेशर पर सैचुरेटेड वेपर का स्पेसिफिक एंथैल्पी. HC कैसे लिखेंगे? H3 plus V3 into Pi minus V2. HC कैसे लिखेंगे? HB minus H3 plus V3 multiplied by Pi minus P2. इससे पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इससे आसान और कुछ भी नहीं है. नो ज्योमेट्री, नो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, नो कोसाइन रूल, नो साइन रूल, नो मैक्सिमा मिनिमा,
no partial derivatives, no nothing. This is the easiest part of mechanical engineering. Simple logics. Hc can be written as H3 plus V3 multiplied by Pi minus intermediate pressure minus condenser pressure, जिसमें मैंने H3 में पंप वर्क ऐड किया है. That's it. I have added pump work into H3. यहां से लैम्डा मिलेगा तो लैम्डा को ले जाकर आप यहां रखेंगे तो अल्टीमेटली आपको once you put that lambda value back into this, once you put that lambda value back into this, then you are going to get the thermal efficiency. Cool. आप कोई भी इंटरमीडिएट प्रेशर की रैंडम वैल्यू लेकर और कंडेंसर प्रेशर की कुछ वैल्यू लेकर और बॉयलर प्रेशर की कुछ वैल्यू लेकर एक्चुअली सॉल्व करना. नाउ ओके सर जी, ओके 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 ओके. चलो जी, मिटा दूं. ठीक, अगर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन का भी आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए तो उसके लिए बॉयलर में आपने जितनी भी हीट दी है so this is P1 and this is P2 and you are expanding in turbine and then cooling in condenser, then this is the pump work. Actually ये practically सही नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर pressure lines almost vertical होती हैं. Here the pressure lines are almost vertical, so pump work is negligibly small. And then we have boiler. What is mean temperature of heat addition? कि suppose अगर what is mean temperature of heat addition? कि वैसे तो आपका heat addition process है 4 to 1. वैसे तो आपका हीट एडिशन प्रोसेस है 4 to 1 एंड S4 से लेकर S1 तक एंट्रोपी चेंज है. There is an entropy change from S4 to S1. There is an entropy change from S4 to S1. But if this whole heat addition process would have been executed at constant, if this whole heat addition process would have been executed at constant temperature, such that इतना ही heat transfer हुआ होता, इतने ही entropy change के साथ, तो वो जिस constant temperature पर हुआ होता, उसे कहते हैं mean temperature of heat addition. My dear friends, अगर ये पूरा heat transfer process एक constant temperature पे execute किया जाता, such that overall heat transfer with same overall entropy change would have been same. If this whole process was executed at constant temperature such that, if this whole process was executed at constant temperature such that ध्यान से समझियो, such that overall heat must have been same, then Tm bar multiplied by S1 minus S4 S1 minus S4
must have been equal to actual heat transferred in 1 to 4 process. एक हाइपोथेटिकल कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हीट ट्रांसफर किया जाता और वो एक्चुअल प्रोसेस के हीट ट्रांसफर के इक्वल हो जाता, तो ऐसे कांस्टेंट हाइपोथेटिकल इक्विवेलेंट टेम्परेचर को कहते हैं मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन. एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो कि Q1 to Q4 को मैं सीधे सीधे H1 minus H4 लिख सकता हूं. I can write this H1 minus H4, and therefore I'm going to get Tm is equal to H1 minus H4 divided by S1 minus S4. ये तो होना ही था. क्यों होना था ये? क्योंकि आप अगर क्लॉसियस क्लेपरॉन इक्वेशन या आप सिंपली टीडीएस इक्वेशन पर फोकस करोगे तो आपको एक हिंट दिखेगी. अगर आप सिंपली टीडीएस इक्वेशन पर फोकस करोगे तो आपको एक हिंट दिखेगी. दैट you will see a hint out there. In fact, आप कभी स्टीम टेबल में जाना और किसी गिवन टेम्परेचर पर जो SFG की वैल्यू गिवन हो और जो HFG की वैल्यू गिवन हो, आप बस टेम्परेचर में 273.15 ऐड करके SFG में मल्टीप्लाई करना. एंड उसी स्टीम टेबल में HFG की वैल्यू जो होगी दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट यू विल गेट. अब H1 कैसे कैलकुलेट करें, H4 कैसे कैलकुलेट करें, S1 कैसे कैलकुलेट करें, S4 कैसे कैलकुलेट करें, वो सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, बता चुका हूं. S4 को आप S3 लिख सकते हैं. S4 can be replaced by S3 and S1 superheated table से, S1 superheated table से, H1 again superheated table से, H1 will come from superheated table and H4 will be H3 plus pump work. H3 plus pump work can be written as V3 multiplied by P1 minus P2. Now every value is readable. H1 और S1 सुपरहीटेड टेबल से रीड होंगे. S4 जो है वो S3 बन गया. S3 का मतलब SF at lower pressure, and H4 will be written as H3 plus pump work, and pump work is nothing but VF at condenser pressure multiplied by boiler and condenser pressure का difference. H4 को लिख सकते हैं H3 plus V3 delta P, और V3 is VF at condenser pressure. मैं आपको ले चलेंगा Power Engineering 3.0 पर. Now we'll move ahead to Power Engineering 3.0. Power Engineering 3.0. लिक्विड वेपर वर्किंग फ्लूइड से बाहर आओ. आइडियल गैस बड़ी देर से इंतजार कर रही है आपका. आइडियल गैस बड़ी देर से इंतजार कर रही है आपका. रैंकाइन साइकिल की आइडियल गैस के लिए कॉपी हो जाती है जूल और ब्रेटन साइकिल. रैंकाइन साइकिल एक स्टीम पावर साइकिल के लिए सुटेबल साइकिल है. Rankine cycle is a cycle that is suitable for steam power plants. Rankine cycle is suitable for steam power plants. And my dear friends, here you have constant pressure heat addition, and after that you have constant entropy work in turbine. After that you have constant pressure heat rejection in condenser.
जिसे आप कांस्टेंट टेम्परेचर भी देख पा रहे हो क्योंकि वेपर डोम के अंदर है। एंड देन पंप वर्क आइसेंट्रोपिक है, एंड देन पंप वर्क आइसेंट्रोपिक है, एंड देन वी हैव बॉयलर में फिर से हीट ट्रांसफर। सो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक वर्क, कांस्टेंट प्रेशर heat addition, isentropic work, constant pressure heat addition followed by isentropic work, further followed by constant pressure heat rejection, constant pressure heat rejection, further followed by isentropic work in pump, further followed by isentropic work in pump. पहले वाला आइसेंट्रोपिक वर्क था टरबाइन में, और बाद वाला आइसेंट्रोपिक वर्क है पंप में। ध्यान से समझियो। इसी को अगर गैस पावर साइकिल्स में जाएं, जो गैस टरबाइन बेस्ड पावर प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट्स हैं, जैसे एक जेट इंजन या फिर जैसे एक सबमरीन बॉडी में यूज होने वाला गैस टरबाइन प्लांट, तो यही साइकिल बन जाती है जूल और ब्रेटन साइकिल। The same cycle becomes Joule or Brayton cycle. The same cycle becomes Joule or Brayton cycle. There is one pressure, there is another pressure. Now there is no vapor dome anymore. अब कोई vapor dome तो है नहीं. Now there is no vapor dome anymore. Pressure lines divert away from each other. So आप पहले कंप्रेसर में कंप्रेस करेंगे, फिर आप कंबशन चैम्बर में हीट ऐड करेंगे, फिर आप गैस टरबाइन में एक्सपैंड करेंगे गैसियस प्रोडक्ट्स को, कंबशन प्रोडक्ट्स को, फाइनली आप एक्चुअली एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। लेकिन एक मॉडल साइकिल में आप यहां भी एक हीट एक्सचेंजर मान लेते हो। You assume one heat exchanger here. So very similar to previous one. This is P1 and this is P2. And 1 to 2, there is isentropic expansion in turbine. And 3 to 4, there is isentropic compression in no more liquid pump. It is a overall gaseous phase. ये पूरी तरह से gaseous phase है, gaseous phase है, gaseous phase है। Vapor is best, sir ji. है ना? No formulas you have to mug up. Now you mug up a lot of formulas. Ideal gas enters into the picture and you start mugging up lot of formulas. But don't worry, मैं इधर है तो तुम्हें फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इधर है तो तुम्हें फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, पहले बॉयलर, अब कोई बॉयलर वायलर नहीं, इट्स द कंबस्शन चैम्बर। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन पहले बॉयलर में हुआ करता था, अब कंबस्शन चैम्बर में होगा। अच्छा सुनो, अचानक से रिकॉल करो कि कार्नोट को प्रैक्टिकली रैंकाइन ने क्यों बीट कर दिया। क्योंकि कार्नोट का बैकवर्क रेशियो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कार्नोट का बैकवर्क रेशियो बहुत ज्यादा था, क्योंकि कार्नोट लिक्विड वेपर मिक्सचर को कंप्रेस करता है और कंप्रेसर्स वेपर के लिए डिजाइंड होते हैं, पंप्स लिक्विड के लिए, लिक्विड और वेपर के मिक्सचर को कंप्रेस कर सके ऐसी डिवाइस इजीली डिजाइन नहीं की जा सकती। और कार्नोट कंबस्शन प्रोडक्ट्स जो बॉयलर में स्टीम बना रहे हैं, उनके एक लो टेम्परेचर वाली जो हीट है उसको अनयूटिलाइज्ड छोड़ देता है। Carnot became practically a bad choice because of three main reasons. Number one, it has a very high back work ratio. A lot of turbine work will have to be fed back into the compressor. Number two, it was compressing liquid vapor mixture. Liquids
are handled by dedicated compressing device called pump. Gases are handled by dedicated compressing devices called compressors. There is no such device that can handle liquid vapor mixture while producing or consuming a lot of work. Boiler doesn't have moving components. Condenser doesn't have moving components. Turbine and compressors have moving components, and liquids are going to create a lot of force on the blades if the blades have been designed only to be suitable for vapor. अगर ब्लेड्स को वेपर के साथ स्ट्रीमलाइंड करके डिजाइन किया गया है तो वो लिक्विड को इजीली हैंडल नहीं कर सकेगा वो कंप्रेसर और अगर लिक्विड्स के लिए डिजाइन किया गया है पंप तो वो वेपर को हैंडल नहीं कर सकता दूसरा डिसएडवांटेज ये था थर्ड डिसएडवांटेज कार्नोट का दैट कार्नोट कंबशन गैसेस के एक सर्टेन ठीक ठाक हीट जो बची हुई है रिमेनिंग थर्मल पोटेंशियल को अनयूटिलाइज्ड छोड़ देता है इट लीव्स रिमेनिंग थर्मल पोटेंशियल अनयूटिलाइज्ड coming to So now there is a heat addition, no more in boiler, but in combustion chamber. My dear friends, then there is an isentropic work in turbine. Then there is an isentropic work in turbine, once again, just like earlier. Just like earlier. And then there is a constant pressure heat rejection in heat exchanger. Actually, in most of the real practical gas turbine plants, this part is not even present. This part is not even present. This part is not present. What happens and how does it happen? There is compressor and then there is combustion chamber and then there is turbine and that's the aircraft engine. That's it. यहाँ thermal power plants की तरह अलग-अलग 4 units नहीं. Thermal power plant is having 1 unit, and then thermal power plant is having 2nd unit, and then thermal power plant is having 3rd unit, and then thermal power plant is having 4th unit. Not like that. Here you compress it, compress it, compress it, compress it, compress it, and then there is combustion chamber in which you produce combustion, and then there is turbine. Then there is turbine. So compressor एक ही यूनिट में सब कुछ हो जाता है एयरक्राफ्ट इंजन इसी पे काम करता है aircraft engine works on this particular scheme. Then there is a constant pressure heat rejection. Actually, as I said, turbine के बाद हम उसको open atmosphere में छोड़ देते हैं लेकिन यहाँ साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा तभी एनालिसिस पॉसिबल हो पाएगी here we will have to complete the cycle then only analysis will be possible and fourth one is going to be isentropic work in compressors isentropic work in compressor ध्यान से समझियो बहुत ध्यान से समझियो रैंकाइन ही ब्रेटन है इसलिए मैं थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत करता हूं 2 वर्किंग फ्लूइड्स की डिटेल्स बताते हुए दैट्स व्हाई आई स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स बाय द चैप्टर कॉल्ड वर्किंग फ्लूइड इसलिए थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत करनी होती है वर्किंग फ्लूइड्स के बारे में सीखकर समझकर सेव करें ध्यान से समझियो गाइस ये इंपॉर्टेंट है
T1 is equal to T2 into mu, and T4 is equal to T3 into mu. Allow me a moment. बढ़िया। अब चलते हैं इसकी एनालिसिस पर, और इसकी एनालिसिस में सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, T1 इज इक्वल टू T2 म्यू और T4 इज इक्वल टू T3 म्यू। म्यू क्या है? RP पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, where mu is RP power gamma minus 1 upon gamma। नहीं, मैं नहीं मानता सर। ओ भाई, तुम्हारे मानने ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। फिर भी तुम जानना चाहते हो तो जान लो। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। S1 को अपन लिख सकते हैं CP ln, S1 माइनस S2 को लिख सकते हैं CP ln T1 minus T1 upon T2, CP ln T1 upon T2 minus R ln P1 upon P2 minus R ln P1 upon P2 is equal to 0. CP can be written as R gamma upon gamma minus 1. So R and R will get cancelled, and I will be getting gamma upon gamma minus 1 ln T1 upon T2 is equal to ln P1 upon P2. P1 upon P2 is high pressure upon low pressure. P1 upon P2 is high pressure upon low pressure. And I can take this gamma minus 1 upon gamma to right sides. I can take that gamma minus 1 upon gamma to right side. And if I take that gamma minus 1 upon gamma to right side, I'm going to get, of course, it can be raised to power itself. सो आरपी की पावर पे ये रेज किया जा सकता है, एंड आरपी की पावर पे अगर हम रेज करेंगे तो हमें मिल जाएगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू आरपी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, आरपी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। आज के बाद से हम इसे म्यू कहने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉलिंग दिस क्वांटिटी बाय म्यू। अगेन, इतने सिंपल तरीके से आप गैस टरबाइन एनालिसिस सीखने वाले हो, सीरियसली बता रहा हूं, किसी और रिसोर्स में इस तरह से आपको नहीं समझने को मिलेगा। सो डू रिमेंबर दिस, दैट इफ यू नो T2 value, then T1 value is going to be mu into T2, and if you know T1 value, then T2 value is going to be T1 upon mu. If you know the T1 value, then if you know the T1 value, then T2 value is going to be T1 upon mu. And if you know similarly T3 value, then if you know the T3 value, then T4 value is going to be mu multiplied by T3. Mu multiplied by T3. By the way, मैंने सिर्फ एक के लिए derive किया है. I have derived it only for one. Moving on to next thing. And the next thing is nothing but thermal efficiency of the cycle. Next thing is nothing but thermal efficiency of the cycle. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. Exactly, more is equal to less multiplied by mu.
More is equal to less multiplied by mu. Now, thermal efficiency can be written as 1 minus heat rejected. Heat rejected is nothing but H2 minus H3. Heat rejected is nothing but H2 minus H3 upon H1 minus H4 upon H1 minus H4. ध्यानम से समझियम upon H1 minus H4. My dear friends, H2 minus H3 को मैं लिख सकता हूँ. H2 minus H3 can be written as CpT2 minus T3, CpT2 minus T3, and H1 minus H4 can be written as CpT1 minus T4. CpT1 minus T4. Cp ने Cp को मार दिया एंड मैं लिखने वाला हूँ T2 को मिनिमम टेम्परेचर T3 के टर्म्स में, T2 को maximum temperature T1 के terms में as T1 divided by mu, and T3 को as it is रखेंगे. T3 we will keep as it is divided by T3 we will keep, in fact ये T1 था या T2 था? T2 था. Okay, इसको थोड़ा सही से लिखो बेटा. This was T2. हाँ, अभी T1 minus T4 So, first of all, let us take T3 common. T2 by T3 minus 1. And let us take T1 common. If I take T1 common, I will be having 1 minus, no, take T4 common. Yes, take T4 common, then T1 by T4 minus 1. T2 by T3 and T1 by T4 are equal. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. इसको थोड़ी देर के लिए हम पॉज करेंगे and notice करेंगे that T1 is mu T2 and T4 is mu T3. So I can write T1 and T4 का ratio. T1 and T4 का ratio is equal to T2 and T3 का ratio. T1 and T4 ratio can be written as T2 and T3 का ratio. And then T2 divided by T3 is T1 divided by T4. So take one, subtract 1 basically both sides. And if I subtract 1 both sides, I'm gonna have T2 divided by T3 minus 1. So this will get cancelled. And I'm going to get thermal efficiency is equal to 1 minus T3 divided by T4. And T4 can be written as mu T3 from the diagram. So T3 and T3 will get cancelled, and I'm going to get thermal efficiency 1 minus 1 upon mu. My dear friends, you are going to mark this value up. ये वैल्यू आप कैसे याद रखने वाले हो मुझे नहीं पता, आप याद रखने वाले हो मुझे मालूम है. तो पहली बात जो आप याद रखोगे वो ये कि higher is equal to lower into mu, higher is equal to lower into mu. Along any vertical line, higher is equal to lower into mu, higher is equal to lower into mu. Higher is equal to lower into mu, higher is equal to lower into mu. Along any vertical line, higher is equal to lower into mu, higher is equal to lower into mu. Then thermal efficiency is 1 minus 1 upon mu. Thermal efficiency is 1 minus 1 upon mu. Mu यानी कि pressure ratio यानी कि mu. Mu यानी कि pressure ratio यानी कि mu. Mu means pressure ratio means mu. Mu means pressure ratio means mu. You can very clearly see that thermal efficiency is increasing with mu. आप देख सकते हैं कि थर्मल एफिशिएंसी म्यू के साथ इंक्रीज हो रहा है, बट थर्मल एफिशिएंसी में गेन म्यू की ज्यादा वैल्यूज पर उतना नहीं होगा जितना म्यू की कम वैल्यूज पर होगा. म्यू मतलब प्रेशर रेशियो मतलब म्यू. प्लीज हाँ, म्यू मतलब प्रेशर रेशियो और प्रेशर रेशियो मतलब म्यू. जितना ज्यादा प्रेशर रेशियो आप यूज करेंगे उतनी ज्यादा थर्मल एफिशिएंसी आपने मिलने वाली है.
सो म्यू मतलब प्रेशर रेशियो। म्यू की वैल्यू या प्रेशर रेशियो की वैल्यू 1 ले लूं मैं, तो आप नोटिस करेंगे कि थर्मल एफिशिएंसी 0 है। Thermal efficiency is 0 if I take pressure ratio 1. And then, my dear friends, because second derivative is negative, इसका first derivative आप calculate करोगे वो तो positive है. If I calculate first derivative, that is actually positive. I can erase this. This information is not needed much. And then I can shift this whole thing much to the left. Perfect. मैं अगर कहूं एफिशिएंसी का म्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 एंड -1 अपॉन म्यू का -1 अपॉन म्यू स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी -2 अपॉन म्यू क्यूब। ये तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव का पॉजिटिव होना मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ बढ़ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव का नेगेटिव होना मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है। First derivative being positive means that efficiency increases with mu. Second derivative negative means that first derivative is positive, but first derivative is reducing continuously. First derivative positive जरूर है, but first derivative लगातार reduce हो रहा है। First derivative positive जरूर है, but first derivative लगातार reduce हो रहा है। First derivative is reducing continuously, decreasing continuously. इसलिए आपको कभी अगर कह दिया जाए कि प्रेशर रेशियो की वैल्यू 3 से 6 की गई बढ़ाकर, तब एफिशिएंसी में इंक्रीज क्या होगा? और अगर आपको कभी कह दिया जाए प्रेशर रेशियो की वैल्यू 9 से 12 की गई बढ़ाकर, तब एफिशिएंसी में इंक्रीज क्या होगा? तो आप बोलना कि अगर 3 to 6 प्रेशर रेशियो चेंज हुआ है तो एफिशिएंसी में इंक्रीज ज्यादा गेन होगा, और अगर 9 to 12 प्रेशर रेशियो चेंज हुआ है तो एफिशिएंसी में गेन उतना नहीं होगा। Efficiency gain is going to be more for same increase of pressure ratio at smaller pressure ratio values. प्रेशर रेशियो के साथ एफिशिएंसी बढ़ता है, ये आपको सभी बताएंगे, लेकिन प्रेशर रेशियो की कम वैल्यूज पर प्रेशर रेशियो के रिस्पेक्ट में एफिशिएंसी में गेन ज्यादा होता है, और प्रेशर रेशियो की ऑलरेडी ज्यादा वैल्यूज है तो प्रेशर रेशियो बढ़ाने का कुछ खास गेन एफिशिएंसी में नहीं होगा। ये बात आपको सिर्फ अनमैचेबल पर जानने को मिलेगी। That pressure ratio increases, then efficiency increases. That's pretty much a simple knowledge shared in every class out there. But that if you increase the pressure ratio at higher values, then gain in efficiency is not going to be as much as the gain in efficiency by changing the pressure ratio at lower values, at lesser values. My dear friends, the question arises, is there a limit? I mean, are we going to have pressure ratio changing, and efficiency increasing? Of course, प्रेशर रेशियो को आप इंफिनिटी रखकर देखो, प्रेशर रेशियो को आप इंफिनिटी रखकर देखो, आपको एफिशिएंसी 1 टच करती हुई दिखेगी। तो क्या एक्चुअली हम 100% टच कर सकते हैं? कैन वी एक्चुअली टच 100%? Put pressure ratio infinity and efficiency is asymptotic at 1.
एफिशिएंसी 1 पर जाकर एसिम्प्टोटिक होने लगेगी। प्रेशर रेशियो 1 है तो एफिशिएंसी 0 है, और जैसे-जैसे प्रेशर रेशियो की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, एफिशिएंसी 1 को टच करेगी। सो कैन वी रियली अचीव 100%? सही में 100% अचीव कर सकते हैं क्या? नो। क्यों नहीं कर सकते? इसको सेव करो जरा। सेव दिस एंड देन आई विल टेल यू। दर्द होने लगता है? नहीं भैया अजय कुमार, काहे का दर्द? किसी ने कहा कारनॉट साहब देख रहे हैं। हाँ, कारनॉट साहब देख रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। somebody has commented कारनॉट साहब देख रहे हैं। इसको मैं मिटाऊंगा अब, इसको मैं मिटाऊंगा अब, और अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसको फटाफट लिस्ट करके एंड देन वी विल तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था साइकिल का डिस्क्रिप्शन, दूसरा ऑब्जर्वेशन था हायर इज इक्वल टू लोअर मल्टीप्लाइड बाय म्यू, हायर इज इक्वल टू लोअर मल्टीप्लाइड बाय म्यू, हायर इज इक्वल टू लोअर मल्टीप्लाइड बाय म्यू, हायर इज इक्वल टू लोअर मल्टीप्लाइड बाय म्यू. Third observation is thermal efficiency, and thermal efficiency is that if you have pressure ratio 1, then thermal efficiency is 0, and if you have pressure ratio increasing, then you have efficiency tending to 1. एफिशिएंसी 100% टेंड करेगी जैसे जैसे आप प्रेशर रेशियो को इंफिनिटी तक ले जाओगे. एज द प्रेशर रेशियो गोज टू इंफिनिटी, एफिशिएंसी टेंड्स 100%. फॉर्मूला वाइज इट इज गिवन एज 1 minus 1 upon mu. इट इज गिवन एज 1 minus 1 upon mu. ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो. फॉर्मूला वाइज इट इज गिवन एज 1 minus 1 upon mu. अब मैं आपको ले चलता हूं लिमिट पर, कि क्योंकि मेटलर्जिकल कंडीशंस की वजह से मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिटेड है, आप उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं ले जा सकते, और मिनिमम टेम्परेचर जो आप अचीव कर सकते हो वो एम्बियंस टेम्परेचर से कंस्ट्रेन्ड है, जो कि आप ज्यादा से ज्यादा बहुत सर्दियों के दिनों में या बहुत ऊपर जाओगे तो -20°C will be the ambience temperature. So ambience temperature, there is a lower limit of temperature in which you can operate, and there is an upper limit of temperature that you can achieve because of metallurgical conditions. क्योंकि अगर आप 2000 केल्विन पर गैस टरबाइन को ऑपरेट कर रहे हो तो गैस टरबाइन भी एक्सपैंड होगी. गैस टरबाइन बोलेगी कि कंबस्शन प्रोडक्ट्स के साथ मैं भी पानी बन के मुझको बहने दे. तो एक लिमिट है, एक लिमिट है मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर की. देयर इज अ लिमिट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एंड देयर इज अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर. ध्यान से समझियो. एंड यू कांट कम बिलो मिनिमम टेम्परेचर, यू कांट गो बियॉन्ड मैक्सिमम टेम्परेचर. इन्हीं दोनों के बीच में आपको देखना है क्या प्रेशर रेशियो आप यूज कर सकते हैं. यू विल हैव टू सी दैट व्हाट प्रेशर रेशियो यू कैन यूज. माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन यूज अ प्रेशर रेशियो 1. I can use a pressure ratio 1. This is my inlet state. Inlet state जहां से कंप्रेसर में क्रियाकलाप शुरू होता है. मैं तो प्रेशर रेशियो 1 यूज कर सकता हूं. I can use pressure ratio 1.
मिनिमम प्रेशर रेशियो क्या यूज करोगे? कंप्रेसर में कुछ भी कंप्रेस ही ना करो, सीधे जाके कंबशन चैम्बर में उसे जलाने की कोशिश करो। So you can use pressure ratio 1, almost keeping the same pressure, and then the cycle goes like this, and from here you come down turbine. In that case you get zero efficiency. In that case you get zero efficiency. One extreme is that you are going to use pressure ratio value 1. एक एक्सट्रीम है जहां पर आप प्रेशर रेशियो 1 यूज करेंगे और आपको थर्मल एफिशिएंसी 0 मिलेगी। किसी काम का नहीं है ये। दूसरा दूसरा एक्सट्रीम है कि आप प्रेशर रेशियो, another extreme is that you use the pressure ratio as much as possible, but temperature exceed नहीं कर सकते, that is the maximum temperature. Use pressure ratio as much as possible. Use pressure ratio as much as possible, given that ये दोनों orange lines को cross नहीं कर सकते. These orange lines you can't cross. अब ये ऑरेंज लाइंस को आप क्रॉस नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखते हुए आप जितना प्रेशर रेशियो यूज कर सकते हो प्लीज यूज इट। एज मच प्रेशर रेशियो यू कैन यूज, प्लीज यूज इट। माय डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम आप जा सकते हो, मैक्सिमम आप जा सकते हो इस T1 तक, और इस T1 तक जाने के लिए आप इस तरह की एक साइकिल फॉलो करोगे। इस T1 तक जाने के लिए आप इस तरह की एक साइकिल फॉलो करोगे। Maximum, 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 maximum. That is the cycle that you are going to follow. And if you follow that cycle, the cycle disappears. If you use the pressure ratio to maximum achievable values, maximum possible values, constrained by temperature limit. Temperature limit के कारण, हाँ, समझते रहो, पहले समझते रहो, पहले अपना दिमाग बहुत ज्यादा ना लगाओ, समझते रहो क्या हो रहा है। तो टेम्परेचर लिमिट के कारण जो मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर रेशियो आप यूज कर सकते थे, वो मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर रेशियो अगर यूज करो तो आप नोटिस करते हो कि साइकिल डिसअपियर हो जाती है। यू नोटिस दैट साइकिल डिसअपियर्स। यू नोटिस दैट साइकिल डिसअपियर्स। ये मैक्सिमम पॉसिबल यूजेबल प्रेशर लिमिट क्या होगा? हम तो कहने वाले हैं कि भाई अगर आप एफिशिएंसी बढ़ा रहे हो तो आप कार्नोट को अप्रोच करनी चाहिए। गिवन टेम्परेचर लिमिट्स के लिए तो वही होता है। गिवन टेम्परेचर लिमिट्स के लिए कार्नोट से बेटर एफिशिएंसी कोई नहीं दे सकता। कार्नोट गिव्स यू द बेस्ट एफिशिएंसी फॉर गिवन टेम्परेचर लिमिट्स। सो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू मैक्स किसको अप्रोच करना चाहिए? 1 माइनस 1 अपॉन म्यू मैक्स किसको अप्रोच करना चाहिए? 1 माइनस टी मिनिमम अपॉन टी मैक्स को। 1 minus 1 upon mu max must approach 1 minus 1 upon mu max, which is the efficiency of Brayton cycle with greatest usable pressure ratio. With greatest usable pressure ratio, my dear friends, this must approach for given temperature limits Carnot efficiency. इसका मतलब समझे दया, म्यू मैक्स जो आप यूज कर सकते हो वो टी मैक्स अपॉन टी मिन के इक्वल होगा। म्यू मैक्स विल बी इक्वल टू टी मैक्स अपॉन टी मिन। ध्यान से समझियो, इसे मैं लिखने वाला हूं आर टी। दिस वन आई एम गोइंग टू राइट एज आर टी, टेम्परेचर रेशियो। दिस वन आई एम गोइंग टू राइट एज आर टी। So दोनों को कंपेयर करेंगे, and if we compare them, we are going to get, if we compare them, we are going to get maximum usable pressure ratio
for given temperature limits is equal to the ratio of temperature values. Maximum usable pressure ratio is equal to T max upon T min, which is RT. Cool. But efficiency तो आपको greatest possible मिल गई, but cycle disappear हो गई. Efficiency you are getting greatest possible, but the cycle almost disappears. Efficiency के बजाय ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो जानने के लिए शायद हमें किसी और पैरामीटर पे रिलाई करना होगा. Maybe we need to rely on some other parameter to figure out what pressure ratio should we use. सिंपल ब्रेटन साइकिल की एनालिसिस की हमने. प्रेशर रेशियो के साथ एफिशिएंसी बढ़ता है, कितना यूज कर लें प्रेशर रेशियो. फिर किसी ने आके कहा कि यार टेम्परेचर की लिमिट्स हैं, उसके हिसाब से यूज करो. उसके हिसाब से यूज करने चले तो कार्नोट अचीव कर पाए, लेकिन ऐसे कार्नोट को अचीव करने का फायदा ही क्या जो हमसे कहे कि ₹1 इन्वेस्ट करके ₹1.5 ले लो. जो हमसे कहे कि ₹1 इन्वेस्ट करके ₹1.5 ले लो, देखो मैंने कितना सारा रिटर्न दे दिया तुमको. What use such Carnot is having, which says to us that invest ₹1 and then take 1.5 rupees. Almost you have achieved a rectangle. You've almost achieved a rectangle. And therefore, probably we should give up on efficiency as a parameter and we should focus at some other parameter. And that other parameter is specific work output. Specific work output. ध्यान से समझियो. By the way, मैं आपको बता दूं कि एक लिमिट हमने अचीव कर ली है अब यहाँ पर. That म्यू की एक लिमिट है और वो लिमिट है RT, जिसके करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी कितनी मिलेगी. अगर म्यू की लिमिट RT रख दूं तो करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी गिवन टेम्परेचर लिमिट्स के लिए कार्नोट एफिशिएंसी. So one thing I know, but that's again not usable. That cycle disappears. साइकिल डिसअपियर हो जाती है और इस चीज मैं अभी प्रूव भी कर दूंगा आपके सामने दूसरी तरह से. ग्राफिकली मैंने आपको दिखा दिया है, बट मैं मैथमेटिकली भी प्रूव कर दूंगा. W net can be written as W turbine minus W compressor. W turbine minus W compressor. My dear friends, W turbine can be written as CP T1 minus T2. W turbine can be written as CP T1 minus T2 and W compressor can be written as CP T4 minus T3. CP T4 minus T3. CP_T4 minus T3. Now I'm going to take CP common and T1 को लिख दें mu T2 चलेगा, या T2 को लिख दें T1 upon mu चलेगा. T2 को लिख सकता हूं मैं T1 upon mu and उसके बाद मेरे पास है T4 जिसे मैं लिख सकता हूं mu T3 that I can write as mu T3 minus T3. ध्यान से समझियो. T1 is common and T3 is common, लेकिन मैं CP T3 को पूरा कॉमन ले लूंगा, assuming that minimum temperature is fixed by ambience. Minimum temperature is fixed by ambience. Minimum temperature पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए T3 को हमने बाहर कर लिया. वो एक गिवन फिक्स पैरामीटर है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, जिस पर आप अपने कंप्रेसर में एयर को इनलेट लेने वाले हो. द टेम्परेचर एट विच कंप्रेसर एयर विल बी इनलेट. The temperature at which compressor air will be inlet. Okay, so that CPT3 I'm taking as common, and if I take CPT3 common, then first term is going to be T1 by T3 and 1 minus 1 upon mu, 1 minus 1 upon mu, and CPT3 is common, so here I'm going to get minus mu plus 1.
minus mu plus 1. T1 is the greatest possible temperature that cycle can have, and T3 is the least possible temperature that the cycle can have. Tmax and Tmin. Tmax और Tmin के रेशियो को ही तो हमने नाम दिया था RT. 1 minus 1 upon mu minus mu plus 1. म्यू की वैल्यू 1 रखो दोस्त, और ये 0 मिलेगा. म्यू की वैल्यू RT रखो दोस्त, ये फिर से 0 मिलेगा. एफिशिएंसी जब म्यू की वैल्यू 1 थी तो एफिशिएंसी 0 था. जब म्यू की वैल्यू इंफिनिटी टच करेगी तो एफिशिएंसी 100% होगा. when the mu value is going to touch infinity, efficiency will touch 100%. then बीच में एक लिमिट हमें मिली थी, और वो लिमिट थी कि भाई साहब सुनो, आप प्रेशर रेशियो को इंफिनिटी तक नहीं ले जा सकते. यू कांट टेक प्रेशर रेशियो अप टू इंफिनिटी. सो यू कांट टेक प्रेशर रेशियो अप टू इंफिनिटी. सो देयर इज अ लिमिट. स्टॉप हो जाइए वहीं पर. एंड दैट लिमिट इज RT. That limit is RT. At RT, you will maximum you can achieve is Carnot. एक गिवन टेम्परेचर लिमिट्स के लिए आप इससे ऊपर नहीं जा सकते. Carnot आप अचीव कर सकते हैं. अब हमने नेट वर्क डन एक्सप्रेस किया है, और नेट वर्क डन में अगर म्यू की वैल्यू 1 रखें तब भी 0 है, और म्यू की वैल्यू RT रखें तब भी 0 है. और वर्क डन तभी 0 हो सकता है जब साइकिल का इनक्लोज्ड एरिया 0 हो. साइकिल का इनक्लोज्ड एरिया 0 होने का मतलब साइकिल डिसअपियर हो जाती है जब म्यू RT के इक्वल हो जाता है. when mu becomes equal to RT, work done is again 0, and work done 0 means that net area enclosed by the cycle has become 0. if net area enclosed by the cycle has become 0, that means the cycle disappeared. That means the cycle disappeared. अगर mu is equal to 1 या pressure ratio is equal to 1 पर work done 0 है. अगर mu is equal to RT या pressure ratio power gamma minus 1 upon gamma, pressure ratio power gamma minus 1 upon gamma की वैल्यू टेम्परेचर लिमिट मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के रेशियो के इक्वल हो जाए. अगर ऐसा है तो दोनों बार वर्क डन 0 होगा. बीच में कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा ही वर्क डन मिल रहा होगा, तो आई सस्पेक्ट दैट अगर एंड्स पे 0 है तो बीच में कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम होगा. वर्क डन, नेट वर्क डन विल बी मैक्सिमम. इससे पहले कि मैं कैलकुलेट करूं वो नेट वर्क डन, मैक्सिमम वैल्यू किस प्रेशर रेशियो के करस्पॉन्डिंग मिलेगा. मेक श्योर दैट यू हैव नोटेड थिंग्स डाउन. Sometimes you accidentally discover some features. Wow. पहला ऑब्जर्वेशन साइकिल का डिस्क्रिप्शन. दूसरा ऑब्जर्वेशन हायर इज इक्वल टू लोअर मल्टीप्लाइड बाय म्यू. हायर इज इक्वल टू लोअर मल्टीप्लाइड बाय म्यू. तीसरा ऑब्जर्वेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, एंड म्यू की वैल्यू 1 होगी तो एफिशिएंसी 0 होगा.
म्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा, एफिशिएंसी विल अप्रोच 100% as mu approaches infinity. As mu approaches infinity, efficiency approaches 100%. Efficiency 100% अप्रोच करेगा। ध्यान से समझियो। Fourth observation that a given temperature limits के लिए, for the given temperature limits T minimum and T maximum, my dear friends, you can use maximum possible Rp power gamma minus 1 upon gamma, Rp power gamma minus 1 upon gamma, greatest usable value or mu का greatest usable value will be equal to RT, एंड इससे ज्यादा आप प्रेशर रेशियो नहीं यूज कर सकते। अभी तक आपको लगता था कि प्रेशर रेशियो बढ़ाते जाओ एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, प्रेशर रेशियो बढ़ाते जाओ एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, बट सच्चाई ये है कि एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर रेशियो आप यूज ही नहीं कर सकते फॉर गिवन टेम्परेचर लिमिट्स। For given temperature limits, you can't really use unlimited pressure ratio. Unlimited pressure ratio आप नहीं यूज कर सकते। आपको एक मैक्सिमम कैपिंग है, एक लिमिट है, इससे ज्यादा प्रेशर रेशियो नहीं यूज कर सकते। एंड अगर आप ये ग्रेटेस्ट अचीवेबल प्रेशर रेशियो यूज करोगे तो करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी होगी क्या? करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी होगी कार्नोट एफिशिएंसी के इक्वल। Corresponding efficiency will be equal to Carnot efficiency. Okay? Then हमने observe किया work done, and net work done is CPT minimum multiplied by RT and 1 minus 1 upon mu, 1 minus 1 upon mu minus mu plus 1. This is the work done. We notice that this work done when mu is equal to 1, that means Rp is equal to 1. That means Rp is equal to 1. Then this work done is 0. Rp is equal to 1. Then this work done is, then this specific work done is 0. And we notice that when mu is equal to RT, that means maximum achievable mu, or Rp power gamma minus 1 upon gamma is equal to RT, then again this specific work done is 0. ये specific work done फिर से 0 है। Okay? Maximum कहां पर होगा? Where exactly are we going to achieve the greatest possible value? Efficiency के लिए तो हमने देखा that when mu value is 1, efficiency is 0, and efficiency approaches 100%. Efficiency approaches 100% as mu approaches infinity. जैसे जैसे mu infinity approach करेगा वैसे वैसे एफिशिएंसी 100% अप्रोच करेगा। फिर हमने ये भी देखा कि प्रेशर रेशियो एक्चुअली आप एक लिमिट से ज्यादा यूज ही नहीं कर सकते, और वो म्यू की मैक्सिमम वैल्यू है आरटी, एंड करस्पॉन्डिंग आप कार्नोट अचीव कर सकते हैं। फिर फाइनली हमने ये देखा कि वर्क डन की अगर बात करो आप, तो वर्क डन इज 0 when mu is equal to 1, and work done is 0 when mu is equal to RT. Work done 0 है. This one is work done, okay? I want to know at what maximum possible, at what pressure ratio maximum work can be achieved. किस pressure ratio पे maximum work achieve किया जा सकता है? Okay, so इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो इक्वेट करेंगे म्यू के रिस्पेक्ट में. वी विल डिफरेंशिएट with respect to mu and equate it to 0. I'm going to get CPT minimum. I'm going to get CPT minimum,
and I'm going to get RT, and 1 का डेरिवेटिव 0 minus 1 upon mu का डेरिवेटिव minus 1 upon mu square, and minus mu का डेरिवेटिव 1 और ये 0. CPT minimum दूसरी तरफ मरेगा. CPT minimum is naturally going to get out of the scene. सीन से बाहर जाएगा वो, एंड मुझे मिल जाएगा RT अपॉन म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1. RT अपॉन म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहां से मुझे मिलता है म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू RT. म्यू इज इक्वल टू रूट RT. प्रेशर रेशियो की इस वैल्यू पर वर्क, स्पेसिफिक वर्क आउटपुट मैक्सिमम हुआ करेगा. प्रेशर रेशियो की इस वैल्यू पर स्पेसिफिक वर्क आउटपुट मैक्सिमम हुआ करेगा. विच वैल्यू? रूट RT. At this value of pressure ratio, we will have the specific work output becoming more and more maximum basically. Cool. तो वर्क डन कब मैक्सिमाइज हुआ है? वर्क डन मैक्सिमाइज हुआ है म्यू की वैल्यू जो कि है रूट RT. बच्चा अगर प्रेशर रेशियो कैलकुलेट करने को आ जाए तो सिर्फ रूट RT कैलकुलेट करके मत चले आना प्लीज. हाँ, क्योंकि म्यू है रूट RT. करस्पॉन्डिंग प्रेशर रेशियो आप इससे कैलकुलेट करोगे, RP पावर गामा -1 से. इट्स एक्चुअली द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ म्यू. म्यू के टर्म्स में करने से सब कुछ थोड़ा इजी हो जाता है. इट बिकम्स इजी व्हेन यू डू एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ म्यू. So corresponding pressure ratio value you can calculate using this. हमें वो मैक्सिमम वर्क भी बता दो प्लीज. वो तो आसान है, उसमें रखो ना CPT minimum and RT minus RT upon root RT ना, RT upon root RT and minus root RT. W max can be written as CPT minimum and RT minus RT upon root RT, RT minus RT upon root RT and minus root RT plus 1. Minus root RT plus 1. I'm going to get RT minus 2 root RT plus 1, isn't it? So CPT minimum RT plus 1 minus 2 root RT. सर 5 पन्ने भर गए मेरे ये सब पूरी एनालिसिस को निपटाते मैंने एक पेज पे निपटा दी. इसे कहते हैं अनमैचेबल. ये है रूट RT -1 का होल स्क्वायर. CPT minimum and this is root RT -1 या 1 minus root RT का होल स्क्वायर. आपको मिलेगा दोस्त CP into root T max minus root T min whole square. CP multiplied by root T max minus root T min whole square. क्या ही तो बात है. Simple Brayton cycle
is over. Simple Brayton cycle, khatam, done, over. Now, we are going to do some improvisations. Now we are going to do some improvisations into this. ये सारे फॉर्मूलाज आप याद रख लो, ये आपको काम आने वाले हैं. जस्ट इन केस अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आई कैन क्विकली रिकैपिचुलेट. आंखें बंद करो. सबसे पहली बात, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद. सबसे पहली बात, ब्रेटन साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, प्रेशर लाइंस डाइवर्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर. इन दोनों के बीच में दो वर्टिकल प्रोसेसेस, एक वर्टिकल प्रोसेस एक्सपेंशन के लिए, एक वर्टिकल प्रोसेस compression के लिए. One vertical process for expansion, another vertical process for compression. Okay. Observation number 2. Observation number 2. In the expansion process, T1 can be written as T2 into mu. In the compression process, T4 can be written as T3 into mu. Higher is equal to lower temperature multiplied by mu. Higher is equal to lower temperature multiplied by mu. Observation number 3. Efficiency is 1 minus 1 upon mu. Efficiency keeps rising with pressure ratio values, but the gain in efficiency at smaller pressure ratio values is more, but the gain in efficiency at greater pressure ratio values is less. वैसे तो प्रेशर रेशियो के साथ एफिशिएंसी बढ़ता है, लेकिन अगर प्रेशर रेशियो में चेंजेस कम प्रेशर रेशियो वैल्यूज पर किए जाएं तो एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगा. ज्यादा प्रेशर रेशियो वैल्यूज पर अगर प्रेशर रेशियो में इंक्रीज किया जाए तो एफिशिएंसी उतना नहीं बढ़ेगा. एफिशिएंसी विल नॉट राइज दैट मच. ओके. ऑब्जर्वेशन नंबर 4, that there is a limit of pressure ratio that you can use, and that limit is equal to RT. That limit is given as mu is equal to RT. ये लिमिट अगर आप यूज करें तो आपकी ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी वही होगी जो कार्नोट की होती. अगर इस लिमिटिंग प्रेशर रेशियो को यूज करें, इस मैक्सिमम यूजेबल प्रेशर रेशियो को यूज करें, तो वही होगी एफिशिएंसी जो कार्नोट की होती. बट साइकिल डिसअपीयर हो जाता है, वर्क डन जीरो हो जाता है इस कार्नोट एफिशिएंसी के चक्कर में. If you really try to achieve that Carnot efficiency and use limiting value of maximum possible permissible pressure ratio, then you'll get Carnot efficiency, but not get any work at all. You'll get work tending to zero. So work done is in general given as CPT minimum RT 1 minus 1 upon mu minus mu plus 1, which becomes maximum when you use the mu value under root RT. And that maximum work is given as under root T max minus under root T min whole square. My dear friends, now I take you to improvisations of Brayton cycle. Brayton cycle के improvisations पे चलते हैं. One, two, three, four, five. Here is the sixth thing. Here is the sixth thing. कहते हैं compression process को जितना आप क्योंकि प्रेशर लाइंस डाइवर्ट होती रहती हैं, इसलिए कंप्रेशन प्रोसेस को जितना आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर सको उतना अच्छा होगा, और एक्सपेंशन प्रोसेस को जितना आप राइट की तरफ शिफ्ट कर सको उतना अच्छा होगा. As much you can shift compression process to the left, that will be great, and as much you can shift expansion process to the right, that will be great. That will be great. अरे बन जाओ भाई.
अरे बन जाओ, बन जाओ, अरे बन जाओ, अरे बन जाओ। जितना आप एक्सपेंशन प्रोसेस को राइट की तरफ शिफ्ट कर सकें उतना अच्छा, और जितना आप कंप्रेशन प्रोसेस को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर सकें उतना अच्छा। As much you can shift the expand compression process to the left side, better it is. As much you can shift the expansion process to the right side, better it is. Expand, 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 expand. Reject the heat, reject the heat, reject the heat, reject the heat, reject the heat. Compress at one stage and then don't compress it here. क्यों? कंप्रेशन प्रोसेस को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो कम कंप्रेसर वर्क लगेगा. If I shift compression process to the left, then lesser compressor work will be needed. Then lesser compressor work will be needed. And therefore, my dear friends, पहले एक इंटरमीडिएट प्रेशर पे एयर को कंप्रेस किया, टेम्परेचर बढ़ा, फिर एक कांस्टेंट प्रेशर पे उसकी कूलिंग करेंगे. फर्स्ट वी विल डू सम कूलिंग. First, we will do some cooling. Okay. And after cooling, I have shifted the second stage of compression to the left side. I have shifted the second stage of compression to the left side. Compression को दो stages में break कर दिया. And पहले stage के बाद हमने थोड़ी सी cooling की, और उसके बाद पहले stage के बाद हमने थोड़ी सी cooling की, और उसके बाद हमने after the first stage we did a little cooling, and after that we have done some compression. Here compression we are doing in one shot, and then we are compression we are doing in one shot, and then we are heating it up, and then we are heating it up, and then we are expanding in first stage of turbine called high pressure turbine. We are expanding in first stage of turbine, and उसके बाद क्योंकि हमसे किसी ने कभी बता दिया था प्रेशर लाइंस एक दूसरे से दूर डाइवर्ट होती रहती हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसको फिर से हीट करें, और ये एक्सपेंशन प्रोसेस जो आप यहाँ एग्जीक्यूट करते, इस एक्सपेंशन प्रोसेस को हम यहाँ एग्जीक्यूट करें और हमें ज्यादा वर्क आउटपुट मिल सके, and we get more work outputs, and then we perform the final process. 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 कोई एनालिसिस, कोई फार्मूला, कुछ भी ऐसा रटने की जरूरत नहीं है. There is nothing that you need to mug up. This solution is called as intercooling, and this solution is called as intercooling, and this solution is called as reheating. This improvisation is called as intercooling, and this improvisation is called as reheating. Intercooling जब आप करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हीट इनपुट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पहले आप हीट इनपुट इतना ही दे रहे होते, बट अब आपको हीट इनपुट यहां से स्टार्ट करना होगा. नाउ यू विल हैव टू स्टार्ट हीट इनपुट फ्रॉम 4-1. So you will have to add little more heat. आपको थोड़ी हीट ज्यादा ऐड करनी पड़ेगी. So heat input बढ़ेगा. Heat rejection नहीं बढ़ा. क्यों? क्योंकि 2 to 3 प्रोसेस में कोई चेंज नहीं हुआ. 2 to 3 process and no change has been done. 2 to 3 process and no change has been done. This is 4 and अगर आप सीधे गए होते तो 4. Turbine work unaffected. Turbine work remains unaffected. Turbine work unaffected रहा. Compressor work
रिड्यूस हुआ। क्यों रिड्यूस हुआ? कंप्रेसर वर्क क्यों रिड्यूस हुआ? क्योंकि कंप्रेसर वर्क बिफोर वाज 3A and A4. Compressor work after is 3A and 4-B. 4-B is less than 4A because of pressure lines diverting away from each other. क्योंकि pressure lines divert होती रहती हैं एक दूसरे से दूर, इसलिए T4 minus TA actually greater quantity है और इस H4 minus HA actually greater quantity है. H4 dash minus HB is a smaller quantity. और इसलिए बाद में कंप्रेसर वर्क कम हो गया है। बाद में कंप्रेसर वर्क कम हो गया है। थर्मल एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट थर्मल एफिशिएंसी, माय डियर फ्रेंड्स, थर्मल एफिशिएंसी is going to decrease. Why it is going to decrease? Because you are increasing work without changing heat rejection temperature, whereas you are changing heat addition temperature, and that heat addition temperature is totally at lower values of temperatures. Thermal efficiency will actually decrease by doing this. आप एक तो हीट ऐड कर रहे हो, दूसरा हीट ऐड कर रहे हो कम टेम्परेचर्स पर, सो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कम होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एडवांटेज सिर्फ एक है, नेटवर्क बढ़ गया। As a result of intercooling, more work can be achieved. एडवांटेज सिर्फ एक है कि आपने साइकिल से मिलने वाला नेटवर्क जो था उसे बढ़ा दिया। साइकिल से मिलने वाला नेटवर्क आपने बढ़ा दिया। You ended up getting more network output. Now let us focus at reheating. And by the way, maximum network मिलने के लिए एक optimum intermediate pressure exist किया करता है, which can be proved as root P1 P2. मैंने क्लास में प्रूव भी करवाया है। So W net में गेन मैक्सिमम हो, W net में जो गेन है वो मैक्सिमम हो, इसके लिए एक आइडियल इंटरमीडिएट प्रेशर एग्जिस्ट किया करता है, एंड दैट आइडियल इंटरमीडिएट प्रेशर इज that ideal intermediate pressure of intercooling is under root P1 P2. That ideal intermediate pressure is under root P1 P2. आते हैं सर reheating पर। Reheating is again a good solution. Reheating भी एक अडॉप्टेड सॉल्यूशन है, हालांकि स्टेशनरी पावर प्लांट्स में ही यूज करते हैं, जेट इंजन वगैरह में नहीं यूज करते इस तरह के सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम को बल्की बना देंगे। दे विल इंक्रीज द सिस्टम साइज, दे विल इंक्रीज द सिस्टम साइज इफ यू इनकॉर्पोरेट टू मेनी थिंग्स। अगर आप बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करोगे, दो दो टर्बाइन लगाओगे, सो दे विल नेचुरली मेक द सिस्टम बल्की। ओके, so reheating क्या कर रहा है? Reheating is doing what? Reheating is adding some heat and then adding some more heat. Net work done, जो पहले 1 2 3 4 होता, वो अब 1 से A और B और 2 डैश, ये एरिया बढ़ चुका है। This area has increased. So net work done. Net heat input naturally बढ़ाना पड़ेगा आपको। आपने एक्स्ट्रा एक हीटिंग प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर दिया है। नेट वर्क डन बढ़ गया है क्योंकि टरबाइन वर्क बढ़ा है, कंप्रेसर वर्क अनअफेक्टेड है। टरबाइन वर्क हैज इंक्रीज्ड, कंप्रेसर वर्क इज अनअफेक्टेड। So there is compressor work that is unaffected and turbine work has increased. Maximum possible W net के लिए एक optimum intermediate pressure exist किया करता है। अगर आप W net को greatest gain चाहते हैं,
टरबाइन वर्क आपने बढ़ा दिया, कंप्रेसर वर्क अनअफेक्टेड है, तो नेट वर्क तो बढ़ गया ना। और इसके लिए एक ऑप्टिमम इंटरमीडिएट प्रेशर एग्जिस्ट किया करता है, दैट ऑप्टिमम इंटरमीडिएट प्रेशर इज अंडर रूट P1 P2। दैट ऑप्टिमम इंटरमीडिएट प्रेशर इज अंडर रूट P1 P2। थर्मल एफिशिएंसी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, अनअफेक्टेड भी रह सकता है। Thermal efficiency can increase, can decrease, can remain unaffected depending upon reheat pressure आप क्या यूज कर रहे हो। अगर आप रीहीट प्रेशर कंबशन चैम्बर के प्रेशर के आसपास यूज कर रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा हीट आपने ऐड की है वो हाई टेम्परेचर्स पर ऐड की जा रही होगी। दैट एक्स्ट्रा हीट इज बीइंग एडेड एट हाई टेम्परेचर्स एंड मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ेगा और थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगा। But if that extra heat is being added at very little low values of pressure, then the whole heat has been added at smaller values of temperature and mean temperature of heat addition kam hoga and thermal efficiency kam hogi. Thermal efficiency will reduce. I take you to the last but not the least incorporation. I take you to the last but not the least incorporation into the gas turbine. Here's the eighth thing. ध्यान से समझियो। आप चाहते हो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़े, आप चाहते हो थर्मल एफिशिएंसी अगर बढ़ाना, तो आपको मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ाना पड़ेगा। आप जो हीट ऐड करते हो उसे ज्यादा टेम्परेचर वैल्यूज पर ऐड करो। The heat that you are adding, that must be added at greater temperature values. This can be done if you try eliminating that part of heat addition process which is happening at smaller temperatures. जो smaller temperature पर अचीव हो रहा है heat transfer process low temperature values पर, ये अगर eliminate कर सको आप, ये part, if this part can be eliminated, then my dear friends, you can easily achieve that, more heat is getting added at higher temperature values. ज्यादा से ज्यादा heat आप ज्यादा temperature values पर, ज्यादा temperature values पर add कर रहे हो. You are adding more heat at greater temperature values. How can you do this? I mean, come on, this can't be done. आप ऐसे कैसे कट कर सकते हो? और ऐसे कट ही करते जाओगे, अगर कट ही करते जाओगे, कट ही करते जाओगे, कट ही करते जाओगे, तो फिर वही होगा, फिर से साइकिल disappears. Cycle disappears. A given maximum temperature के लिए साइकिल डिसअपियर हो जाएगा। ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो पीपल। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये जो एग्जॉस्ट टरबाइन से निकलेगा, ये जो एग्जॉस्ट टरबाइन से निकलेगा, इसको स्कीमेटिक में भी बनाते रहते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा। That there is combustion chamber, एंड कंबशन चैम्बर में हीटिंग होगी कंप्रेसर के बाद,
आफ्टर कंप्रेसर, यहां से आपने कंडीशन 3 पे इनलेट लिया, इनलेट इज कंडीशन 3, and then you go to compressor, and then you go to combustion chamber, then you go to combustion, then you go to combustion chamber, and then my dear friends, and then my dear friends, ध्यान से समझियो, then you go to turbine, you go to turbine, टरबाइन से जो स्टेट 2 पर एग्जॉस्ट निकल रहा है, इस एग्जॉस्ट को आप ऐसे ही ना जाने दें. डोंट लेट इट गो जस्ट लाइक दैट. डोंट लेट इट गो जस्ट लाइक दैट. डोंट लेट इट गेट वेस्टेड. ओके, आप उसे वेस्ट मत होने दें, आप उसको थोड़ा यूटिलाइज करें. किसमें? कंप्रेसर से निकलने वाली गैसेस को प्रीहीट करने में. कंप्रेसर से निकलने वाली गैसेस को प्रीहीट करने में. प्रीहीट दीज गैसेस इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. प्रीहीट दीज गैसेस इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. एक काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में इन्हें पहले हीट कर दें. कूल मतलब 2 से निकलने वाली जो गैसेस हैं, ये धीरे 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 2 से निकलने वाली जो गैसेस हैं, ये धीरे 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 कूल होंगी एंड स्टेट बी की तरफ बढ़ेंगी. और कंप्रेसर से बाहर आने वाले जो कंप्रेसर से बाहर आने वाला जो एयर है स्टेट 4 पर, ये धीरे 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 स्टेट 4 से हीट होकर हीट होकर हीट होकर हीट होकर it will be heated and धीरे 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 it will approach a combustion chamber में घुसने से पहले आपका working fluid ठीक ठाक heat gain कर चुका होगा. Before it enters into the combustion chamber, the working fluid must have gained sufficient amount of heat, जो कि आप किसी बाहर के फ्यूल को जलाकर नहीं लाए. ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. दिस इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. माय डियर फ्रेंड्स, सच अ साइकिल इज नोन बाय द नेम रीजनरेटिव साइकिल. एक चीज आप तुरंत नोटिस करो कि अनलाइक steam power plant, here regeneration opportunity is not always available. Please notice that unlike steam power plants, here the opportunity of using regeneration is not always available. रीजनरेशन को यूज करने की अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेलेबल नहीं है. आप ये रीजनरेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं यूज कर पाओगे अगर इस तरह का प्रेशर रेशियो है. इफ द प्रेशर रेशियो इज समथिंग लाइक दिस, if the pressure ratio is something like this, then regeneration is actually going to be counterproductive. Regeneration is actually going to be suicidal. अगर प्रेशर रेशियो ऐसा कुछ हो गया तो रीजनरेशन एक्चुअली खतरनाक होगा. दैट आप 3 से 4 जाते हो और 1 से 2 आते हो. अब 2 पर निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर, 2 पर निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर 4 पर कंप्रेसर से एग्जिट करने वाली एयर के टेम्परेचर से ऑलरेडी कम है. तो आप एयर को प्रीहीट का करोगे उससे. No regeneration possible. In this case, there will be no regeneration possible. In this case, there will be no recuperation possible. Recuperative cycle भी कहते हैं इसको. So यहां पर तो कोई regeneration possible नहीं है. No regeneration possible. इसका मतलब आप रीजनरेशन तभी यूज कर सकते हैं when you have T2 greater than T4, isn't it? So regeneration can be used only if
Regeneration can be used only if can be used or can benefit only if T2 is greater than T4. T2 अगर T4 से ज्यादा ना हो, टरबाइन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस अगर कंप्रेसर से निकलने वाले वर्किंग फ्लूइड्स कंप्रेस्ड एयर से ऑलरेडी ज्यादा टेम्परेचर पर ना हो, तो वो हीट क्या देगी उसको? कंबशन चैम्बर में जाने से पहले it can't preheat that particular working fluids. My dear friends, only if T2 is greater than T4. इसका मतलब T2 को मैं लिख सकता हूँ T1 divided by mu. T2 can be written as T1 divided by mu and T4 can be written as T3 multiplied by mu. So यहाँ से मुझे मिलने वाला है mu less than T1 by T3. यहाँ से मुझे मिलने वाला है mu square less than T1 by T3. Mu square less than T1 by T3. Mu less than under root T1 by T3. Under root T1 by T3 is nothing but under root T1 by T3 is nothing but mu star. याद है ना? याद है ना? इसका मतलब रीजनरेशन पॉइंटलेस होगा, रीजनरेशन बेकार की एक्सरसाइज होगा अगर आप स्पेसिफिक वर्क सिंपल ब्रेटन साइकिल में जो स्पेसिफिक वर्क मैक्सिमम दे सके उस प्रेशर रेशियो से कम प्रेशर रेशियो पर ऑपरेट कर रहे हो. इफ यू आर ऑपरेटिंग एट प्रेशर रेशियो वैल्यूज only if T2 greater than T4. Yes. And T2 is T1 divided by mu. And T4 is T3 into mu. Yes. Mu square is T1 by T3. Yes. Can benefit. Yes. I thought this condition we have got for not beneficial. Can benefit. Yes. ये इससे कम रखोगे तभी बेनिफिट करेगा. It's going to benefit you only if you keep it less than this. So एक सिंपल ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी का ग्राफ आपको मालूम है. ये था सिंपल ब्रेटन साइकिल. दिस वाज, अच्छा ये सिंपल नहीं दिख रहा क्या वहां पर? दिस वाज सिंपल ब्रेटन साइकिल का ग्राफ. ओके. एंड देन अगर आपको याद हो वर्क डन, प्रेशर रेशियो की एक सर्टेन वैल्यू पर वर्क डन मैक्सिमाइज हुआ था एंड दैट प्रेशर रेशियो वैल्यू इज रूट RT. एंड प्रेशर रेशियो की वैल्यू अगर RT के इक्वल हो जाए तो करस्पॉन्डिंग सिंपल साइकिल एफिशिएंसी approaches Carnot efficiency. If pressure ratio value equals RT, then the corresponding value of simple cycle efficiency approaches Carnot efficiency. Just now we have concluded that mu is equal to root RT के पहले ही, सिर्फ पहले ही mu is equal to root RT के पहले ही रीजनरेशन का फायदा मिलेगा. Regeneration is a phenomenon that's valid, that can be used here only if you are using mu less than root RT. इसका मतलब क्योंकि हम mu is equal to root RT तो यूज करेंगे, स्पेसिफिक वर्क ज्यादा मिल रहा है इसलिए. इसका मतलब अगर इसके इक्वल यूज कर लिया तो T2 is equal to T4. रीजनरेशन का कोई सिग्निफिकेंसी नहीं है. If I use mu is equal to root RT, then T2 is equal to T4. And if T2 is equal to T4, then
exhaust gases coming out of turbine can't give any heat to compressed air coming out of compressor. टर्बाइन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेस कंप्रेसर से निकलने वाली कंप्रेस्ड एयर को कोई प्री हीटिंग नहीं कर सकते. दे कांट डू एनी प्री हीटिंग और समथिंग. सो रीजनरेशन आप इसके पहले ही यूज कर सकते हो. Whatever, I want to calculate thermal efficiency of regenerative cycle. स्टीम पावर साइकिल होती तो मैं आपको बताता, स्टीम टेबल से ये वैल्यूज नोट करोगे. यहां हमें फॉर्मूला चाहिए होगा, यहां हमें फॉर्मूला चाहिए होगा. मेरे प्यारे दोस्तों, एक आइडियल रीजनरेटिव साइकिल की बात करेंगे जिसमें प्री हीटिंग इतनी हो दैट कंप्रेस्ड एयर का फाइनल टेम्परेचर टरबाइन के एग्जॉस्ट टेम्परेचर के इक्वल हो जाए. उसे हम कहते हैं 100% इफेक्टिवनेस वाला हीट एक्सचेंजर. मैंने बताया भी है आपको, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर हॉट फ्लूइड के इनलेट टेम्परेचर के बराबर हो जाए, ऐसा हीट एक्सचेंजर होता है. इफ 100% इफेक्टिवनेस वाला हीट एक्सचेंजर, सच हीट एक्सचेंजर वेयर द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड becomes equal to inlet temperature of hot fluid. Such a heat exchanger is going to have 100% effectiveness, and that 100% effectiveness will result into ideal regenerative situation. Ideal means what? Ideal means what? Ideal means compressed air का exit temperature वही हो जाना चाहिए जो exhaust gases का turbine से निकलते समय था. The temperature that exhaust gases were having when they came out of the turbine. So what will be this ideal regenerative cycle का efficiency? Ideal regenerative cycle का efficiency, ध्यान से समझियो, is going to be 1 minus, we should we do it in terms of work upon heat input? W net upon heat input. W net को हम लिख सकते हैं Cp T1 minus T2 and Cp T4 minus T3. Cp T4 minus T3. And heat input can be written as Cp T1 minus Ta. But ideal regenerative means Ta is equal to T2. Cp ने Cp को Cp से Cp तक मार दिया, and मेरे पास T1 minus T2 है, मेरे पास T4 minus T3 है, और मेरे पास T1 minus Ta. Ta को मैं लिख सकता हूं T2. So T1 minus T2 and T1 minus T2 कैंसिल होंगे. T4 minus T3 upon T1 minus T2. मेरे प्यारे दोस्तों, T4 को मैं लिख सकता हूं T3 into mu. T4 को मैं लिख सकता हूं T3 into mu, and T2 को मैं लिख सकता हूं T1 upon mu. T2 can be written as T1 upon mu. So 1 minus 1 upon mu. Mu minus 1 and mu minus 1 get cancelled. I get mu and I get T minimum upon T maximum. Ideal regenerative Breton cycle. Ideal regenerative Breton cycle का थर्मल एफिशिएंसी होगा 1 minus mu T3 upon T1. इसका मतलब प्रेशर रेशियो के साथ ये डिक्रीज होगा. एक गिवन मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए होना ही था
क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप प्रेशर रेशियो बढ़ाओगे, रीजनरेशन की अपॉर्चुनिटी और कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप प्रेशर रेशियो बढ़ाओगे, रीजनरेशन की अपॉर्चुनिटी और कम होती जाएगी। एज यू इंक्रीज द प्रेशर रेशियो, रीजनरेटिव advantage keeps decreasing. Regenerative advantage कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है. Regenerative advantage is available only if you have low pressure ratio values. तो टरबाइन से निकलने वाले एग्जॉस्ट गैसेस, कंप्रेसर से निकलने वाले एयर को हीट कर सकते हैं. Exhaust gases coming out of turbine can actually heat the compressed air coming out of compressor. That is possible. That can be done. But once you increase the pressure ratio to some more value, that almost becomes impossible. If you increase the pressure ratio even more, that will actually happen in reverse manner if you allow both of them to go into the same heat exchanger. Compressed air बोलेगी एग्जॉस्ट गैसेस को कि भाई तुम हमको हीट करने आई थी, हाँ ये लो तुम हमसे हीट ले लो. उल्टा हमारा टेम्परेचर तुमसे ज्यादा है, we are having more temperature than you are having. So pressure ratio increases, then simple Brayton cycle was becoming more efficient, more efficient, more efficient, more efficient, more efficient. But ideal regenerative Brayton cycle becomes less efficient, less efficient, less efficient, less efficient. आप म्यू की वैल्यू रूट RT रख कर देखो और आपको आइडियल रीजनरेटिव ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी वही मिलेगी जो सिंपल ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी म्यू इज इक्वल टू रूट RT पर होती. The efficiency of simple Brayton cycle at mu is equal to root RT and the efficiency of this is efficiency of ideal regenerative cycle. This is the efficiency of ideal regenerative cycle. ये है ideal regenerative cycle की efficiency. सर आप अपना नंबर दे दीजिए 7007289510 7007289510. ओके हाँ, रूट RT जिस प्रेशर रेशियो पर स्पेसिफिक वर्क मैक्सिमाइज होता है उस प्रेशर रेशियो पर आइडियल रीजनरेटिव साइकिल जब उतनी ही एफिशिएंसी देगी जितनी सिंपल साइकिल से मिल सकती थी, तो रीजनरेशन का मतलब क्या रह गया? आप रख के दे देखो म्यू इज इक्वल टू रूट RT दोनों ही फॉर्मूलाज में, सिंपल वाले में भी और इसमें भी. यू कंपेयर सिंपल ब्रेटन साइकिल में अगर म्यू को रूट RT रख दूं मैं तो एफिशिएंसी इज दिस मच एंड आइडियल रीजनरेटिव ब्रेटन साइकिल में
अगर मैं म्यू को रूट आर टी रख दूं तो if I put mu is equal to root RT and T1 divided by T3 is RT. So I'm going to get 1 minus 1 upon root RT again. Simple Brayton cycle and ideal regenerative Brayton cycle, they both become same efficiency at the pressure ratio at which work of simple Brayton cycle was maximum. जिस प्रेशर रेशियो पर सिंपल ब्रेटन साइकिल का वर्क डन मैक्सिमम हुआ करता था, उस प्रेशर रेशियो पर सिंपल ब्रेटन साइकिल और आइडियल रीजनरेटिव ब्रेटन साइकिल दोनों के एफिशिएंसीज इक्वल हो जाया करेंगे. Efficiencies of both of them will become equal. Cool. That's it. कभी अगर मल्टीपल हीट इंजन्स आ जाएं, जैसे इस तरह के पावर प्लांट्स, have been tried where you are going to have one power plant based on gas power cycle, one power plant based on gas power cycle, and then गैस पावर साइकिल से जो हीट रिजेक्ट होगी उसको आप एक स्टीम पावर साइकिल में यूज करोगे टू प्रोड्यूस मोर वर्क. This is steam power cycle and this is gas power cycle. गैस पावर साइकिल, गैस पावर प्लांट से प्रोड्यूस होने वाले वर्क को you are going to use to run another power plant, that is a steam power plant. Thermal efficiency मैंने आपको बताया है that thermal efficiency of such series of engines can always be written as 1 minus eta 1, 1 minus eta 2, 1 minus eta 3, 1 minus eta 4, 1 minus eta 5. नहीं सर मुझे नहीं बताया भाई, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में बताया है, समझा करो. In basic thermodynamics I already described it, that you can write 1 minus Q3 upon Q1, but Q3 और Q2 को इंट्रोड्यूस करेंगे. Q3 and let us introduce Q2 here. Let us introduce Q2 here. Q2. Let us introduce Q2 here. And then my dear friends, Q2 divided by Q1 can be written as Q2 divided by Q1 को न्यूमरेटर में लेंगे and Q2 divided by Q3 को डिनोमिनेटर में लेंगे. Q2 divided by Q1 को भी न्यूमरेटर में लेंगे और Q3 divided by Q2 को भी न्यूमरेटर में लेंगे. Q2 divided by Q1 also in numerator and Q3 divided by Q2 also in numerator. Now Q2 divided by Q1 is 1 minus efficiency of first engine and Q3 divided by Q2 is 1 minus efficiency of second engine. ऐसे ही आप n number of engines के लिए extend कर सकते हैं. 1 minus eta 1, 1 minus eta 2, 1 minus eta 3, 1 minus eta 4, 1 minus eta 5, and so on and so forth. And so on and so forth.
बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तो मान लो कभी वैसे तो इतना लंबा प्रॉब्लम आपको आएगा तो सिंबॉलिक फॉर्म में ही आएगा कि भाई ये सिंप्लीफाई करके बता दो। अलग-अलग नहीं कि पहले आप ब्रेटन सॉल्व करो और फिर उसकी एफिशिएंसी निकालो, फिर आप रैंकाइन सॉल्व करो और उसकी एफिशिएंसी निकालो और फिर कंबाइंड एफिशिएंसी निकालो, वो पूरे प्लांट की। That's not going to be the case. But just in case if they ask, board says नई जगह है। Sir is like बहुत जगह है। About to complete 6 hours, मचाना जारी रहे। Exactly. But 6 बजे से मेरा सेशन है और हर्षदीप सिंह ने कमेंट किया है यू आर अ ग्रेट टीचर। क्या ही तो बात है। मेरी जिंदगी की वैल्यू ही यही है। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। कुछ टारगेट्स जो मैंने अपने लिए सेट किए हैं वो मैं पब्लिकली शेयर नहीं करता हूं, बट दैट्स जो मैंने जो टारगेट सेट किया है अपने लिए नेक्स्ट 5 years में, दैट्स नॉट मनी, दैट्स नॉट प्रॉस्पेरिटी, दैट्स नॉट houses, properties, cars, luxury, nothing. The single point target that I have set for myself for next 5 years is to transform at least 2000 lives. Not money, not prosperity, not a lot of properties, not a lot of, luxury, travel, blah, 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 blah. No. The single point target which I have set for myself for next 4-5 years is this. And if I'm not able to achieve this, ऐसा कभी हुआ नहीं है वैसे आज तक लाइफ में कि मैंने कोई टारगेट सेट किया हो और मैं उसे चेज ना कर पाया हूं। पेरेंट्स की कृपा से और स्टूडेंट्स के प्यार से ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सर सेकंड सेशन होगा यार, अब सेकंड सेशन कल ही लेना पड़ेगा। कल थोड़ा सुबह जल्दी जल्दी शुरू करते हैं ताकि कल हम आरएसी के साथ साथ ये कर पाए। आईसी इंजन तो नहीं हो पाएगा, टर्बो कर दें कल। टर्बो में जल्दी जल्दी बता दूं, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आरएसी थोड़ा ढंग से करवा दूंगा, टर्बो में सिर्फ ये बता दूंगा प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। आरएसी विल डू, कॉल करूं सेशन के बाद। हाँ सौरभ, इंडस्ट्रियल प्लीज खुद से ही करना पड़ेगा। सर ने करवाया होता अगर सर के साथ वो उनकी मदर का देहांत हो गया, भगवान के श्री चरणों में गई वो, तो वो अगर ना हुआ होता सर के साथ तो सर ने करवाया होता। अब इस तरह की अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को तो कोई नहीं पहले पहले से एंटिसिपेट करके रखता है। प्लीज इंडस्ट्रियल आप लोग कर लो, क्योंकि वो मैं करवाने चलूंगा तो फिर 20 तारीख जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इंडस्ट्रियल जहां से जिसने किया हो वहां से वो रिवाइज कर ले। If you have done from Rajiv sir, revise it from there. If you've done from my 2020 course, you can revise it from there. Okay. दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बार बस ये कल एटीडी लगभग वाइंड अप कर दूं, फिर उस पे जुटते हैं। किस पे? टेस्ट के क्वेश्चंस पे। जितने भी टेस्ट हुए हैं उनके क्वेश्चंस पे जुटेंगे।
कल एटीडी करवा के परसों एटीडी का टेस्ट एक छोटा सा ले लूंगा मैं। हालांकि नहीं, टेस्ट तो एक तो होना पड़ेगा एटीडी का। एटीडी इज अकेला सब्जेक्ट जिसका टेस्ट नहीं हुआ है, बाकी सबके टेस्ट तो हो गए हैं, तो एक टेस्ट तो होगा एटीडी का। चलो, वी विल मैनेज। Cool, guys. See you then. Bye.